Hello everyone, my name is Nitin Nahar. I had secured rank 6 in my CA final exams in May 2013. I welcome you all on behalf of Shah classes to this Inter CA marathon of GST. हम लोग ये मैराथन कैसे अप्रोच करने वाले हैं? पहले चैप्टर वाइज वी विल कंप्लीट ऑल द रिवीजन. हर चैप्टर का मेन प्रोविजंस रिवाइज करेंगे. ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच यू कैन प्रैक्टिस, दैट इज सुपर 50 क्वेश्चंस. तो वो आप इसके बाद देख सकते हो, या अगर आपका आईडीटी ऑलरेडी हो गया है तो आप डायरेक्टली सुपर 50 क्वेश्चंस देख सकते हो. एंड देन अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो गो थ्रू दिस एंटायर मैराथन एंड कंप्लीट आईडीटी, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. चैप्टर वाइज फर्स्ट वी विल कवर ऑल दी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस. Thereafter, once we complete the chapter wise revision, then we will move on to circulars. तो हम सारे सर्क्यूलर्स डिस्कस करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि रिसेंटली इंस्टीट्यूट हैज बीन आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्क्यूलर्स. तो वो सर्क्यूलर्स रिवाइज करेंगे एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस मैराथन. सो लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई एंड इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस. देखिए, हम इस इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई में क्या क्या कवर करने वाले हैं. पहला, वी विल कवर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू टाइप ऑफ टैक्स. Then third discussion will be order of utilizing ITC. Then we will move on to aggregate turnover and registration limits. उसके बाद हम चार्जिंग सेक्शन देखेंगे एंड चार्जिंग सेक्शन देखने के बाद वी विल मूव ऑन टू सप्लाई. सप्लाई तो एक पूरा चैप्टर ही है, बट हम लोग ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नो इज आर्टिकल 265. व्हाट डज आर्टिकल 265 से? No tax shall be collected unless it is authorized by law. तो कोई भी टैक्स होने के लिए एक लॉ जरूरी है. ठीक है, वो तो हर केस में वही होता है. आर्टिकल 246 read with 7 schedule of the constitution provides for 3 list. ये क्या पावर्स डिवाइड करता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. बट कंकरेंट लिस्ट माना बोथ विल मेक द लॉ सेपरेटली. सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, पर दोनों सेपरेटली बनाएंगे. नाउ द प्रॉब्लम व्हिच यूज्ड टू अराइज इज, अगर ये दोनों सेपरेटली बनाएंगे ना, तो देयर माइट बी लॉट ऑफ मिसमैच बिटवीन द प्रोविजंस, और वन पर्सन विल हैव टू फॉलो बोथ द लॉज. वो थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया एंड हम लोग लेके आए आर्टिकल 246 से, जहां कहा कि कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, देन द पावर टू लेवी टैक्स विल बी विद बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी. अभी आप इसको विद इन दी स्टेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में विद इन दी स्टेट नहीं लिख सकते हैं. इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? 2 चीज देखना होता है. एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर ये 2 चीज सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में होंगे, देन वी कॉल इट एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई. देन आर्टिकल 269A. दिस प्रोवाइडेड फॉर एक्सक्लूसिव पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर रहेगा टू मेक द लॉ
विथ रिगार्ड टू इंटर स्टेट सप्लाई। तो आईजीएसटी एक्ट पूरा कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी प्रोविजन के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल पावर टू मेक आईजीएसटी लॉ। दैट डजंट मीन कि आईजीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रख लेगा। फिर क्या होता है? एंड अपोर्शन it as provided by पार्लियामेंट। और अपोर्शन किसको करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। देन क्वेश्चन था कि ये लोग में झगड़ा नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली हो सकता है। तो उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, आर्टिकल 279A, विच डील्स विद जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में ना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड बेसिक काम है इनका टू गिव रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग जीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज याद रखना, लॉ कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएंगे, खाली जो रिकमेंडेशंस देने का काम है वो जीएसटी काउंसिल का है, ताकि both central government and state government sit together and make the law. Now, GST Council has central government representation and state government representation. Central government is represented by Union Finance Minister and Minister of State for Revenue. So basically, he is a Union Minister, but Minister of State in charge रहता है. He is basically central government minister. And state government is represented by 31 state finance ministers. सर 31 कैसे आए? एक तो 28 states हो गए प्लस 3 union territories, that is Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir. So Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir are regarded as a state for the purpose of GST. Now, whenever you talk about Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir, इन तीनों को स्टेट मानना कभी भी। दैट मीन्स अगर विद इन दी स्टेट का ट्रांजैक्शन होगा, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो यहाँ C+S लगेगा, ना कि IGST। नाउ सर फिर कौन सा टैक्स कहाँ लगता है, वो कैसे पता चलता है? बस अभी वो डिस्कस करेंगे, पहले वोटिंग पावर देख लेते हैं। वोटिंग पावर for central government is 1/3, while the voting power which is available to state government is 2/3, and the required majority to pass a decision in GST Council is 75% of the members present and voting. तो जितने भी present and voting रहेंगे उसके हिसाब से ये देखा जाएगा। And required quorum, रिक्वायर्ड कोरम मतलब कब ये मीटिंग को वैलिड माना जाएगा? व्हेन 50% ऑफ द मेंबर्स आर देयर। एंड 50% ऑफ द मेंबर्स मतलब देखो टोटल कितने हैं, 1 2 एंड 31, टोटल कितने हुए 33। तो 33 मेंबर्स में से 50% विच इज 17 मेंबर्स रहेंगे, then in that case it will be considered as a valid meeting. This is what is required to be checked to check whether it is a valid meeting. अब ये सब तो हो गया जीएसटी काउंसिल का बात। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट मेक द लॉ अलोन, they will have to come together and make the law, because वोटिंग पावर कितना है, इसका 1/3 है, इसका 2/3 है। अब ये रिकमेंडेशंस जीएसटी रेट पे दे सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर्स पे कोई सर्कुलर इशू करना है, टाइम ऑफ सप्लाई मैटर्स पे कोई सर्कुलर इशू करना है, या व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी नोटिफिकेशन टू बी प्लेस्ड, ये सब रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बट याद रखना, द लॉ मेकिंग अल्टीमेट पावर इज ऑलवेज विद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद वी मूव्ड ऑन टू टाइप ऑफ टैक्स।
सी, तीन तरह का टैक्स हो सकता है, मतलब तीन ही कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला है C+S, दूसरा है C+UT एंड तीसरा है IGST. C+S is applicable when there is a intra-state supply. That means the transaction is within the state. अब intra-state supply कहाँ कहाँ लगाएंगे? When it is within 28 states and 3 union territories, that is Delhi, Puducherry and जम्मू एंड कश्मीर. तो अगर ये तीन यूनियन टेरिटरी में रहा तो वी विल अप्लाई C+S. C+UT वापस इंट्रा स्टेट, याद रखना खाली यूनियन टेरिटरी आने से नहीं होता है, इट हैज टू बी अ इंट्रा स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट मतलब विद इन दैट यूनियन टेरिटरी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी विद इन दैट यूनियन टेरिटरी. ये कहाँ कहाँ लगता है? बाकी के बचे 5 यूनियन टेरिटरी में कौन से हैं? लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ एंड लास्ट वाला बहुत बड़ा नाम है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली. दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली. फिर IGST कब लगता है? Whenever it is a interstate supply. जब भी कोई इंटरस्टेट सप्लाई होगा तब हम क्या चार्ज करेंगे? IGST चार्ज करेंगे. ठीक है, ओके. सो दिस वाज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड टाइप ऑफ टैक्स. अब हम बढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग ITC पे. अब देखिए ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग ITC, पहली बात ITC होता क्या है? Input tax credit. It is the tax paid on purchase which can be set off against tax collected on sale. Wordings पे ध्यान देना. Tax paid on purchase which can be set off against tax collected on sales. इसका ऑर्डर दे रखा है गवर्नमेंट ने. हाँ देखिए, हम लोग किसी भी परचेज को इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं एंड किसी भी सेल को आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं. तो देखिए आउटवर्ड सप्लाई में ना वी कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर. जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, दैट मीन्स ही इज डूइंग अ आउटवर्ड सप्लाई. दिस पर्सन इज रिसीविंग अ सर्विस, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन इनवर्ड सप्लाई. यू पे एंड अवेल ITC. तो इनवर्ड सप्लाई में हम लोग को ITC मिलता है. अब इसका ना गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है. गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी आप IGST पे करते हो परचेस पे, पहले उसको सेट ऑफ कर सकते हो I के साथ, देन यू कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट C एंड S. एंड यहां गवर्नमेंट ने लिखा एनी ऑर्डर एनी proportion, any order any proportion. So you can set off I with I, then you can set off I with C or S or UT, any order any proportion. अब सर ये हाफ ऑफ कर सकते हैं क्या? देखिए जब भी आपका C एंड S का ITC इक्वल रहे ना तब आप हाफ ऑफ कीजिए I को टू पे आउटपुट. अगर अनइक्वल है ना तो जहां आपको ज्यादा ITC है, जैसे C का आपके पास ज्यादा ITC पड़ा है इनपुट, तो फिर I को पहले यूज करने कीजिएगा S के साथ, क्योंकि C का तो ऑलरेडी आपके पास ITC ऑलरेडी बहुत ज्यादा पड़ा है. तो जो ITC आपका ज्यादा रहता है यू यूज I अगेंस्ट द अदर वन. जो कम है उसके अगेंस्ट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then the law says C will be used against C and C will be used against I. S or UT will be first used against S or UT, then it can be used to pay output I. ये याद रखिएगा, ये I और ये I में बहुत फर्क है. This I is tax paid on purchase while this I is tax collected on sale. और ये order follow करना mandatory है. That means you'll have to first utilize I completely, then you will have to utilize C, then only you can move to S or UT. जब तक आपका I utilize नहीं हुआ है तब तक
आप सी और एस के पास नहीं जा सकते। पहले आई यूज करेंगे, देन सी यूज करेंगे, देन एस और यूटी यूज करेंगे। दिस ऑर्डर इज मैंडेटरी, यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर आई पूरा यूज नहीं हुआ है, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको आउटपुट दे रहा हूं, आउटपुट है 100, सी का 20, एस का 20, और आपके पास आईटीसी पड़ा है आई का 90। तो ये देखो, ये 90 किसके साथ यूज करोगे सर? 90 इसके साथ यूज करेंगे। उसके बाद कुछ यूज करना है क्या? नहीं, बिकॉज 90 पूरा यूज हो गया। अब अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ 110, तो फिर क्या करोगे सर? फिर पहले तो 100 इसके साथ यूज करेंगे, देन ये जो 10 बचा है ना सर, इसको हम लोग एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, सी के साथ भी यूज कर सकते हैं, एस के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आगे डेटा देखो, सी आपके पास 15 पड़ा है, एस आपके पास 15 पड़ा है, ये सब आईटीसी है। पहले इसका टोटल किया, डैश 15 15, फिर सी को सी के साथ यूज कर लिया एंड एस को एस के साथ यूज कर लिया, तो हम लोग का आंसर आ गया टैक्स पेएबल 0। बराबर, ये तो ऐसा हो गया। अब सर ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे कर सकते हो, बट से सपोज द क्रेडिट इज अनइक्वल, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं और यहाँ 20 लिख दूं, तो फिर क्या करोगे? जैसे ही देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईटीसी, ध्यान से सुनना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईटीसी ऑफ सी एंड एस, देन यू विल हैव टू अप्लाई मोर सेंस। कैसे यू विल अप्लाई मोर सेंस? पहले ना ये चेक करो कौन सा ज्यादा है। सर मेरे पास सी ज्यादा है। अगर सी ज्यादा है या एस ज्यादा है? एस ज्यादा है सर, यहाँ तो एस ज्यादा है, तो आई को जब यूज करोगे ना, तो यूज मोर आई अगेंस्ट सी, और ऐसे एक कंप्यूटेशन कर लेना। यहाँ 20 पेएबल है, 20 माइनस 10 कितना होता है? 10, तो यहाँ यूज कर लेना 10 और यहाँ कुछ मत यूज करना। Then what will happen? Then the payable will change to 10 here and 20 here. उसके बाद आप C आराम से C के साथ यूज कर सकते हो और S आराम से S के साथ यूज कर सकते हो। ऐसे करके आपको आंसर वापस आ जाएगा टैक्स पेएबल 0। So remember one thing, whenever you are using ITC, you check what is your status of C and S। C एंड S का जैसा बैलेंस हो उस हिसाब से आप अपना ITC यूज कीजिएगा, तो आपको करेक्ट आंसर ही आएगा। ठीक है, ओके। देन दिस इज अबाउट ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग ITC। अच्छे से याद रखना, I with C, I with S, any order, any proportion, C with C, C with I, S with S, S with I। तो यूज करते समय इसी मेथडोलॉजी का यूज करना मैंडेटरी है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। देन द फोर्थ डिस्कशन, देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस किया, टाइप ऑफ टैक्स डिस्कस किया, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर एंड रजिस्ट्रेशन लिमिट। नाउ देखिए, government has provided a threshold limit saying that once you cross this, then you are required to register। और याद रखना, ये एग्रीगेट टर्नओवर होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है इफ यू आर ओनली डीलिंग विद गुड्स, देन इन दैट केस 3 लिमिट अप्लाई होंगे, 40 लाख, 20 lakh, 10 lakh। 10 lakh is applicable for Manipur, Tripura, Nagaland, Mizoram, and 20 lakh is applicable for Meghalaya,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड पुडुचेरी। तो ये सब जगह क्या अप्लाई होता है? 20 लाख इफ यू आर ओनली डीलिंग इन गुड्स। एंड बाकी सब के लिए क्या अप्लाई होता है? 40 लाख इज एप्लीकेबल। बराबर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड्स प्लस सर्विस और only service. Now if you are dealing with goods plus service or only service, then there are only two limits. One is 20 lakh, the second one is 10 lakh. 10 lakh किसको अप्लाई होता है? सेम मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम। एंड 20 लाख किसको अप्लाई होता है? ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। So that means if you are a dealer of only goods, then in that case you get a higher limit. But if you are a dealer of goods plus service, तब आपको higher limit नहीं मिलता है, तब आपको lower limit मिलता है। बराबर? ठीक है। Now the important point is what is the meaning of aggregate turnover? अब इस aggregate turnover में क्या क्या? Aggregate turnover includes taxable supply, exempt supply, interstate supply and export of goods or services. That means जितना भी आपका outward supply है ना, वो सब part बनेगा। ये सब outward supply हो गया। तो सारे outward supply आपके turnover होते हैं। In fact, even if you think ना कि turnover, what is the meaning of turnover? Turnover would obviously mean outward supply. तो फिर सर exclude क्या क्या करता है? It excludes GST and inward supply under RCM. Inward supply under RCM. Purchases under RCM. Because purchases under RCM में हम लोग ही टैक्स पे करते हैं. Just because we are paying the tax doesn't mean it becomes our turnover. Clear? ठीक है. अब exempt supply defined है क्या सर? exempt supply भी defined है. exempt supply क्या होता है? exempt supply is a supply which is wholly exempt under section 11. wholly exempt आपका पूरा exemption chapter हो गया. Plus any supply which has a nil rate, don't mix it up with zero rate. nil rate और zero rate अलग होता है. Plus any non-taxable supply. See, as of today जो भी wholly exempt होता है ना, that is nil rate. So these two are same. Non-taxable supply is additional. Non-taxable supply क्या होता है? Alcoholic liquor for human consumption, undenatured extra neutral alcohol for manufacture of alcoholic liquor for human consumption, and lastly 5 petroleum products. 5 petroleum products कौन से? 5 petroleum products are पेट्रोल, एक तो मोटर स्पिरिट बोलते हैं इसको, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम क्रूड. पेट्रोलियम क्रूड. So these 7 are called as non-taxable supplies. याद रखना, non-taxable supply is only a subset of exempt supply. exempt supply बहुत वाइड टर्म होता है, पर
आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी करोगे तो भी इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर. Exempt supply is very wide when compared to non-taxable supply because non-taxable supply is a very small subset. बराबर. ओके. जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई इज एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस. Export of goods or services, and second, supply of goods or services to SEZ unit or developer for their authorized operations. Whatever is being used for their authorized operations, that will be regarded as जीरो रेटेड सप्लाई. अभी देखो एग्जाम सप्लाई में क्या होता है, यू डोंट गेट आईटीसी. आईटीसी नहीं मिलता है सर, नहीं. एग्जाम सप्लाई में आपको आईटीसी नहीं मिलता है, बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपको आईटीसी मिलता है क्या? नहीं. नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो एग्जाम सप्लाई का ही पार्ट हो गया. बट व्हाट अबाउट zero rated supply? Yes, zero rated supply is eligible for input tax credit. मतलब if you purchase something for using it for zero rated supply, then you will be eligible for availing ITC. बट अगर वही चीज आप 7 प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हो या होली एग्जाम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो तब आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता है. तो जीरो रेटेड सप्लाई इज लाइक हेवन. उसके लिए कुछ भी यूज करोगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा. बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई या होली एग्जाम्प्ट के लिए कुछ यूज करोगे तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन नील रेट एंड जीरो रेटेड सप्लाई. कभी ये दोनों को इक्वेट मत करना, बिकॉज यहाँ तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलता है और यहाँ तो आपको सब कुछ मिल जाता है. So zero rated supply is a very powerful transaction while nil rate is a exempt supply. Clear? तो आपको टर्नओवर लिमिट्स याद रखना. टर्नओवर लिमिट्स के लिए what I can also do is see must UP and MTNM. पर देखो जो आप याद करते आ रहे हो वही चीज आप यूज कीजिएगा, हो जाएगा. आप जैसे आप याद करते आ रहे हो वैसे ही यूज कर लेना. दिस इज जस्ट फॉर अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तो दिस यू कैन यूज. ओके, तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर भी डिस्कस कर लिया. अब हम बढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन पे. चलिए चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करते हैं. नाउ सी दो प्रोमिनेंट सेक्शन है. सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड दूसरा है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. दोनों में 5 सबसेक्शंस है. 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). वैसे ही 5 में भी 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5). 9 deals with intrastate supply and 5 deals with interstate supply. 9 का मैक्सिमम जीएसटी रेट हुआ 20% एंड 5 का मैक्सिमम जीएसटी रेट हुआ 40%. सर कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा रेट लगता है वो याद रखना है क्या? नहीं. नो नीड टू रिमेंबर द रेट ऑफ GST. It will be given in the question. हमेशा क्वेश्चन में ये दिया हुआ ही रहेगा. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रेट ऑफ जीएसटी. कुछ पता भी है तो उसको भूल जाओ, नहीं पता रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. ओके, अब बात करते हैं 9(1) to 9(5) का. देखो 9(1) says GST is applicable on all goods or services except alcoholic liquor for human consumption and undenatured extra neutral alcohol when used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption. याद रखना
अगर अनडीनेचर्ड ईएनए किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है, देन इन दैट केस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. GST is not applicable on undenatured ENA only when it is used for alcoholic liquor for human consumption manufacture. Then only GST is not applicable. क्योंकि ये undenatured extra neutral alcohol ना one of the main raw materials for alcoholic liquor for human consumption. अगर इस पे GST लगा देंगे तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा. इसीलिए मेन रॉ मटेरियल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर कर दिया. देन द लॉ सेज वैल्यू विल बी एज पर सेक्शन 15. वो तो जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तब देखेंगे. एंड रेट विल बी एज नोटिफाइड बाय central government on the recommendation of GST Council. फिर 9.2 9.2 talks about 5 petroleum products. अब ये 5 petroleum products में GST will be applicable from a later date. Will be applicable from a later date. अब वो later date कौन decide करेगा? To be notified by central government on the recommendation of GST Council. तो GST Council recommendation देगा and then 5 petroleum products will be notified by central government. हम CGST Act पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ central government लिखा हुआ है, SGST में स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है और IGST में तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है क्योंकि IGST को पूरा कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर 9.3 देखो 9.3 गिव्स अ पावर सेइंग दैट सप्लायर है, रेसिपिएंट है, देन फॉर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. याद रखना यहाँ भी जो गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करना है उसका पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. एंड द टैक्स विल बी पेड बाय रेसिपिएंट. दैट मींस दिस इज अ केस ऑफ आपका फेवरेट वर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. क्या क्या नोटिफाइड है वो तो हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे. अभी हमको ये पता है कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज में आरसीएम लगेगा whichever is notified under section 9.3. अगर ये आरसीएम है तो फर्स्ट वाला क्या हुआ? फर्स्ट वाला हुआ फॉरवर्ड चार्ज. तो सर अगर समथिंग इज मेंशन्ड अंडर 9.3 what will be given preference? 9.3 will be given preference. क्यों 9.3 को प्रेफरेंस मिलेगा? क्योंकि 9.3 is a stronger provision. Is it sir? हाँ देखो स्पेसिफिक विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल प्रोविजन. तो स्पेसिफिक प्रोविजन कौन सा है? ये स्पेसिफिक प्रोविजन है. सो स्पेसिफिक प्रोविजन विल ओवरराइड द जनरल प्रोविजन. तो अगर कुछ 9.3 में मेंशन्ड है तो 9.3 अप्लाई होगा. तब रेसिपिएंट हैज टू पे द टैक्स. सप्लायर ये नहीं बोल सकता है कि चलो मैं पे कर देता हूँ. क्यों सप्लायर ऐसा नहीं बोल सकता है? क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल प्रोविजन. बराबर, ठीक है. अब बात करते हैं 9.4 का. 9.4 भी आरसीएम है बट यहाँ ना एक कॉम्बिनेशन मीट होना पड़ता है. सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड और यहाँ ना रेसिपिएंट विल ऑल्सो बी नोटिफाइड एंड फिर गुड्स विल ऑल्सो बी नोटिफाइड. तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस है. देन the recipient will pay the tax under RCM. तो ये भी तो RCM ही हो गया सर. हाँ तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? यहाँ पहले एनी लिखा हुआ था, मतलब पहले 9.4 बहुत वाइड था. उसके बाद गवर्नमेंट को लगा नहीं नहीं इतना वाइड नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट ने 9.4 में लिखा कि ओनली नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज विल बी कवर्ड. एंड फिर कुछ नोटिफाई नहीं किया. And as of today, only one sector is notified here, and that is real estate sector. Real estate sector छोड़ के कहीं 9.4 का implication है ही नहीं. 9.4 में ही ये combination meet होना पड़ता है. Supplier should be unregistered, recipient should be registered. मतलब 9.3 is a wider provision
9(3) में तो कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है, जो 9(3) में लिखा हुआ है वो फॉलो करना है। बट 9(4) में जो भी लिखा हुआ है उसके लिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, रेसिपिएंट को रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, बराबर। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, 9(5). 9(5) deals with eco for services, वो भी नोटिफाइड होना जरूरी है, फॉर नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाइड थ्रू e-commerce operator, eco will be liable to pay tax as if he is the supplier। 9(5) भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट 9(4) एंड 9(3), बट अभी देखा हमने नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड सर्विसेज कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। फॉर दीज नोटिफाइड सर्विसेज रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे और इको विल बी लायबल टू पे। यहाँ द लायबिलिटी टू पे इज ऑन द e-commerce operator and not on the recipient। तो टोटली इसमें एज ऑफ टुडे मतलब Jan 26 के लिए 3 सर्विसेज आर नोटिफाइड। देखो 2 टाइप्स बोलेंगे एंड टोटली उसको 4 में डिवाइड कर देंगे। पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन अ रेडियो टैक्सी, ओमनी कैब, मोटर कैब, मैक्सी कैब अदर देन ओमनी बस बाय अ कंपनी। देन दूसरा आता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में भी एक्सेप्शन है, अदर देन रेस्टोरेंट इन अ स्पेसिफाइड प्रीमाइस विच वी विल डिस्कस लेटर। फिर आता है हाउस कीपिंग या अर्बन कंपनी ऐप वगैरह। यहाँ अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होता है तो सप्लायर पे करता है, नहीं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ता है। एंड लास्ट वाला है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन भी हाउसकीपिंग के सिमिलर ही है। तो दिस 4 वे विल डिस्कस्ड इट लेटर। पर ये 4 नोटिफाइड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, रेस्टोरेंट, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन सर्विसेज। अब इसमें याद रखना, इफ द इको is outside India, then a representative has to pay tax। सर अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हुआ, if no representative, then appoint a person in India to pay tax। पर पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को वो लोग ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन को ब्लॉक करना बहुत इजी है। तो दीज आर दी 5 सबसेक्शंस। 5 में भी यही है, बस 5 में एडिशनली आईजीएसटी का जो गुड्स का इंपोर्ट होता है ना, वो कलेक्शन कस्टम्स लॉ के साथ होता है। दैट वी विल रिवाइज एज वी मूव फॉरवर्ड। तो हमने देखा 9(1) to 9(5). 9(1) deals with all goods or services except undenatured DNA and alcoholic liquor for human consumption। वैल्यू सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। रेट विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 9(2)(5) पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी आज जीएसटी नहीं लगता है। 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 9(4) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खाली रियल एस्टेट के लिए है। 9(5) फॉर नोटिफाइड सर्विसेज supplied through e-commerce operator, eco will be liable to pay tax as if he is the supplier। अगर इको नहीं हुआ इंडिया में तो रिप्रेजेंटेटिव, अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया एंड पे टैक्स, बराबर। ओके, सो दिस वाज अबाउट द चार्जिंग सेक्शन।
इसका और बात करेंगे व्हेन वी मूव ऑन टू आरसीएम एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर. बस याद रखना 7 products are outside charging section which are known as non-taxable supply. ठीक है सर. then then it is very important to understand supply. See, supply, there are 3 important conditions to be met. ये क्या दिया हुआ है? सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017. सर सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है. लिखेंगे तो अच्छा है. सब सेक्शन या क्लॉज लिखना मैंडेटरी नहीं है, कोई उसका डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं होता है. अब सेक्शन 7 में पहला चीज क्या बोलता है? 3 conditions needs to be satisfied. Supply is for consideration, language लिखना is for consideration and it is in the course or furtherance of business. अगर ये 3 condition satisfy हो गए then it will trigger supply and उस पे GST लग जाएगा. अब सप्लाई का ना गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल दे रखा है. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज. Now, such as they have mentioned sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental, disposal. So, in these cases, it will be regarded as a supply. मतलब कोई चीज डिस्पोज भी कर रहे हो, जैसे कोई बचा खुचा स्क्रैप है, that will also be subject to GST because that is also regarded as a supply. But it should be for consideration and in the course or furtherance of business. Now, consideration can be of 3 types. मॉनिटरी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी हो सकता है, and it can also be a monetary value of act or forbearance. Monetary value of act or forbearance. Now, act or forbearance is agreeing to do something or agreeing not to do something. Act is agreeing to do something, forbearance is agreeing not to do something. उसके लिए जो आप पैसे ले रहे हो ना, that will be considered as part of consideration. जैसे कि I give you a contract not to compete against me in similar line of business and I pay you 20,000 per month, 4 lakh per month, 10,000 per month, 5,000 per month. तो ये सब जो monetary value पे हो रहा है, that will be consideration because that is the value of that, excuse me, act or forbearance. Okay. Now, याद रखना, breach of contract is never a supply. कॉन्ट्रैक्ट कभी तोड़ने के लिए हम एंटर नहीं करते हैं. इट इज नॉट अ सप्लाई. But if there is a positive agreement to do something or not to do something, जैसे we agree not to compete against each other for a fee, then it will be regarded as a supply. So ये forbearance जो है ना, it is agreeing not to do something. Keyword is agreeing. We both are agreeing not to do something. But breach of contract या liquidated damages में क्या होता है? The basic criteria of breach of contract is you don't do it. Now, if you don't do it, then in that case, breach of contract में जो आप कमाते हो, was that the intention of entering into the contract? नहीं, मैंने contract इसीलिए नहीं किया कि मैं breach से कमा सकूं. I entered into a contract so that the performance happens. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 1000 मार्कर्स सप्लाई करना, तो the aim is to get that 1000 मार्कर्स. उसमें लिखा हुआ है कि पेनल्टी लगेगा 5000 का. वो 5000 कमाने के लिए थोड़े मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है. ओके. देन कोई भी डिपॉजिट होता है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है. पर अगर डिपॉजिट को अप्लाई करते हो, जैसे कि डिपॉजिट दिया और कोई टर्म्स मीट नहीं किया, एंड देन इन दैट केस
जो आपका सप्लाई था उसके लिए अगर पैसे कट रहे हैं तब इट विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। जैसे कि मैंने एक फोन कनेक्शन लिया और मैंने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो दैट 5,000 विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। बट इफ आई डोंट पे द बिल ऑफ 2,000 जो मैंने यूज किया है, 2,000 का बिल पे नहीं करूंगा तो वो डिपॉजिट से एडजस्ट होगा। जैसे ही डिपॉजिट एडजस्ट होता है इट बिकम्स कंसिडरेशन। एडवांस, एडवांस जीएसटी इज एप्लीकेबल। गवर्नमेंट सब्सिडी, यू वेरी वेल नो गवर्नमेंट सब्सिडी पे जीएसटी नहीं लगता है। एंड एनी अदर सब्सिडी, सर अदर सब्सिडी पे जीएसटी लगेगा? हाँ, अदर सब्सिडी पे जीएसटी इज एप्लीकेबल। कोई और सब्सिडी देगा तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बिजनेस। देखिए, बिजनेस द गवर्नमेंट हैज केप्ट इट वेरी वाइड। कोर्स मतलब ड्यूरिंग बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स नहीं लिखा हुआ है, कोर्स मतलब ड्यूरिंग बिजनेस। एंड when we say furtherance, to enhance any marketing activity will also be included in this. Then business की definition में क्या क्या आता है सर? वेजर आएगा सर, हाँ सर। बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी भी, हाँ। लीगल इलीगल हमारे लिए फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रोफेशन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एडवेंचर, एसोसिएशन टू मेंबर्स, होल्डिंग अ ऑफिस। जैसे कोई पोस्ट या पोजीशन होल्ड कर रहे हो। एनीथिंग डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज। सी दे आर पब्लिक अथॉरिटीज, उसके रिलेशन भी कुछ करेंगे तो दैट विल आल्सो बी रिगार्डेड एज बिजनेस। सो वी हैव केप्ट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस वेरी वाइड ताकि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी कवर्ड। देन एक क्वेश्चन हुआ कि एसोसिएशन एंड मेंबर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस है, पर क्या वो सप्लाई है? क्या ये दोनों अलग हैं या सेम है? कैलकाटा क्लब डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एसोसिएशन एंड मेंबर्स आर सेम, पर ये सर्विस टैक्स का डिसीजन था। नाउ गवर्नमेंट आल्सो गॉट स्कैर्ड एंड दे अमेंडेड द लॉ एंड सेड any activity or transaction between person other than individual and its members or constituents is a supply. And this is notwithstanding any court judgment, plus they are regarded as different persons. So that means GST law में it's very clearly explained that association and its members will be regarded as two different persons and a transaction between them will be deemed to be a supply and GST will be applicable. So person other than individual में कौन आ जाता है? Person other than individual में आ जाता है एसोसिएशन, पार्टनरशिप फर्म। मेंबर्स तो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जिसने उसे बनाया। जैसे पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स ने बनाया, ट्रस्ट को ट्रस्टीज ने बनाया, ये सबको डिफरेंट पर्सन्स माने जाएंगे। एनी एक्टिविटी बिटवीन देम विल आल्सो बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। फिर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस सर, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो जीएसटी लग जाएगा। सप्लाई, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। व्हाट इफ कंसिडरेशन इज मिसिंग? अगर कंसिडरेशन मिसिंग रहा तो क्या जीएसटी लगेगा सर? फॉर ट्रांजैक्शंस।
4 transactions where GST can apply even without consideration. Which are those 4 transactions, sir? First वाला है permanent transfer of a business asset where ITC was availed. दैट मीन्स अगर आपने आईटीसी लिया है कोई असेट पे और फिर आप उसको फ्री में देते हो तो गवर्नमेंट इज लाइक आई वांट जीएसटी ऑन दैट, बिकॉज आपने फ्री में दिया है गुड, बट मुझे उस पे जीएसटी चाहिए. सेकेंड इज सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन. रिलेटेड पर्सन में क्या क्या कवर होता है? रिलेटेड पर्सन में बहुत कुछ कवर होता है, आपको चाहिए तो आप लिख के रखिएगा. रिलेटेड पर्सन में पार्टनर्स, employer employee, officers or directors in one another's business holding more than 25% shares in both of them, one controlling another, two controlling one, one controlling two, family, sole agent, sole distributor, sole concessionaire. family में क्या cover होता है? spouse plus children plus dependent, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर. और ये ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर विल बी रिगार्डेड एज रिलेटेड पर्सन ओनली व्हेन wholly or mainly dependent. So definition is important because they can test you. Distinct person is branch transfers. डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? या तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट हो सकता है, या डिफरेंट स्टेट्स के ब्रांचेस. दीज आर रिगार्डेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स. फिर थर्ड है इंपोर्ट ऑफ सर्विस. अभी देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ना अगर विथ कंसिडरेशन है, then in that case there is no need of business. बिजनेस नहीं भी होगा तो भी it will be liable to GST. Is it sir? Yes, because whether or not in the course of furtherance of business कहता है. If it is without consideration, then in that case it should be in the course of business plus from a related person. Then GST will be applicable. And उसके बाद fourth transaction is principal and agent. Principal and agent के दो transaction cover होते हैं. एक supply from principal to agent where agent is billing in his own name. And agent principal को supply कर रहा है. Again billing is in the agent's name. And याद रखना this is only for goods, not for services. A very very critical aspect when it comes to definition of principal agent, agent under schedule 1. ये पूरा जो आपने देखा ये आता है शेड्यूल 1 में. अब कैन जीएसटी अप्लाई वेयर इट इज बिजनेस इज मिसिंग? एक ही ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन या ब्रांच आउटसाइड इंडिया, वो भी रिलेटेड पर्सन ही होगा तभी उस पे जीएसटी लगेगा. एंड रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना. सो पहले तो 3 थिंग्स दिस इज लायबल टू जीएसटी. सेकेंड, कंसिडरेशन मिसिंग रहा तो टोटली 4 एस्पेक्ट्स आर देयर. 1 2 3 4. एंड देन वी सॉ ये पूरा शेड्यूल 1 में आ गया. एंड देन वी सॉ अगर बिजनेस मिसिंग है तो भी जीएसटी लग सकता है, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस इट शुड बी फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, तब जीएसटी लगेगा.
ये हमने देखा। अब यहाँ याद रखना, हम क्या करते हैं पता है, यहाँ रिलेटेड पर्सन ऐड कर देते हैं। पर देखो, क्या मैंने रिलेटेड पर्सन यहाँ लिखा? नहीं, यहाँ रिलेटेड पर्सन नहीं है, खाली बिजनेस लिखा है, आरपी ऐड नहीं किया है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कट, बिकॉज इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू गिव यू दिस डेटा कि वो ब्रदर से मिल रहा है, कोई बात नहीं। देखो कंसिडरेशन रहेगा ना, तो रिलेटेड पर्सन होना जरूरी नहीं है। रिलेटेड पर्सन कहाँ है, यहाँ है, नहीं, it is only at this place. Be careful that this place has related person, not the first one. Clear with this? Be very careful on this particular aspect. Okay, then the next discussion which we are going to have is schedule 2. schedule 2 schedule 2 deals with classification. Classification basically दो aspects है. Whenever there is a transfer of title, it will be regarded as supply of goods. And whenever there is a transfer of right to use, खाली right to use दे रहे हैं, then in that case it will be regarded as a service. Then we don't call it as ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बिकॉज टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स राइट टू यूज जा रहा है, तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ सर्विस. देन वी हैव शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 इज नेगेटिव लिस्ट. Negative list are transactions which are neither supply of goods nor supply of service. So remember one thing, this will never form part of aggregate turnover. Never part of aggregate turnover. क्यों ये aggregate turnover का part नहीं होता है? Because this is neither supply of goods nor supply of service. Now, इसमें क्या क्या आता है? First you have immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. कौन सा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर? अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी इज एप्लीकेबल. कंस्ट्रक्टेड जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, ओके. देन actionable claim. Actionable claim other than specified actionable claim. There are 6 specified actionable claim which are not liable, which are liable to GST. क्योंकि actionable claim is covered by negative list, 6 actionable claims are liable because उसको exclude कर दिया है other than. And that is betting, gambling, lottery, online money gaming, horse race, and casino. These 6 are not liable to GST or liable to GST. Liable to GST. तो यहाँ लिख के रखना, all these 6 are liable to GST. Obviously, government will want taxes on all these 6. Then, employee. Employee providing service to employer in the course or in relation to employment. तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है. प्लस शेड्यूल 1 में और एक चीज लिखा हुआ है इसके बारे में, दैट गिफ्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. मैं ऐसे लिख देता हूं, गिफ्ट बाय, क्योंकि लॉ में गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय up to 50,000
per year per employee is not a supply. तो ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है? ओके, नाउ then we have fees taken by court or tribunal. There is no GST applicable on court or tribunal. Don't mix tribunal with arbitral tribunal. Arbitral tribunal is Arbitration and Reconciliation Act. वो एग्जेम्पशन चैप्टर में आता है. ये ट्रिब्यूनल हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल. ये सब जो फीस लेते हैं वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो गया. इट इज नॉट पार्ट ऑफ टर्नओवर एट ऑल. देन आवर एमपीज, एमएलए, member of panchayat, these are also not liable to GST. Then constitutional persons, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन्स पे भी जीएसटी नहीं लगता है. जैसे कि हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, हेड ऑफ सीएजी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपॉइंटेड है. एंड देन मेंबर ऑफ एनी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. Then finally the law says funeral, alcoholic liquor license, and panchayat functions under 243G of the constitution. So constitutional functions, whether performed by central government, state government or local authority, GST will not be applicable. अब याद रखना यहाँ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड है. इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड. फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस रिलेटेड. एक है को इंश्योरेंस प्रीमियम. को इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? को इंश्योरेंस प्रीमियम जहां एक लीड इंश्योरर रहता है जो मेन इंश्योरेंस पॉलिसी देता है. लीड इंश्योरर मेन इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है और वो शेयर देता है को इंश्योरर को. तो जो शेयर को इंश्योरर को देता है ना, दैट इज नॉट लायबल. शेयर ऑफ को इंश्योरर. कब इस पे जीएसटी नहीं लगता है? व्हेन lead insurer has paid full GST on the insurance premium collected from the insured. Language important है. फिर आता है री-इंश्योरेंस कमीशन. री-इंश्योरेंस कमीशन पे जीएसटी कब नहीं लगेगा? री-इंश्योरेंस कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा जब if GST is paid on री-इंश्योरेंस प्रीमियम. देखो री इंश्योरर जो होता है ना, वो री इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करता है. उस री इंश्योरेंस प्रीमियम पे अगर पूरा जीएसटी पे कर दिया है विदाउट डिडक्टिंग री इंश्योरेंस कमीशन, तो री इंश्योरेंस कमीशन विल बी कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट. तो ये याद रखने के लिए आई विल जस्ट ऐड एम एंड जी. एम एंड जी कुछ है नहीं, बस वो इमेज बनाने के लिए. एंड एफएमसीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन ही होते हैं. एंड फाइनली फैप आई. तो ऐसे आप याद रख सकते हो सारे नेगेटिव लिस्ट के एंट्री. मेरे हिसाब से यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन को इंश्योरेंस प्रीमियम एंड री इंश्योरेंस कमीशन. डोंट मिक्स अप री इंश्योरेंस प्रीमियम विथ री इंश्योरेंस कमीशन. कमीशन यहाँ देखो, ये कमीशन जो पे होता है ना, उस पे जीएसटी नहीं लगता है अगर री इंश्योरेंस प्रीमियम पे पूरा जीएसटी पे कर दिया है. और को इंश्योरेंस के प्रीमियम पे नहीं लगता है बिकॉज लीड इंश्योरर ने जो मेन इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया था ना, उस पे जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है. सो बी वेरी केयरफुल विथ रिगार्ड टू दिस इंश्योरेंस एंट्री. हाई चांसेस दैट दे टेस्ट यू ऑन दिस इंश्योरेंस, क्योंकि आपको मेन इंश्योरेंस दे सकते हैं,
फिर वो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, वो इन सब दे सकते हैं। री इंश्योरेंस कमीशन दे सकते हैं, री इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हैं। ठीक से देख के उसको सॉल्व करना। ओके, देन द लास्ट डिस्कशन in this is section 8. Section 8 deals with composite and mixed supply. जहाँ combination of goods or services हो रहा है, then in that case what rate of GST will be applicable. Composite supply, excuse me, composite supply होता क्या है? Two or more goods or services supplied in conjunction where one of them is a principal supply and last condition है naturally bundled in the ordinary course of business. In the ordinary course of business. Now if all these conditions are satisfied, तो कौन सा रेट लगता है? The rate of GST which will apply will be the rate of GST of the principal supply. So principal supply का जो रेट है वही लगेगा. मिक्स सप्लाई में क्या होता है? मिक्स सप्लाई में टू और मोर गुड्स और सर्विसेज साथ में दे रहे हो तो कंजंक्शन सेम कंडीशन है. बट हियर इट शुड नॉट बी अ कॉम्पोजिट सप्लाई. नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई. नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट मीन्स पहले हमेशा हम कॉम्पोजिट सप्लाई चेक करेंगे, तभी हम मिक्स सप्लाई पे आएंगे. एंड लास्ट कंडीशन है सिंगल प्राइस. अगर आप नोटिस करेंगे तो सिंगल प्राइस का कंडीशन कॉम्पोजिट सप्लाई में नहीं है. मतलब कॉम्पोजिट सप्लाई सिंगल प्राइस नहीं भी हुआ तो भी वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो सकता है, पर मिक्स सप्लाई होने के लिए सिंगल प्राइस होना जरूरी है. एंड रेट कौन सा लगेगा सर? द रेट ऑफ जीएसटी विल बी द हाईएस्ट रेट अमंग्स द सप्लाईज. ये हमने थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, वो सब क्वेश्चंस में आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा अबाउट कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट राइटिंग द डेफिनेशंस प्रॉपर्ली, क्योंकि अगर आपका डेफिनेशन राइटिंग अच्छा रहेगा ना, ऑटोमेटिकली यू विल गेट ग्रेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. करेक्ट? ठीक है, चलो फिर एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है. सी, फर्स्ट थिंग विच वी dealt was constitutional provision. 265 से शुरू किया, that no tax shall be collected unless authorized by law. Unless it is authorized by law, no tax will be collected. फिर हमने देखा 246 तीन लिस्ट है, पर कंकरेंट लिस्ट में प्रॉब्लम ये था कि बोथ विल मेक द लॉ सेपरेटली. 246 ए इंट्रा स्टेट के लिए आया, 269 ए इंटर के लिए आया, 279 है जीएसटी काउंसिल. जीएसटी नेटवर्क सेक्शन 8 कंपनी होता है विच ओन्स एंड मैनेजेस द कॉमन पोर्टल. एंड वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही है, बट वो कॉमन पोर्टल दैट इज जीएसटी वेबसाइट को मैनेज करता है. जीएसटी कॉमन पोर्टल सब कुछ, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट ऑफ जीएसटी, नोटिसेस, सब कुछ जीएसटी नेटवर्क पे होता है. जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स. जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स कौन है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आर information technology software service providers who help in communication between the taxpayer and government. Owns and manages the common portal. फिर आपको ये पता है कि क्या क्या टैक्सेस सब्स्यूम हो गए हैं जीएसटी में? कौन कौन से टैक्सेस? पूरे टैक्सेस पुराने वाले, एक्साइज ड्यूटी, वैट, स्टेट लेवीज, सेसेस, सरचार्जेस,
All these have been merged under GST. ओपीएम, इंडियन हेम, नारकोटिक्स, इन पे भी जीएसटी लगता है, खाली 7 प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड है। फिर हमने वोटिंग पावर देखा। वोटिंग पावर देखने के बाद टाइप ऑफ टैक्स देखा, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। देन टाइप ऑफ टैक्स, बी वेरी केयरफुल ऑन टाइप ऑफ टैक्स। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ टैक्स इज समथिंग विच विल बी रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी सम। हर सम में आपको सी प्लस एस, सी प्लस यूटी या आईजीएसटी लगेगा, उसका ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी, आई विथ सी, आई विथ एस, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, सी विथ आई, एस विथ एस विथ आई। फिर रजिस्ट्रेशन लिमिट देखा और एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देखा। एग्जाम सप्लाई बहुत अच्छे से पढ़ के देख चाहिएगा। दिस वाज योर सेकंड पेज। देन सेक्शन 9, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), 9(3) से 9(5 वी आर येट टू डिस्कस, आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ दी प्रोसेस वर्क्स। एंड 9(1) में 2 प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड है, 9(2) में 5 प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड, 9(3) आरसीएम है, 9(4) आरसीएम है, 9(5) इको विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। फिर बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि सप्लाई consideration in the course of furtherance of business, when is GST applicable on all these transactions, वो देखा। Then we went to activities between persons will be regarded as liable to GST। क्या जीएसटी लग सकता है वेयर कंसिडरेशन इज मिसिंग? यस, टोटली 4 ट्रांजैक्शंस। क्या जीएसटी लग सकता है वेयर बिजनेस इज मिसिंग? import of service for consideration, and import of service is always seen from the angle of the recipient. Then we went to schedule to transfer of title, जहां भी हो रहा है it will be regarded as goods, transfer of right to use will be a service। फिर we moved on to negative list which will not form part of टर्नओवर, इमेज, एफएमसीएम, फैप और आई का 2 ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम गए कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई में। कॉम्पोजिट सप्लाई में 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। 2 or more गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इन कंजंक्शन। वन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। मिक्स सप्लाई में 2 or more कंजंक्शन सेम है, नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, एंड सिंगल प्राइस, देन हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। करेक्ट? ओके, सर्कुलर्स हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू गो थ्रू दिस अगेन। चलिए अब रिवाइज करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। Time of supply, 3 governing provisions. Section 12 deals with time of supply for goods. Section 13 deals with time of supply for services. And Section 31 deals with time limit to issue invoice. Or you can also say due date to issue invoice. Now, जब भी आपको गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई चाहिए, that time you look at section 12 read with section 31। जब भी आपको सर्विसेज का चाहिए, section 13 read with section 31। so 31 plays a very important role to find out time of supply for goods as well as services। time of supply का पर्पस क्या है? it helps you to select a date based on which GST is payable टू गवर्नमेंट। सो एक डेट आपको मिल जाता है, उस डेट के हिसाब से आपको जीएसटी गवर्नमेंट को भरना है। जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई इज 4th जून, सो यू हैव टू पे द टैक्सेस बाय नेक्स्ट मंथ 20th, and that next month 20th will be 20th जुलाई। एंड वो क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट सब में अलग अलग ड्यू डेट होते हैं, बट जनरली next month 20th becomes the due date to pay tax। so that is the purpose of time of supply। now let's get into one
aspect at a time. Time of supply, सर्विसेस, पहले सर्विसेज खत्म कर लेते हैं, फिर गुड्स पे जाएंगे. टी, फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डिपेंड्स ऑन वेदर invoice is issued within 30 days from date of completion or provision of service. If it is issued within 30 days, then date of invoice or date of payment, whichever is earlier. But if it is not issued within 30 days, then completion date or payment date, whichever is earlier. अब ये जो 30 days है ना, this 30 days gets replaced by 45 days for banks, financial institutions and insurance companies, including NBFCs. ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज. अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज का. ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में the time of supply is 61st day from date of invoice issued by supplier or date of receipt of payment or date of invoice issued by recipient, whichever is earlier. Now, when to use what? This you will use when supplier is registered person and he has to issue invoice. If supplier is a registered person and he is required to issue the invoice, then you go by this. And if the supplier is unregistered person, supplier is unregistered person and recipient has to issue a self invoice, then in that case you go by this particular C part. So either you will apply yellow highlighted part or blue highlighted part. तो या तो ए और बी को कंपेयर करोगे या बी और सी को कंपेयर करोगे, डिपेंडिंग ऑन who has issued the invoice. If supplier is registered तो supplier का liability है invoice issue करना, तो 61st day from his invoice. अगर supplier ने नहीं issue किया है तो recipient को self invoice issue करना है, तो जब भी वो issue करे. Sir, is there a time limit to issue invoice for recipient? Yes. Self invoice timeline is 30 days from date of receipt of goods or services. बट देखो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब इशू करना था तब इशू कर दिया, देन ओनली यू यूज दिस, अदरवाइज यू प्लीज डोंट यूज दिस. ठीक है, ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज. और क्या है सर इसमें? देखो, इसमें द नेक्स्ट पार्ट इज continuous supply of service. Now, continuous supply of service. First of all, when does a transaction become continuous supply of service? When two conditions are satisfied. कौन से दो condition है सर? More than 3 months plus periodical payment. Then in that case, it becomes a continuous supply of service. Once it becomes a continuous supply of service, then the time of supply will be invoice date, payment date or due date to issue invoice.
अब ये ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या है? ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस इज if the payment date is ascertainable from the contract. If payment date is ascertainable from the contract, then date mentioned in the contract. If payment date is not ascertainable, then date of receipt of payment. If it is based on completion of an event, then date of completion of each event. एक एग्जाम्पल देता हूं. से सपोज एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 5th को हमेशा पेमेंट मिल जाएगा. आई इशू द इनवॉइस ऑन 6th, आई रिसीव द पेमेंट ऑन 7th. सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 5th. इनवॉइस कब इशू किया? 6th. पेमेंट कब मिला? 7th. टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? whichever is earlier. So 5th will become the time of supply. बराबर. ठीक है. फिर जब भी पार्ट पेमेंट होगा ना, there will be multiple time of supply, and if there is a excess payment up to rupees 1000 over and above the invoice, then time of supply can be next invoice date. नेक्स्ट इनवॉइस डेट जब वो पेमेंट एडजस्ट होगा एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर. एंड सर इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो देन इफ टीओएस नॉट ascertainable, then date of receipt of service in the books of recipient. जिस दिन रेसिपिएंट ने रिसीट ऑफ सर्विस दिखाया, that will be regarded as the time of supply. ठीक है. ओके. अब this was about services, forward, reverse, continuous supply. What about goods? चलिए गुड्स देखते हैं. टीओएस फॉर गुड्स. वापस 3 केस हो सकते हैं: फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई. फॉरवर्ड चार्ज में ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस और date of invoice whichever is earlier. Notice date of payment is not used. अब date of payment क्यों यूज नहीं होता है? Because of notification number 66/2017. Because notification number 66/2017 ने कहा है डेट ऑफ पेमेंट गुड्स के केस में यूज नहीं करना, बट used in composition and specified actionable claim. तो composition and specified actionable claim में यूज होता है क्या? हाँ, composition और specified actionable claim में ये यूज होता है. ठीक है. सर ये ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या होगा? इफ द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट. अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट देन डेट ऑफ रिमूवल हो जाएगा.
if the supply does not involve movement. Then date of making available, and if it is a sale on approval basis तो क्या यूज करेंगे? सेल ऑन अप्रूवल basis. Then 6 months from date of removal or date of acceptance. जब एक्सेप्ट हो गया या 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, ये यूज होगा फॉर फॉरवर्ड चार्ज. रिवर्स चार्ज की बात करें तो रिवर्स चार्ज में 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर. याद रखना यहाँ रेसिपिएंट का इनवॉइस का कोई वैल्यू ही नहीं है, सेल्फ इनवॉइस होगा बट उस सेल्फ इनवॉइस का टाइम ऑफ सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एंड कंटिन्यूअस सप्लाई में सर, कंटिन्यूअस सप्लाई में गुड्स के केस में इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट स्लैश डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट whichever is earlier. वो अप टू 1000 का पेमेंट सेम है. डेट ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? डेट ऑफ पेमेंट फॉर फॉरवर्ड चार्ज इज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर और क्रेडिट इन बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर whichever is earlier. फिर डेट ऑफ पेमेंट रिवर्स चार्ज के हिसाब से क्या होता है? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेबिट फ्रॉम बैंक ऑफ रेसिपिएंट. फिर वापस whichever is earlier. So this is how date of payment looks. Now let's talk about important cases. जैसे interest. Interest is common for both goods or services. Interest, penalty, late fee, कुछ भी बोलो, for delayed payment of consideration for the supply. Then when such interest or addition in value is received by supplier. फिर वाउचर्स तो Jan 26 will be the last exam for वाउचर. फिर तो डिलीट हो गया ये वाउचर. अगर आइडेंटिफाइबल वाउचर रहेगा then it will be date of issue of voucher, and नॉन आइडेंटिफाइबल रहेगा then date of redemption. जब रिडीम किया that will be the time of supply. Then any other case. देखो ये भी गुड्स और सर्विसेज के लिए कॉमन है और एनी अदर केस जो है ना ये भी गुड्स और सर्विसेज के लिए कॉमन है. इफ इट इज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न. जिस दिन जीएसटी रिटर्न का ड्यू डेट रहेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. एंड दिस इज ऑल्सो कॉमन फॉर गुड्स और सर्विसेज. अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा तो क्योंकि वो तो रिटर्न फाइल नहीं करता है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ GST. And then one important point, associated enterprise. Associated enterprise सिर्फ सर्विस में होता है, गुड्स में नहीं होता है. Associated enterprise सर्विस. गुड्स में इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा, कस्टम्स आ जाएगा.
सर्विस आरसीएम एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिफाइंड इन सेक्शन 92 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट. ये डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, दैट मीन्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंपोर्ट ऑफ सर्विस सोच लो फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन. तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि रेसिपिएंट को इंडिया में पे करना है, तो इंडिया में पे करना है तो फर्स्ट यू विल गो बाय एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट, क्योंकि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा या पेमेंट जिस दिन करेगा, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर? ओके, सो दिस वाज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई. चलिए देखते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई हेल्प्स अस टू सेलेक्ट द डेट. उसके बाद it helps us to select the date based on which GST is payable to government. Time of supply, services forward, reverse and continuous supply. फॉरवर्ड चार्ज में तो 30 डेज वाला देखा हमने. रिवर्स चार्ज में डिपेंड्स ऑन हु इज लायबल टू इशू द इनवॉइस, उसके हिसाब से देखना है. फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. फिर पार्ट पेमेंट याद रखना अच्छे से. एक्सेस पेमेंट हुआ है तो क्या करना है, इफ इट इज नॉट एसर्टेनेबल तो क्या करना है. टीओएस फॉर गुड्स, फॉरवर्ड, रिवर्स, कंटिन्यूअस सप्लाई. डेट ऑफ पेमेंट, फॉरवर्ड चार्ज में हमेशा हम लोग डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बोलते हैं. रिसीट ऑफ पेमेंट क्योंकि हमको सप्लायर के तौर पे पेमेंट मिलता है. रिवर्स चार्ज के एंगल में इट इज ऑलवेज डेट ऑफ पेमेंट, उसमें हम रेसिपिएंट के एंगल से देखते हैं. यहाँ हम सप्लायर के एंगल से देखते हैं, इसीलिए क्रेडिट इन बैंक यूज करते हैं. यहाँ हम रेसिपिएंट के एंगल से देखते हैं. फिर इंटरेस्ट, वाउचर, एनी अदर केस, एंड फिर देखा हमने एसोसिएटेड एंटरप्राइज. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का. वैल्यू ऑफ सप्लाई गवर्निंग प्रोविजन है सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. ना वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? Transaction value is the price actually paid or payable for the supply of goods or services. And transaction value accept कब होता है? When two conditions are satisfied. One, price is the sole consideration. मतलब you should not receive anything other than the price. And second, supplier and recipient are not related persons. Now, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई होगा. बट सर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो, इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड then value as per CGST rules 2017 which you learn at CA final. ठीक है, तो हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज करते हैं इंटर सीए में. अब ट्रांजैक्शन वैल्यू के कुछ इंक्लूजन्स हैं एंड कुछ एक्सक्लूजन्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दीज इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स. पहला, एनी टैक्स अदर देन GST and compensation cess. Compensation cess क्या होता है? Which is collected to compensate the states for any loss of revenue due to introduction of GST. Now, GST और compensation cess पे कभी GST नहीं लगेगा. Plus, CBIC ने clarify किया है that TCS
collected under Income Tax Act 1961 is also not liable to GST. Then any incidental charges और एंसिलरी चार्जेस जैसे कि पैकिंग चार्जेस हो गया या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, ऐसे कोई भी इंसिडेंटल या एंसिलरी चार्ज होंगे, that will form part of value because it is for those supply of goods or services. Third party payment. Any third party payment made by the recipient on behalf of supplier, made by recipient ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. तो सप्लायर को ये पैसे भरने थे बट रेसिपिएंट ने ये सप्लायर के बिहाफ पे भरा है, तो ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट होगा तो उस पे जीएसटी लग जाएगा. इट विल गेट एडेड टू द वैल्यू. देन द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट अगर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन for a taxable supply, delayed payment of consideration for a taxable supply, then in that case it will form part of value. क्योंकि इंटरेस्ट पे तभी टैक्स लगेगा जब मेन सप्लाई टैक्सेबल है. अगर मेन सप्लाई पे जीएसटी नहीं है तो इंटरेस्ट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है. Then the law also provides pre-supply discount. Known at the time of supply and shown on the invoice. सो प्लेन लैंग्वेज अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली प्री सप्लाई डिस्काउंट पहले रहता है तो इट इज ऑब्वियसली नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड लॉ में लिखा हुआ है रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, तो हम लोग भी वही टर्म यूज करेंगे, रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस. देन उसका डिडक्शन हम लोग को मिल जाता है. एंड फिर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का डिडक्शन हम लोग को कब मिलता है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब अग्रीमेंट है एंड इनवॉइस वाइज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो, एंड आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय रेसिपिएंट. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एक क्रेडिट नोट इशू होगा और सप्लायर उसको कम कर लेगा. देखो, व्हेनेवर आई मेक अ सेल एज अ सप्लायर माय आउटपुट इंक्रीजेस. जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा, मेरा आउटपुट विल रिड्यूस. एंड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ना बाद में मिलता है. देखो, प्री सप्लाई उसी समय मिल जाता है, पोस्ट सप्लाई बाद में मिलता है. पोस्ट सप्लाई बाद में मिलता है और सामने वाले रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है. देन I as a supplier can claim a reduction of my output by issuing a credit note. सर अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा तो, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा तो नो जीएसटी ट्रीटमेंट. क्योंकि जो आपने इनिशियली चार्ज किया था ना वही जीएसटी रहेगा. देयर विल बी नो जीएसटी ट्रीटमेंट फॉर दिस. And then the last one is any subsidy directly linked to the price. Any subsidy which is directly linked to the price, that will be added.
बट अगर यही गवर्नमेंट सब्सिडी हुआ तो गवर्नमेंट सब्सिडी अगर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस भी रहेगा ना तो भी उसको एक्सक्लूड करते हैं। अब गवर्नमेंट सब्सिडी का क्या कब ट्रीटमेंट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, what all can institute give you for government subsidy and other subsidy? देखो, मेन जीएसटी लॉ तो हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देर इज नो जीएसटी एंड अदर सब्सिडी जीएसटी इज एप्लीकेबल। ये तो प्लेन लॉ हो गया जो हम लोग को पता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ हो सकता है? दे कैन से गवर्नमेंट सब्सिडी ऑलरेडी कंसिडर्ड। ऑलरेडी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी डिडक्टेड, क्योंकि सब्सिडी में कंसिडर्ड का मतलब होता है डिडक्टेड, बिकॉज सब्सिडी को क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। सो इफ इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड मतलब उसको ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है। अब सोच के देखो, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है उसको ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, शुड वी डू एनीथिंग एल्स? नो। तो इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। कभी कभी दे ऑल्सो मेंशन नेट ऑफ सब्सिडी। नेट ऑफ सब्सिडी का भी मतलब यही होता है कि उसको डिडक्ट कर दिया है, स्टिल द ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम। देन ऑलरेडी इंक्लूडेड या नॉट कंसिडर्ड। अगर इंक्लूडेड है देन इन दैट केस मतलब हमने उसको अभी तक डिडक्ट नहीं किया है। इंक्लूडेड मतलब वो प्राइस में है पर अभी तक उसको डिडक्ट नहीं किया है, देन यू विल डिडक्ट इट। एंड फिर लास्ट केस इज नथिंग गिवन इन क्वेश्चन, खाली गवर्नमेंट सब्सिडी दिया हुआ है। मतलब देन इन दैट केस द assumption which institute generally does is this is a additional consideration, मतलब वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। 50,000 प्राइस तो हम लोग ले रहे हैं प्लस 2,000 एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो टैक्स ओनली 50,000 बिकॉज दैट 2,000 इज एनीवेज एडिशनल, that 2,000 will not be liable to GST, so that gets ignored. Now talking about other subsidy. Now other subsidy से suppose already considered या net off दिया हुआ रहता है। Now other subsidy already considered or net off subsidy, that means it is deducted। अब जिस पे जीएसटी लगता है उसको डिडक्ट कर दिया है तो अभी क्या करोगे? ऐड कर दोगे। Then if it is already included in the price या not considered, then in that case ignore। फिर कुछ मत करो ना, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस में है, उसको डिडक्ट तो किया नहीं है, डिडक्ट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर लास्ट होता है नथिंग गिवन इन क्वेश्चन। Now if nothing is given in the question then institute generally adds it, क्योंकि it's a additional consideration flowing, as it is a additional consideration flowing हम लोग उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि 50,000 हम लोग को बायर से मिल रहा है और 2,000 हमको किसी और से मिल रहा है, सो 50 प्लस 2 entire 52,000 will be liable to GST. So this is how you will treat subsidy. Now और एक एरिया जिसमें मिस्टेक होता है दैट इज डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट क्या होता है? उसी समय हमको मिल रहा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इट इज शोन ऑन द इनवॉइस। तो हम क्या करते हैं? चार्ज जीएसटी ऑन नेट अमाउंट दैट इज आफ्टर डिस्काउंट। बराबर? ठीक है। अब फिर पोस्ट सप्लाई नोन, पोस्ट सप्लाई नोन होगा तो चार्ज जीएसटी ऑन ग्रॉस एंड देन गिव डिडक्शन
of discount later. तो देखो, इसमें भी हम लोग नेट पे ही कर रहे हैं, जस्ट दैट दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, पहले पूरे पे चार्ज करते हैं, फिर क्रेडिट नोट से डिस्काउंट देके उसको कम कर देते हैं, नेट पे ही चार्ज कर रहे हैं यहाँ भी। अब इफ दीज टू थिंग्स, दैट इज डिस्काउंट इवेंट एंड मेन सप्लाई, इफ इट हैपन्स इन द सेम मंथ, तो फिर डिडक्ट कर दो उसी मंथ में। अगर डिफरेंट मंथ में हो रहा है तो एक मंथ में आउटपुट आएगा और दूसरे मंथ में डिडक्शन आएगा। देन लास्ट केस इज पोस्ट सप्लाई not known at the time of supply. So say suppose it is not known at the time of supply, then in that case charge GST on gross and no deduction relating to GST. डिस्काउंट मिलेगा बट जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा लेटर। तो मतलब इस पे ना हमेशा ग्रॉस पे लगता है, डिस्काउंट इज सेपरेट। डिस्काउंट जो बाद में दिया जा रहा है उसका जीएसटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। अब एक इसमें अच्छा सर्कुलर है नो क्लेम बोनस का। क्या सर्कुलर है सर? से सपोज 10,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब लास्ट ईयर मैंने इंश्योरेंस क्लेम फाइल नहीं किया था तो 2,000 रुपीज का डिडक्शन मिला। सो 8,000 रुपीज मुझे पे करना था एज इंश्योरेंस प्रीमियम। सो दिस 2,000 विच इज अ नो क्लेम बोनस, इट इज नॉट अ बोनस पर से, इट इज अ डिस्काउंट। तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये तो प्री सप्लाई डिस्काउंट हो गया और इसका डिडक्शन मिलेगा। जीएसटी will apply on this. अब the second question in the circular was, क्या this 2,000 is a supply? That means not filing claim last year, is this a supply made by insured to insurance company? The answer is no. There is no supply from insured to insurance company, hence there is no impact at all. तो नो क्लेम बोनस ना, ये 2,000 यहाँ से डिडक्शन मिलेगा एंड यू कैन नॉट कॉल इट एज अ सप्लाई फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। देखो सप्लायर कौन है एक्चुअली? इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रहा है इंश्योर्ड को। तो सप्लायर कौन हुआ? इंश्योरेंस कंपनी। रेसिपिएंट कौन हुआ? इंश्योर्ड। इसका यह मतलब नहीं है इंश्योर्ड भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है। सो दैट वाज क्लैरिफाइड बाय सीबीआईसी और टीसीएस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा इसमें? पहले हमने देखा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। And what is transaction value? Price actually paid or payable for the supply. Two conditions: price is the sole consideration, supplier and recipient are not related. If conditions are not satisfied, valuation rules. Inclusions है, exclusions है। Any tax will get added other than GST. But sir अगर हमने वो टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट ही नहीं किया तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप कुछ रेसिपिएंट से कलेक्ट करोगे तभी तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। टीसीएस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। इंसिडेंटल चार्जेस इज पार्ट। थर्ड पार्टी पेमेंट, किसी और को पेमेंट कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, वो भी ऐड होगा। इंटरेस्ट आपको पता ही है। प्री सप्लाई डिस्काउंट रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस। पोस्ट सप्लाई दो टाइप का। एंड सब्सिडी अगर डायरेक्टली प्राइस से लिंक्ड है तो वो ऐड होगा। इफ इट इज फॉर सम अदर रैंडम थिंग then in that case it will not get added. Government subsidy तो even if it is directly linked तो भी कुछ नहीं करना है, वो एक्सक्लूड ही होता है। एंड अगर पोस्ट सप्लाई नॉट नोन होगा तो नो जीएसटी ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट। देन we discussed a summary: government subsidy, other subsidy,
का क्या करना है इन डिफरेंट केसेस, प्री सप्लाई, पोस्ट नोन, पोस्ट नॉट नोन, बी वेरी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन, एंड लास्ट में हमने नो क्लेम बोनस डिस्कस किया. यस, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम बढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की तरफ. Now, place of supply, the entire provision is given in IGST Act 2017. That means the entire control of place of supply is with central government, because IGST Act कौन बनाता है? Central government. देखिए सेक्शन 7, 8, 9, 10, 12. These are the 5 sections which you learn. Section 7 deals with interstate supply. What is the meaning of interstate supply? The law says when the location of supplier and place of supply is in two different states, two different union territories, or one state and one union territory, then we call it as interstate supply. Now, three transactions are always interstate supply. Before I deal with that, let me explain you intrastate supply. So intrastate supply क्या होता है? Intrastate supply is when the location of supplier and place of supply is in the same state or union territory. Then we call it as intrastate supply. So as I was telling you, three transactions are always regarded as interstate supply. First one, when the location of supplier is in India and place of supply is outside India. So if the place of supply is outside India, we call it as a interstate supply. Example, export. Export transactions are always interstate supply. Second one is supply to or by SEZ unit or developer, either to them or by them. If any condition is satisfied, it will always be a interstate supply, because SEZs get some additional benefits. That's why they are completely in control with central government. Interstate supply. Third one is when the transaction is in the taxable territory and it is not intrastate supply. So anything which is not intrastate supply will qualify to be interstate supply. For example, import of service. Import of service, the consumption is in India, correct? Because import of service, the consumption has to be in India, and that is the reason, as it is not a intrastate supply, it will be regarded as a interstate supply. 9 deals with territorial waters. Territorial waters. What does this say? First of all, 9 override करता है 7 and 8 को, और ये बोलता क्या है? When the location of supplier or place of supply is in territorial waters, then don't keep it in waters. It will be in the nearest coastal state. Nearest coastal state to which the appropriate baseline is located. For example, if the supply is in waters and Kerala is the nearest state, 5 nautical miles, and Maharashtra 7 nautical miles. So which is the nearest coastal state? Kerala is the nearest coastal state. So we will regard it as place of supply will be Kerala. So remember one thing, whenever we talk about
location of supplier and place of supply, they can never be in waters. They will have to be brought to the nearest coastal state. What is NM? NM is nautical miles, and this will be given in the question to you. Okay, then 10. What does 10 deal with? 10 deals with place of supply for goods. 11 you don't have in your syllabus, it deals with international transaction. 12 deals with place of supply for services. Again, only domestic transactions, not international transactions. So now let's deal with 10 and 12. Okay. Section 10. POS for goods. Now we have 10.1a, then you have 10.1c, 10.1ca, 10.1d, 10.1e, and finally you have 10.1b. B I will discuss at the end. Now 10.1a. 10.1a, the law says if the supply involves movement. So if the supply is involving movement, say suppose goods are going from Bangalore to Delhi, तो place of supply क्या होगा? लॉ में लिखा हुआ है दिल्ली. अब वो दिल्ली लॉ में लिखा हुआ कैसे है? Where the movement of goods terminates for delivery to the recipient. लैंग्वेज क्या होता है एग्जाम में? देखो एग्जाम में यू ट्राई टू रिकॉल दिस, नहीं ये एक सेक्शन 10 लिखोगे तो भी चलेगा, लैंग्वेज करेक्ट हो जाना चाहिए. दिस लैंग्वेज शुड बी योर फोकस एरिया. ये अगर आपने करेक्टली लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीगल लैंग्वेज rather than the section numbers or subsection numbers or subclause. 10.1c. 10.1c talks about supply does not involve movement. Now, if the supply does not involve movement, then place of supply क्या होगा? The law says location of the goods. Location of the goods at the time of delivery to the recipient. So, say suppose मेरे पास एक मशीन पड़ा है और मैं आपको रेंट पे देता हूं, तो रेंटिंग तो सर्विस हो गया. अब आपको मशीन इतना पसंद आ गया कि आपने कहा सर मुझे बेच दो. नाउ व्हेन आई सोल्ड द मशीन, वेयर इज द मशीन? इज इट विथ मी और इज इट विथ यू? इट इज विथ यू. सो जहां आपका लोकेशन है वहीं मशीन भी है, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स. इसीलिए लॉ में लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. ओके. देन एक प्रॉब्लम आया कि व्हाट इफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है. देखिए, व्हाट इफ देयर इज अ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और जब सेल कर रहा हूं ना तो उस समय तो गुड्स यही है, उसके बाद मूवमेंट हो रहा है, तो कौन सा यूज करूं? यहां था वो या मूवमेंट हुआ है वो? तो ये प्रॉब्लम आ गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन बैंगलोर, I go to Mumbai, buy a web camera. When I buy the web camera, I bought it in Mumbai. So location of the goods was Mumbai. But thereafter when I come to Bangalore, I will bring it to Bangalore. Supply involves movement. Terminate कहाँ हुआ? Terminate हुआ Bangalore में. तो इसमें प्रॉब्लम आ गया कि क्या करना है. गवर्नमेंट ने कहा ये प्रॉब्लम तभी होता है when supply is to unregistered person.
क्योंकि व्हेन सप्लाई इज टू रजिस्टर्ड पर्सन तब तो उसका जीएसटी नंबर रहता है आपके पास एंड यू विल नो वेयर इज द मूवमेंट गोइंग टू टर्मिनेट, वो कहाँ लेके जाने वाला है। बट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में तो नहीं पता चलता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया 10(1)(CA एंड 10(1)(CA overrides 10(1)(A एंड 10(1)(C। तो 10(1)(CA में the law says if address of recipient is available with supplier, अगर सप्लायर के पास रेसिपिएंट का एड्रेस है, the place of supply will be address of recipient on records of the supplier। सर पूरा एड्रेस चाहिए या स्टेट नेम बस है? स्टेट नेम इज सफिशिएंट। सेक्शन 10(1)(CA में ही लिखा हुआ है स्टेट नेम शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, then place of supply will be location of supplier। तो जो भी सप्लायर का लोकेशन होगा that will be regarded as place of supply। fair enough sir। Then let's talk about 10(1)(D), assembly or installation। If the goods are to be installed or assembled, then in that case the place of supply will be where the goods are assembled or installed। जहां भी गुड्स को असेंबल या इंस्टॉल किया है that will be regarded as the place of supply। 10(1)(E), 10(1)(E) deals with goods supplied on board of a conveyance। मतलब किसी फ्लाइट में या किसी ट्रेन में कोई गुड्स सप्लाई किए, तो अगर गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेयंस में सप्लाई किए तो कहाँ, वो जब खरीदता है तब या जो खाता है तब, कब कब माना जाएगा? सो लॉ में कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, where the goods were taken on board of conveyance। कन्वेयंस में जब उसको लोड किया गया that will be regarded as the place of supply। ठीक है सर। अब 10(1)(B क्या है? बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। डू यू अंडरस्टैंड बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन? एक जने को बिलिंग कर रहे हैं, एक जने को शिपिंग कर रहे हैं, तो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लॉ में का प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर एक जने को बिल हो रहा है मतलब वो उसके डायरेक्शन पे बिल हो रहा है, तो जिसको बिल हो रहा है ना दैट विल बी रिगार्डेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लॉ में लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन the goods are delivered to recipient or any other person। तो जिसके डायरेक्शन पे गुड्स डिलीवर हुए his place of business will be regarded as the place of supply। For example, A ने गुड्स ऑर्डर किए, सॉरी A ने सप्लाई किए B को, B ने ऑर्डर किया, तो यहाँ इनवॉइस बनेगा, यहाँ गुड्स गए। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लॉ में का फर्स्ट ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बीज लोकेशन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन हो गया जिसके डायरेक्शन पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। सर उसके बाद ये जो सेकेंड ट्रांजैक्शन होगा इसका अगर इनवॉइस बना तो
सेकेंड ट्रांजैक्शन में देखो दो चीज हो सकता है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में ऐसा हो सकता है बी इज बिलिंग टू सी। अगर बी सी को बिल कर रहा है ना तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सी इज लोकेशन। एंड अगर नॉट बिलिंग, नॉट बिलिंग कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ही इज अ एजेंट, खाली एजेंट है। इफ ही इज नॉट बिलिंग देन इन दैट केस नथिंग। तो फिर उसका तो प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए ही नहीं ना, देन यू विल नॉट डू एनीथिंग फॉर द सेकेंड ट्रांजैक्शन। तो अगर बी सी को बिल कर रहा है तो सी का लोकेशन विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सेकेंड ट्रांजैक्शन। सो बी केयरफुल ऑफ दिस। प्लस इसका एक सीबीआईसी सर्क्यूलर है। तो सीबीआईसी सर्क्यूलर में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अगर इफ द ट्रांजैक्शन इज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऐसे बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन है, तो देखो अगर बिल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सर रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो, रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो उसका एड्रेस अवेलेबल होगा, यूज दैट। अगर बिल टू वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है देन 10(1)(CA to be used and ship to location, that is delivery location, will be place of supply, will be place of supply। क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स वहां कंज्यूम हो रहे, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आगे तो वो कोई बिल करने वाला नहीं है, तो डिलीवरी लोकेशन जो होगा वो यूज होगा। दैट मीन्स कैन आई से 10(1)(CA अगर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो 10(1)(CA विल ओवरराइड 10(1)(B। 10(1)(B is a weaker provision compared to 10(1)(CA because 10(1)(B में गवर्नमेंट ने कहा अगर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो गिव प्रेफरेंस टू शिपिंग एड्रेस, जहां शिप हो रहा है दैट एड्रेस विल बी रिकॉर्डेड एंड दैट एड्रेस विल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हम ये वापस डिस्कस करेंगे जब सारे सर्कुलर्स हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज सेक्शन 10(1)(A supply involves movement, 10(1)(C does not involve movement, 10(1)(D installation, 10(1)E ऑन बोर्ड, 10(1)(CA सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमेशा हम इसको प्रेफरेंस देंगे। एंड बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन हुआ तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट और टू एनी अदर पर्सन। लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो आपको लैंग्वेज दिखाई दे रहा है ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि यही लैंग्वेज विल हेल्प यू टू क्रैक each and every mark in the examination। ठीक है, ओके फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में ना यू अंडरस्टैंड द बेसिक पर्पस, पहले पर्पस समझ लो तो बाकी का पॉइंट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सी सेक्शन 12 डील्स विथ व्हाट, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। तो हम लोग को सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए। देखो जहां भी गवर्नमेंट को लगा कि ये ऐसा सर्विस है जहां इसका बिजनेस यूज बहुत है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंजम्पशन नहीं देखा। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कंजम्पशन जहां रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर जैसे कि अकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, अकोमोडेशन एंड फूड ना गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, तो वहां गवर्नमेंट ने आरपी यूआरपी दो पार्ट नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने कहा जहां भी कंजम्पशन हो रहा है दैट विल बी रिगार्डेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एग्जांपल लेता हूं, से सपोज आई हैव अ फ्रेंड मिस्टर ए। अब वो एक सीए है बैंगलोर में। अब ये बैंगलोर का सीए ना सबको एक ऑफ साइट पे लेके जा रहा है। ऑफ साइट मतलब सर हॉलीडे पे लेके जा रहा है, पर ऑफ साइट बुलाते हैं एम्प्लॉइज को, काम करवाने के बाद लेके जाते हैं ताकि मोटिवेशन रहे नेक्स्ट टाइम काम करने का। तो वो लेके जाता है सबको गोवा।
तो गोवा में जब लेके आ जाता है पहले तो अकोमोडेशन लेगा। देखो अकोमोडेशन कहाँ लिया है, गोवा में। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपके हिसाब से? सर प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए गोवा। और सप्लायर कहाँ का है? सर सप्लायर बैंगलोर। नहीं, गलत। मिस्टर ए तो रेसिपिएंट है ना, मिस्टर ए तो ये सारे सर्विसेज ले रहा है। गोवा का जो होटल है वो सप्लायर है। तो गोवा का होटल और प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा, व्हाट विल दी पर्सन चार्ज? ही विल चार्ज सी प्लस एस। ये सी प्लस एस गोवा का हो जाता है और इसका आईटीसी नहीं मिलता है। नो आईटीसी टू मिस्टर ए ऑफ बैंगलोर, क्योंकि वो टैक्स कहाँ भरी हो गया, गोवा में ही भरी हो गया। समझ में आया? अभी दूसरा सर्विस देखो, ट्रेनिंग सर्विस। ट्रेनिंग सर्विस एट गोवा, और ट्रेनर भी गोवा का ही था। ट्रेनर भी गोवा, ट्रेनिंग सर्विस भी गोवा में, क्योंकि गोवा में ही तो रुके हैं वो लोग। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, गवर्नमेंट ने कहा चेक वेदर दी पर्सन इज रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर he is a registered person, who is a registered person? If the recipient is a registered person, then place of supply will be location of the registered person. Location of registered person, recipient कहाँ का है? बैंगलोर। तो देखो ट्रेनिंग गोवा में हो रहा है बट फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? बैंगलोर। और सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर गोवा का है। तो क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी। क्या इसका आईटीसी मिलेगा? हाँ, इसका आईटीसी मिल जाएगा। अब ऐसे ही सोच के देखो रेस्टोरेंट। आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए? गोवा में होना चाहिए, क्योंकि खाना तो गोवा में ही खाया होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए? क्या ऐसे होना चाहिए ट्रेनिंग के जैसे कि दो पार्ट हो, रजिस्टर्ड पर्सन का हुआ तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का हुआ तो वेयर इट इज परफॉर्म? नहीं। तो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गोवा। सप्लायर कहाँ का है? गोवा, सी प्लस एस। ये भी क्या होगा? नो आईटीसी टू मिस्टर ए ऑफ बैंगलोर। अब सोच के देखो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा है। इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा है, तो क्या इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए या उसको ऐसे 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 बरी कर देना चाहिए? ऐसे बरी कर देना चाहिए या आईटीसी मिलना चाहिए? सर आईटीसी मिलना चाहिए। तो इवेंट मैनेजमेंट के सर्विसेज में भी गवर्नमेंट ने कहा इफ the recipient is a registered person, then the place of supply will be location of the registered person. If he is an unregistered person, तो where the event is held। तो यहाँ भी गवर्नमेंट बोल रहा है कि रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर एडमिशन टू एन इवेंट। देखो एडमिशन टू एन इवेंट मतलब एंट्री फी जो पे करते हैं, एंट्री फी का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए? गवर्नमेंट ने कहा एडमिशन टू एन इवेंट वो वही टैक्स भरी हो जाता है, इसके में हम आरपी यूआरपी दो पार्ट नहीं देंगे, बिकॉज वो वहीं भरी हो जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अदर सर्विसेज, क्या ये सब इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं? द आंसर इज यस। तो यहाँ भी आरपी यूआरपी में डिवीजन है। अगर आरपी को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ आरपी हो जाएगा, यूआरपी को दे रहे हो तो जहां वो सर्विस कंज्यूम हो रहा है जो लॉ में लिखा हुआ है। देन what about on board services? Don't mix on board services with on board goods। गुड्स वाला सेक्शन 10 का प्रोविजन है, सर्विसेज सेक्शन 12 का प्रोविजन है, डोंट मिक्स इट अप। ऑन बोर्ड सर्विसेज में क्या आरपी यूआरपी होगा? द आंसर इज नो। ऑन बोर्ड सर्विसेज में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेसिक इंटेंशन सेक्शन 12 का क्या है? जहां हो सके आईटीसी ट्रांसफर करना टू द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। जहां हो सके ट्रांसफर द आईटीसी टू द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अब जहां नहीं हो रहा है वहां कोई बात नहीं, जहां कंजम्पशन उसी स्टेट में हो रहा है तो दूसरे स्टेट वाले रेसिपिएंट को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसे टोटली 4 सर्विसेज है जो दूसरे स्टेट में आपको आईटीसी नहीं मिलता है।
accommodation, restaurant, admission to an event, on board services. बाकी सबका generally it gets transferred to the state of the recipient. अब इस background के साथ let's discuss all the points in section 12. देखो 12 शुरू कहाँ से होता है? 12 टू generally कब यूज करोगे? Generally will be used only when it is not covered by any of the specific provision. क्योंकि अगर specific provision यूज हो रहा है तो specific यूज होगा, specific will override general. प्लस 12(2) में क्लियरली लिखा हुआ है इट इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नॉट अ केस ऑफ 12(3) टू 12(14). 12(2) कब यूज करोगे? जब कोई दूसरा केस कवर नहीं हो रहा है। और 12 कब अप्लाई होता है? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन इंडिया। क्योंकि आपको तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बिकॉज यू हैव ओनली सेक्शन 12 इन योर सिलेबस। 13 में ना अगर वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया तो 13 यूज होता है। 12(2) जनरली अगर आरपी को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ आरपी, अगर यूआरपी को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इफ नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो ये हो गया जनरली। फिर आता है 12(3). 12(3) क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, houseboat, vessel. Now, immovable property, houseboat or vessel, the place of supply will be where it is located or intended to be located or intended to be located. अब ये लिखने से क्या होगा? आपका लैंग्वेज राइटिंग विल इम्प्रूव इन द एग्जाम्स। बिकॉज देखो मैं इसका सबका प्रिंट आउट दे सकता था, डायरेक्टली आपको ये स्क्रीन पे दिखा सकता था, बट फिर वो लैंग्वेज बैठता नहीं है दिमाग में। दैट्स व्हाई माय होल इंटेंशन इज दैट लैंग्वेज स्टिक्स टू योर ब्रेन एंड आपके एग्जाम में वही लैंग्वेज आए। देन इफ प्रॉपर्टी, houseboat, vessel is outside India, then location of recipient. अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया नहीं होगा, तब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यूज होगा। फिर 12(4). 12(4) में ना रेस्टोरेंट है, आउटडोर केटरिंग है, पर्सनल ग्रूमिंग है, हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज है। ये सब चीज के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। अभी देखो यहाँ वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड बोला है, मतलब देर इज नो आरपी यूआरपी। आरपी को भी दोगे तो भी जहां परफॉर्म हुआ है, यूआरपी को दोगे तो भी जहां परफॉर्म हुआ है। बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट था, सेकेंड पार्ट में डायरेक्टली वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। थर्ड पार्ट में रेस्टोरेंट वगैरह में भी वेयर इट इज परफॉर्म्ड। 12(4). Now 12(5) training and performance appraisal. Training and performance appraisal. Training and performance appraisal में the law has said if it is provided to a registered person, then location of registered person. If it is provided to unregistered person, then wherever it is performed. और एक सर्कुलर भी इस पे था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट आप एक होर्डिंग रेंट पे ले रहे हैं तो होर्डिंग रेंट पे लेंगे तो 12(3) आएगा या 12(2) आएगा। अगर होर्डिंग आप रेंट पे लेते हो तो 12(3) आएगा, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते हैं देन 12(2) में आएगा। होर्डिंग रेंट पे लेते हो
तो वो इमोबल प्रॉपर्टी रेंटिंग हो गया। और एडवर्टाइजिंग सर्विस लेते हो मतलब होर्डिंग संभालने की जिम्मेदारी किसी और की है, मैं होर्डिंग नहीं ले रहा हूँ रेंट, मुझे इस पे एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो वो 12(2) में आ जाएगा, नहीं तो 12(3) में। देन 12(6). 12(6) deals with admission to an event. Admission to an event, the place of supply will be where the event is held. यहाँ भी देखो दो पार्ट नहीं है, डायरेक्टली लिया हुआ है, यहाँ दो पार्ट नहीं है, बी वेरी केयरफुल। और अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल और ट्रेनिंग में देखोगे तो दो पार्ट है। देन 12(7). 12(7) deals with organization and sponsorship. Sponsorship बहुत important सर्विस है, हाई चांसेस दे आस्क यू। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्सरशिप। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पॉन्सरशिप में गवर्नमेंट ने कहा अगर आप आरपी को दे रहे हो, रेसिपिएंट आरपी है, तो लोकेशन ऑफ आरपी। If the recipient is a unregistered person, then where the event is held. But if event outside India, then location of recipient. Event is outside India तो location of recipient यूज होगा। फिर आता है 12(8). 12(8) is transportation of goods. क्या ये इंपॉर्टेंट सर्विस है फॉर बिजनेसेस? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आरपी को दे रहे हो, रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, गो बाय लोकेशन ऑफ registered person. Unregistered person, where the goods are handed over for their transportation. Handed over for their transportation. For their transportation मतलब जहां शुरू हुआ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहां से हैंड ओवर किया उसके बाद तो गुड्स दूसरी जगह पहुंचा। तो बी केयरफुल ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ भी दो पार्ट है, आरपी यूआरपी, यहाँ भी दो पार्ट है, आरपी यूआरपी। फिर बात करते हैं 12(9) की। 12(9) deals with transportation of passengers. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी इंपॉर्टेंट सर्विस है क्या? हाँ। तो अगर आरपी को दे रहे हो तो डायरेक्टली उसका लोकेशन यूज कर दो, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वेयर द पर्सन और पैसेंजर embarks for a continuous journey. Continuous journey क्या होता है? Without any scheduled stopover. Stopover मतलब जहां आप रुक के फ्लाइट चेंज कर रहे हो, वैसा अगर नहीं है तो वो कंटिन्यूस जर्नी माना जाएगा। और रिटर्न जर्नी को हमेशा एक अलग जर्नी मानते हैं, ठीक है। फिर 12(10) देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट आईटीसी रेसिपिएंट के स्टेट में ट्रांसफर करना चाहता है। 12(10) ऑन बोर्ड सर्विसेज। ऑन बोर्ड सर्विसेज में गवर्नमेंट ने कहा फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ठीक है। 12(11). 12(11) talks about telecommunication service. सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मतलब? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कैन बी योर ओन फिक्स्ड लाइन, और ये भी हो सकता है डीटीएच, ये सब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में है। तो देखो अगर यहाँ फिक्स्ड लाइन का केस है, then the place of supply is where the device is installed. जहां डिवाइस को इंस्टॉल किया है, that will be the place of supply. पोस्टपेड, पोस्टपेड में हमेशा बिलिंग एड्रेस यूज होता है, डजेंट मैटर आप ऑनलाइन पेमेंट करते, ऑफलाइन पेमेंट करते, कैसे भी पे करो, बिलिंग एड्रेस विल बी यूज्ड। प्रीपेड हुआ तो सर, प्रीपेड हुआ तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज डायरेक्टली आप एयरटेल के स्टोर में जाके रिचार्ज करते हो तो वेयर
prepayment is received, where prepayment is received, और अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू करते हो, मतलब किसी स्टोर में जाके, जो एयरटेल का एजेंट है तो एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट, और ऑनलाइन करेंगे सर क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन करोगे तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सर एनी अदर केस में यूज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। बराबर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टेलीकम्युनिकेशन। फिर आता है 12 बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, इंस्टीट्यूट हैज टेस्टेड लॉट ऑफ टाइम्स, बैंकिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग ध्यान में रखना, बैंकिंग तो आपको याद रखेगा, डोंट फॉरगेट स्टॉक ब्रोकिंग। यहाँ ना थोड़ा डिफरेंट है, दो पार्ट है रेसिपिएंट, बट यहाँ एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, नो एड्रेस। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, देन सच एड्रेस, किसका एड्रेस का बात कर रहे हैं, रेसिपिएंट के एड्रेस का। इफ नो एड्रेस इज अवेलेबल, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मतलब जहां बैंक है वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देन 12-13, देखो 12-13 डील्स विथ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के केस में आरपी यूआरपी, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस फॉर बिजनेसेस, तो आरपी का केस है तो लोकेशन ऑफ आरपी हो जाएगा, यूआरपी का केस है तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि इंश्योरेंस बिना एड्रेस के दिया ही नहीं जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट यूज किया है। फिर आता है 12-14 एडवर्टाइजमेंट। ये वो एडवर्टाइजमेंट, देखो स्टार्टिंग में जो मैं बताया था ना, वो एडवर्टाइजमेंट टू एनीवन है, ये है एडवर्टाइजमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी आई एम श्योर यू हैव सीन आरबीआई एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है तो हर स्टेट को रेवेन्यू का शेयर मिलेगा, इन ईच स्टेट by way of dissemination, मतलब जितना हर स्टेट में कंज्यूम हो रहा है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो बाय वे ऑफ डिसेमिनेशन, जितना भी उस स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है दैट विल बी रिगार्डेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई इन 12-14। समझ में आया? सो बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है, अगर अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ रहा सर, तो अगर अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ रहा तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी क्या प्रिस्क्राइब किया है सर? प्रिस्क्राइब किया है कि टीवी का होगा तो व्यूअरशिप के हिसाब से जाना है कि हर स्टेट में कितने व्यूअरशिप है, न्यूज़पेपर होगा तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एडिशंस, रेडियो एडवर्टाइजमेंट होगा तो नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस, then if it is pamphlets, then number of pamphlets in each state। फिर होर्डिंग होगा तो नंबर ऑफ होर्डिंग्स इन ईच स्टेट। देन रेलवेज का इंपॉर्टेंट है, रेलवेज का क्या है सर? रेलवेज का केस है तो लेंथ ऑफ ट्रैक, इन ईच स्टेट। एंड फिर से सपोज अगर ट्रेन के बोगी पे एडवर्टाइजमेंट है, देन लेंथ ऑफ ट्रैक, बिकॉज बोगी लेंथ ऑफ ट्रैक से ही पता चलेगा कि कितने कौन से स्टेट में कितना कंजम्पशन है। रेलवे टिकट, रेलवे टिकट में गवर्नमेंट ने कहा है नंबर ऑफ स्टेशंस,
in each state. Then internet advertisement, number of internet subscribers, SMS, number of telecom सब्सक्राइबर्स, ये सब प्रिस्क्राइब्ड है. ठीक है, क्लियर. ओके, अभी से सपोज देर इज अ होटल and 3 nights Mumbai, 2 nights Goa. सेम होटल पैकेज दे रहा है 50,000 रुपीज के लिए. सो हाउ विल यू डिवाइड इट? हाँ, लॉ में ये भी प्रिस्क्राइब किया है. पहले गो बाय अग्रीमेंट. इफ अग्रीमेंट इज स्पेसिफाइंग एनीथिंग देन गो बाय अग्रीमेंट. इफ अग्रीमेंट इज नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग देन प्रिस्क्राइब क्या किया हुआ है? प्रिस्क्राइब किया हुआ है नंबर ऑफ नाइट्स. सर ऐसे ही अगर कोई ऑफिस स्पेस लिया है, ऑफिस स्पेस से सपोज 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट मुंबई and 100 square feet Karnataka, then in that case, based on area is what is prescribed. Then say suppose houseboat, houseboat एक सेकेंड ना, houseboat 22 hours was near Kerala and 2 hours was near Karnataka. Then number of hours as declared by supplier. तो ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है. एज डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर, तो जितना सप्लायर ने रिपोर्ट किया बेस्ड ऑन दैट. फिर सर ऐसे टेलीकॉम में रहा तो टेलीकॉम में 2 पॉइंट है और एक बिल आ रहा है. 1 पॉइंट इज इन कर्नाटका, 1 पॉइंट इज इन महाराष्ट्र. देन यू विल गो बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच स्टेट. देखो पहले ऑलवेज गो बाय अग्रीमेंट. एंड कोई इवेंट है, event where one event is held in Ahmedabad and one event is held in Mumbai, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे सर? तो गवर्नमेंट ने कहा कि एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में. सो दीज आर व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड. एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है या बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो 12(2) में एड्रेस रेसिपिएंट का लेना मैंडेटरी है. बिकॉज प्रोविजंस क्लियरली प्रोवाइड की एड्रेस लेना है. अब एड्रेस लेना है तो गो बाय एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट. नहीं तो लोग क्या करेंगे 12(2) में, पता है क्या? देखो 12(2) देखते हैं. 12(2) में if it is to a unregistered person then it will be location of recipient. If it is not available then location of supplier बोला है. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया कि जब आप थ्रू ई कॉमर्स कर रहे हो तो टेक द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. डोंट कम बैक लेटर एंड टेल मी कि ये तो अवेलेबल है ही नहीं सर तो मैं ये यूज नहीं कर सकता. दैट शुड नॉट बी अ आर्ग्यूमेंट. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट हैज क्लियरली सेड. एंड याद रखना कब यूज करोगे ये? व्हेन supplier and recipient are in India. So this was 12(2) to 12(14) along with the rules, because rules important hai which prescribe all these methodology. Clear? Okay. Now let's discuss about composition scheme. Now, composition scheme comes from section 10 of CGST Act.
So basically, small taxpayers can pay lower rate tax. That's the advantage. Now, there are totally two schemes which are available. एक है 10-1 and 10-2, and second one is 10-2A. Let's differentiate between both. First of all, who can take 10-1 and 10-2? Manufacturer, trader, restaurant service provider. 10-2A basically is for service industry, because 10-1 and 10-2 has a limit कि इससे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट 10-2A में ऐसा कोई लिमिट नहीं है. Then what is the PFY turnover limit? And all this is aggregate turnover. Here it is 1.5 crore slash 75 lakh. 75 lakh is for MTNM and Masu. These 8 states: Manipur, Tripura, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand. And here the limit is 50 lakh. Then current financial year turnover. In the current year, to what extent do you get this scheme? In the current year also, this is available till 1.5 crore 75 lakh, and this is only up to 50 lakh. Then, is there a restriction on quantum of goods or service? That means, is there a restriction कि इससे ज़्यादा आप goods और service provide नहीं कर सकते? 10-1 and 10-2 goods में no limit. It can be 100%, 10%, 20%, 30%, 40%, कोई टेंशन नहीं है. सर्विसेज के लिए the limit is 10% of PFY turnover in a state. Careful, turnover in a state. All this was aggregate turnover, but here the language is turnover in a state, or rupees 5 lakh, whichever is higher. Up to this amount you can provide services. If you are providing beyond this, then you'll have to move to 10-2A. Here goods no limit. Oh, can we provide goods also, sir, in 10-2A? Yes. Services no limit. No limit on the quantum of goods or services, but total should never cross these limits. So total is always important, but other than that there is nothing which is applicable. Correct? Okay. Then the next discussion is regarding rate of GST. Rates of GST for a manufacturer, it is 1% of turnover in a state. For a trader, it is 1% of taxable turnover in a state. And for a restaurant person, it is 5% of turnover in a state. That means the advantage is only for trader. Trader pays only on taxable turnover in a state, while everyone else pays on turnover. And for this, it is 6% of turnover
in a state. Be very careful. So these are the limits which are applicable. Now once you enter into a scheme, अगर आप 10(1) and 10(2) में है तो आप गुड्स प्रोवाइड करो या सर्विसेज प्रोवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लिमिट जो आपके लिए है और आपके जो रेट्स हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि 10(1) एंड 10(2) में आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर होके भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो भी ये 1% ही लगेगा। सो बी केयरफुल ऑन दैट कि रेट सर्विस वाइज या गुड्स वाइज नहीं है, रेट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर यू आर अंडर 10(1) 10(2) और यू आर अंडर 10(2)A। दैट इज द important aspect. अब common points. See, the first common point which you need to understand is they cannot collect tax from customer. That means they will have to pay it from their pocket. It also means it can never be inclusive of GST. देखो, अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा हुआ है तो भी यू नेवर टेक composition as inclusive of GST. क्यों? Because if you treat it as inclusive of GST, that means you are collecting GST from customer, which is not at all permitted. Then cannot avail ITC. Now the moment you cannot avail ITC, that means जो भी आप tax purchases पे pay करते हैं, tax paid on purchase becomes a cost. और ये 1% भी जो आपको पे करना है या 5% या 6% जो पे करना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट. एज यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट becomes your cost. Then composition to regular, you can shift anytime sir, anytime you can shift from composition to regular scheme. Voluntarily crosses the registration limit or breaks any condition, then you have to shift and you have to give a stock statement within 30 days from the date of shift. And when you talk about regular to composition scheme, only on 1st April. See, you can take new composition scheme anytime, but if you want to shift from regular, you are already a regular GST registered person, then you can do it only on 1st April and stock statement within 60 days from the date of shift. Fair enough. Then they issue a bill of supply because they cannot issue a tax invoice. And the name board should mention that he is a composition taxpayer. Sir, what if he violates any condition and continues under composition scheme? If he continues when not eligible, then pay differential tax along with interest. And penalty might also apply, but you don't learn penalty. Then interest on loans, deposits, or advances will not form part of any turnover
under composition scheme. This is a big benefit that under composition scheme, any calculation will never include interest on loans, deposits, or advances. So, advantage Marwadi Gujarati. So, if he is earning interest, it will not form part. Then, all the branches to take composition scheme. So, even if one branch violates one condition, then all the branches will have to shift to regular scheme. These questions can be included in your examination. And last point, restrictions. Are there some restrictions that if we are doing this, then you are not allowed to take composition scheme? The answer is yes. The first restriction which is there is interstate outward supply. Interstate outward supply. So you are not allowed to do interstate outward supply of goods or services. If you do interstate outward supply of goods or services, you are not eligible for composition scheme. Sir, is interstate purchase allowed? The answer is yes. Will this form part of turnover? The answer is yes. See, turnover calculation is different. Whether you are eligible to take composition scheme or not, that is different. And then once you take और फिर उसके बाद आप अगर ये करते हो, then you are violating a condition. You need to shift to regular scheme. तो ये चीज ध्यान में रखना. B, manufacturer of specified products. Important word is manufacturer. If you are a manufacturer of specified products, then in that case you will not get composition scheme. What are these specified products, sir? Pan masala. Trader allowed, manufacturer is not allowed. Tobacco, ice cream, and when they say ice cream, it also includes any kind of see, basically supply of ice will also get covered. Ice cream, aerated water, Pepsi, Coca-Cola, and then bricks and tiles. Now, which bricks and tiles are covered, sir? Bricks. It could be fly ash bricks or aggregates. Those are gray color bricks, and it can contain 90% or more. That's fine. All are covered. Bricks of fossil meals. These are leftover bricks. Then you have building bricks or silios earth. So any kind. And tiles will cover earthen or roofing tiles. So these are not eligible for composition scheme. Manufacturer. If you are a trader, then you are allowed, no problem at all. Then the third person is person engaged in supply of non-taxable goods or services. What is non-taxable goods or services? Those 7 products. Alcoholic liquor for human consumption, undenatured extra neutral alcohol for manufacture of alcoholic liquor for human consumption, 5 petroleum products, not eligible. You can do exempt supply. See, exempt supply is a bigger term. Out of that, non-taxable supply is not allowed. Then, next one is casual taxable person and non-resident taxable person. And then you have
person engaged in supply of service through e-commerce operator required to collect tax, that is TCS, under section 52 of CGST Act. So if you are a person who is providing services through e-commerce operator, then you are not eligible. That also means if you are supplying goods through e-commerce operator, then you are eligible for composition scheme. So this is how the scheme basically works. Now, the last discussion in this is, how does this work? Say suppose I start my business as a CA. Then I am eligible for 10-2A because 10-1 and 10-2 services is restricted up to 10%. Restaurant is unlimited, but services other than restaurant should be only up to 10%. So say suppose I start my business. First 20 lakh. First 20 lakh I can take the relief which is available for not registering. One second. Okay. Now, so I started my business. So first 20 lakh, no need to register. Next 30 lakh, that is 20 plus 30 up to 50. I am eligible for composition scheme under section 10-2A. And once I cross 50 lakh in that financial year, shift to regular scheme, because here onwards I will have to pay full tax. So basically here no tax, here lower tax, and here full tax. The same way we can do it for 10-1 and 10-2. So 10-1 and 10-2, first 40 lakh, no need to register. 40 lakh to 1.5 crore, that is next 1 crore 10 lakh, I can opt for composition scheme, then shift to regular scheme. Now this is when you start business. Thereafter, anyways, you check every year on a continuous basis. So if you are not liable to register, don't register at all. But sir, can I take voluntary registration? That is your choice. Normally people don't take voluntary composition registration, because in composition scheme you don't get ITC, and the purpose of taking voluntary registration is to avail ITC. So normally people take voluntary registration regular scheme. Normally people don't take voluntary registration composition scheme. But sir, can they take it? Yes. Voluntary registration is anytime allowed. So this is what we discussed in composition scheme. First we saw the difference between 10-1 and 10-2, where we made this table. Who can avail? How does that work? Then we moved on to some common points, and then we spoke about all the restrictions. And then I showed you how does the scheme actually work. Clear? Yes? Okay. Okay. Now let's talk about exemptions. Exemptions, I will take you through most of the entries. We will not be writing much in this, but we will be going through all the entries in detail. The aim of revising exemption is that when now you read any entry, you should be able to understand the gist behind that. वो aim रहेगा हम लोग का. Exemption section 11 of CGST Act provides that there can be a general exemption
or there can be a special exemption. General exemption comes from a notification, while special exemption comes from a order which is only given in exceptional circumstances. Then exemption can be for whole of GST or it can be for part of GST. Exemption can be conditional or it can be unconditional. If it's an unconditional exemption, then it is mandatory to follow it. You don't have an option to say no for an unconditional exemption because it's an absolute exemption. Then the next discussion is regarding explanation. If any explanation is inserted within 1 year, then it may have a retrospective effect. If it is inserted after 1 year, then it will have a prospective effect and not a retrospective effect. So retrospective effect is available only when it is after within 1 year. Then they have added a new provision, section 11A. What is this section 11A? Because of a general practice in the entire industry or a particular industry that there is a non-levy or there is a short levy, then government can waive off that non-levy and short levy, meaning any short paid tax or not paid tax will be waived off because the entire industry has not paid it. Now if a demand is raised on the entire industry, then demand plus interest plus penalty would become very high. That's why if there is a short levy or a non-levy and it is because of a general practice in the entire industry, then government has now got a special power that they can waive it off by a notification. अभी तक कोई notification आया नहीं है. Obviously both of these things are on the recommendation of GST Council. As of now nothing is given in any notification regarding this particular point. ठीक है. अब हम बात करेंगे सेक्टर्स का. पहला सेक्टर है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब हम लोग we are entering the world of exemptions and we are only going to read service related exemption क्योंकि goods related exemption तो आपके सिलेबस में है नहीं. तो जब हम सर्विस रिलेटेड एग्जाम्शंस का बात करते हैं तो पहले याद रखिए हम एग्जाम्शंस पढ़ रहे हैं, मतलब एक लिमिटेड लिस्ट पढ़ रहे हैं. जो भी एग्जाम्शन में नहीं आता है दैट इज टैक्सेबल. सो वेन एवर यू रीड एग्जाम्शंस, जो भी एग्जाम्शन आप देखते हो कि ये एंट्री तो मेरा पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, दैट मीन्स इट इज टैक्सेबल. तो ये याद रखिएगा, एनीथिंग विच इज नॉट एग्जेम्प्ट इज टैक्सेबल. अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना 3 बेसिक एग्जाम्शंस है, मतलब ये 3 एग्जाम्शन छोड़ के बाकी सब टैक्सेबल है. क्या क्या है सर इसमें? पहला है वेकेंट लैंड गिवन फॉर एग्रीकल्चर. सो रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को डिफाइन किया है, हाँ, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर एक्सेट्रा. तो अगर वेकेंट लैंड आप एग्रीकल्चर के लिए रेंट पे देते हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी किसी पर्पस के लिए देते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. सेकेंड, अगर आप residential dwelling is given for residential use, residential dwelling for residential use, then it will enjoy a exemption. और यहाँ लिखा हुआ है except when given to a registered person, because if it is given to a registered person then in that case it will be taxable. So अगर आप unregistered person को residential house for residential purpose देते हो तो वो exempt होगा. exemption में जब भी except आ गया that means it will become taxable. एक कोई भी रेसिडेंशियल हाउस अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. जैसे कोई घर आपने जेके शाह क्लासेस को दिया, देन जेके शाह क्लासेस विल हैव टू पे टैक्स अंडर आरसीएम. या कोई घर मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसको दिया तो इट विल बी टैक्सेबल. फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया दैट इफ इट इज गिवन टू अ सोल प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज in his personal capacity, then in that case it will be
exempt, then GST will not be applicable. फिर और एक explanation insert किया कि this entry will not be applicable to hostel, PG और लाइक अकोमोडेशंस। फिर हॉस्टल पीजी वाले गुस्सा हो गए, बोले कि हम लोग के लिए कुछ एग्जम्पशन तो दो, ऐसे कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट देन गॉट अ एग्जम्पशन स्पेसिफिकली फॉर हॉस्टल पीजी, और वो एग्जम्पशन क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अकोमोडेशन, अब ये ना अकोमोडेशन लिखा हुआ है, किसी भी तरह का अकोमोडेशन हो सकता है, वेयर मिनिमम 90 डेज का स्टे है and the rent is up to 20,000 per month per member, then in that case it will enjoy an exemption. That means if the limit is not met, then in that case it will be fully taxable. तो ये तीन exemption है when it comes to renting of immovable property. बाकी इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दोगे तो whether GST will be applicable, the answer is yes. Like shops given on rent, religious place given on rent, all that will be liable to GST. Coming to the second entry, second sector is hiring. Hiring, we are going to discuss three exemptions. One is a bus given on hire to a state transport undertaking. The law says motor vehicle designed to carry more than 12 passengers excluding driver given to a state transport undertaking enjoys an exemption. Then a goods vehicle given to a GTA and electric bus given to a local authority. These three enjoy a exemption. What are we talking about? Renting or hiring of goods. बाकी और कोई भी चीज का रेंटिंग और हायरिंग करेंगे, then in that case it will become taxable. Fair enough. This was about hiring. और एक exemption है which is related to education that we will discuss with education entry. Third point is construction. Construction services. See, construction services are generally taxable. However, three exemptions are available even for construction industry. First one is pure labor contract. Pradhan Mantri Awas Yojana enjoys a complete exemption. No GST, sir. No GST at all. Then you have housing for all. And beneficiary-led individual houses, pure labor contract will enjoy an exemption. And it can be repair, maintenance, renovation, original works, anything. Second one is again pure labor contract, but this is only original works. That means only labor contract, no supply of goods, but this is only for original works. Repair nahi chalega. And it is for a single residential unit. Except as part of a complex. It should not be part of a complex and it should be a single residential unit. Then it enjoys a exemption. Then the third one is creating infrastructure for electricity to reach farmland. So basically electric poles and wires so that electricity can reach the farmland, that will also enjoy a exemption. So these are the three exemptions. If you notice, this one does not have pure labor contract. So even works contract will also be exempt. But the first two only talk about pure labor. First one is very wide, repair, maintenance, renovation is also covered. Second one only covers original works,
It does not cover everything. And except as part of a complex, that means if it is a flat type structure, then no exemption. It should be a bungalow structure, then exemption will be available. Then fourth, let's talk about education industry. See, first you should understand what is a education institute. Education institute has three parts. First part is preschool and up to higher secondary. This is the first part. Then you have education as part of a curriculum to obtain a qualification recognized by law. So this will cover BCom, MCom, everything. And any course which is approved by NCVET or SCVT, vocational training or vocational education training. So NCVT is National Council for Vocational Education Training. SCVT is State Council for Vocational Training. If you become a education institute, then any service by education institute to student, staff, faculty enjoys a exemption. And the institute, that is government, has clarified very clearly that conduct of entrance exam is also exempt, plus any national testing agency or any board by government is also education institute for the limited purpose of conduct of examination, which is entrance examination. What about CBSE, ICSE, state boards? Are they also education institutes? The answer is yes. They are also education institute for limited purpose of conduct of examination. But sir, what about other services which they give? Other services will be taxable. Then affiliation service provided to government schools also enjoys a exemption. But if affiliation is given to private schools, then in that case it will be taxable. Now coming to two education institute. These are services taken by a education institute. First one, admission or examination. See, admission or examination service is exempt for all the three category of education institute. There are three categories now. All the three get the exemption. But when it comes to transportation, catering, housekeeping, and security service, then the exemption is available only for category 1 education institute. And remember, housekeeping and security should be within that education institute. Within the education institute. Transportation catering can be anywhere. And last one is subscription to online education journal. This is exempt only for category 2 education institute. For everyone else, it is taxable. So first of all, this is how to and by education institute looks. Clear? Now, then the law also provides this relief. Say suppose there is a school
who is providing transportation to student, staff, faculty. Anyways, it is exempt. Now, when a driver is providing transportation, this is also exempt because it is being provided to a school category 1 education institute. Now, when driver takes a bus on hire from a owner of the bus, then this bus on hire है ना, ये भी exempt है. Is it, sir? Yes. For say suppose the same thing we do to degree college. Degree college, first one will be exempt. Next two will be taxable because by education institute enjoys a exemption, but to education institute is taxable. So bus will also be taxable, driver giving services will also be taxable. See the differentiation very carefully. This will help you to crack education entry for sure. But you need to be very strong with this particular discussion. उसके बाद let's now talk about government related services. Now government related services, see, first is services provided to government. To government is generally taxable. But sir, are there exemptions? Yes, there are exemptions. Ration shop, earning commission or margin, that is exempt. And if it's a 243G or 243W function where it is only service, or composite where goods element does not exceed 25% of the total contract size, then it is exempt. Sir, what about functions provided to government authority? To government authority, specific functions like water supply, sanitation, public health, slum improvement, all these will enjoy an exemption. Otherwise, it will be taxable. Then let's talk about by government, which is very, very critical. Now, by government is where government is providing services to Mr. A. This is by government. By government is generally exempt. And when I say government here, we are also talking about local authority. So by government is generally exempt. So government generally does not collect tax and pay it. But there are four sectors which are taxable. Which are these four sectors, sir? फर्स्ट वन, ये फर्स्ट लिम, पहला पार्ट इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज. So Department of Post and Indian Railways providing any service is taxable. But Indian Railways, when it provides cloakroom to individuals or platform ticket to individuals, battery operated car to individuals, all these services along with waiting room services that enjoy a exemption. Plus, Department of Post less than 10 grams envelopes
less than 10 grams exempt. Cloakroom, waiting room, platform ticket, all these also enjoy a exemption. Platform ticket is also exempt, sir. Yeah, all these enjoy a exemption. No GST applicable. Otherwise, everything else is taxable. Then the second one is service in relation to transportation of goods or passengers. Transportation of goods or passengers related service, this is also taxable. Then service in relation to aircraft or vessel, whether inside or outside the precincts of airport or port. So any service in relation to airport or port, that is also taxable. Last one is any service to business entity. Now see, I said you four services are taxable. First three are specific and all three are taxable under forward charge. But if you see the last one is any service to business entity, which is very wide because इसमें क्या लिखा हुआ है, any लिखा हुआ है, तो any तो बहुत wide हो जाता है. Any service to business entity is very wide and इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने पहले तो टैक्सेबल रखा है आरसीएम में, और ये एनी इतना वाइड था कि गवर्नमेंट gave lot of exemptions for small services. ये क्यों दिया गवर्नमेंट ने? बिकॉज ऑफ द वर्ड एनी इन फोर्थ लिम्ब. जो फोर्थ लिम्ब में ऊपर एनी दिखाई दे रहा है ना, उसके कारण गवर्नमेंट ने और बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए, क्योंकि वो एनी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. बहुत सारे सर्विसेज लायबल हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड एनी. कैसे एग्जेम्पशंस दिया सर गवर्नमेंट ने कहा अप टू 5,000 rupees will enjoy an exemption. PFY turnover below registration limit will enjoy a exemption. One government or local authority to another government or local authority will enjoy an exemption. But these three will not be applicable to first three limbs because these three were for the fourth limb. As it was for the fourth limb, these three are not applicable for first three limbs. So be very careful on this. Then गवर्नमेंट को लगा और थोड़े एग्जेम्पशंस देने चाहिए. इंडिविजुअल फार्मर्स का लैंड एलोकेशन जो होता है, फिर पासपोर्ट, वीजा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट. Then when we talk about guarantee commission which is charged by government, that is exempt. Then long term lease, 30 years or more ka long term lease where state government industrial development corporation is giving it, or a person who is ओनिंग मोर 20% और मोर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो एंटिटी भी दे रहा है लॉन्ग टर्म लीज, दैट इज 30 years. ओके, सो 30 years और मोर का लॉन्ग टर्म लीज और अपफ्रंट अमाउंट, उसमें अपफ्रंट अमाउंट enjoys a exemption. Then
एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो रॉयल्टी कलेक्ट करता है ना, उस पे भी नहीं लगता है, बिकॉज माइनिंग लीज होल्डर हैज ऑलरेडी पेड जीएसटी। बट अगर शॉर्टफॉल होता है जिसपे माइनिंग लीज होल्डर ने नहीं भरा है, तो फिर एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इट। देन स्टेट परमिट, जो हम लोग बेसिकली गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, फॉर गुड्स कैरेज, आपने नेशनल परमिट लिखा हुआ देखा होगा। यस, दैट ऑल्सो enjoys a exemption, there is no GST applicable। फिर आरटीआई से राइट टू इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन मिलता है उस पे भी नहीं लगता है। टोटल प्रीमियम of a insurance policy, if it is paid by government, then in that case on that amount also GST will not be applicable। So government has given a lot of exemption to itself when it comes to they providing services। ये सब क्यों किया? Because of this one word any, which is here। बाकी ये अगर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, देन इन दैट केस द रेसिपिएंट विल हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन से लिम में? फोर्थ लिम में। फर्स्ट थ्री लिम्स तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ओनली द लास्ट लिम इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। Then let's talk about transportation of, पहले गुड्स का बात कर लेते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रोड, रेल, एयर, वेसल, इनलैंड वाटरवेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनलैंड वाटरवेज प्लेन एग्जेम्पशन है, नो जीएसटी एप्लीकेबल। वेसल का सारा कुछ टैक्सेबल है। एयर का एक ही एग्जेम्पशन है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस चार्जेस पे ना ऑलरेडी वो कस्टम्स का पार्ट बन जाता है, तो उस पे कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी लग जाता है, विच हैज ए इनबिल्ट जीएसटी ऑल्सो। इसीलिए आउटसाइड इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन को एग्जेम्पशन है, बाकी सब टैक्सेबल है गुड्स के केस में। रेलवेज भी सारा टैक्सेबल है। रोड में इफ इट इज जीटीए or courier agency, then in that case it is taxable। other than GTA and courier agency, this is exempt। तो GTA, courier agency, courier taxable। GTA का सर, GTA का गवर्नमेंट ने और एक एग्जामिशन दिया, GTA टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। GTA to unregistered person other than specified person, then in that case it is exempt। वही GTA अगर unregistered person या specified person को अगर सर्विस देगा, then in that case it will be taxable। और RCM में हम देखेंगे taxable under RCM। फिर एक स्पेशल एग्जेम्पशन है जहां मिल्क, सॉल्ट, न्यूज़पेपर, मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर, फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर ये सब आप लेके जाते हो थ्रू रेल, जीटीए या वेसल, देन इन दैट केस ये सब एग्जेम्प्ट हो जाता। सो बी केयरफुल ऑफ दिस एंट्री, विच इज possible that they ask you this particular aspect of this
entry. So just be careful of this entry. Then the next one is transportation of passengers. Transportation of passengers. Let's talk about transportation of passengers. Now, transportation of passengers basically it's quite easy when it comes to say suppose एक एक vehicle का बात करते हैं बस बस स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर स्टेज कैरेज है तो स्टेज कैरेज में एसी तो टैक्सेबल हो जाता है नॉन एसी एंजॉयज अ एग्जेम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में भी एसी तो टैक्सेबल होता है नॉन एसी इज exempt but if it is for tourism charter or hire then in that case it will be taxable तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना then when we talk about auto enjoys a exemption rail rail other than AC and first class is exempt मतलब ये दोनों will be taxable otherwise rail enjoys a exemption then aircraft economy class careful economy class aircraft starting or terminating in northeastern states enjoys a exemption but careful we are talking about transportation of passenger what about this service of booking a ticket that will be taxable because यहाँ खाली flight travel का बात कर रहा है जो इंडिगो या स्पाइस जेट चार्ज करेंगे that will enjoy a exemption then when we talk about vessel vessel if it is used for public transport then in that case it will enjoy an exemption and public transport का मतलब है open for general public but if it is a cruise shikara जो uh, it is for fun activities or tourism then in that case it will be taxable then cabs if it is metered cab मीटर्ड कैप जिसमें स्टेट अप्रूव्ड मीटर लगा हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट होगा अदर देन दिस दैट इज रेडियो टैक्सी मतलब जहां ओला उबर का केस होता है वो सब टैक्सेबल हो जाएगा सर ऑटो बस या कैब अगर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ ऑटो बस कैब थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां 95 लगता है then in that case it will become taxable fair enough then what about tramway also enjoys a exemption but aerial tramway cable car ropeway ये टैक्सेबल हो जाता है बिकॉज इनको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है देन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में अगर कोई फ्लाइट जहां गवर्नमेंट इज पेइंग अ पार्ट ऑफ फेयर then government paying part of fare that will be exempt this is regional connectivity scheme airport में अगर जैसे दिल्ली शिमला का फ्लाइट है उसमें गवर्नमेंट ने 2000 रुपीज दे दिया तो वो 2000 जो गवर्नमेंट दे रहा है that will enjoy a exemption ये RCS क्या है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ताकि छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा सके दैट इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एंट्री ठीक है यस ओके सो दिस वाज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
See, we are not concerned with output because output is goods. We are not concerned about goods. We are concerned about services which is taken for agriculture, like cultivation, harvesting, supply of farm labor, ट्रांसपोर्टेशन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेल जीटीए वेसल से होगा तो इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. देन कमीशन एजेंट एंड कमीशन एजेंट एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, वो लोग भी कमीशन एजेंट ही होते हैं. देन यू हैव साइंटिफिक रिसर्च, then you have testing of soil, ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स. ये जितने भी सर्विसेज आप एग्रीकल्चर के लिए लेते हैं, ऑल दीज एंजॉय अ एग्जेम्पशन, बट इट शुड बी फॉर agriculture or agriculture produce. What is agriculture produce? Agriculture produce is the primary produce on which no processing or some processing, which is usually done by cultivator, and does not change essential characteristic, does not change essential characteristic of the produce. Then in that case you call it as agriculture produce. So rice is not a agriculture produce, but there is a exemption for rice. Keep packing, loading, unloading, warehousing of rice is exempt. प्लस स्टोरेज या वेयरहाउसिंग का और एग्जेम्पशन भी मिलता है, जैसे कि सर सी स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे बैम्बो वगैरह जो ग्रो होता है अपने आप ही, दिस ऑल्सो एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. देन वैक्सिंग, pre-cooling, pre-conditioning, labeling of fruits and vegetables is also exempt. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे exemptions दे रखे हैं relating to agriculture. So need to be careful about all these exemptions. The next sector which we are going to deal with is healthcare service. अभी देखो हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है. हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय थ्री पीपल एंजॉयज एन एक्सेप्शन. कौन थ्री पीपल है? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, authorized medical practitioner, clinical establishment, and paramedics. अगर ये तीन लोग प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर सर्विस, देन इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन.
सी हेल्थ केयर सर्विस का एग्जेम्प्ट नहीं है, ये तीन लोग अगर हेल्थ केयर सर्विस देंगे देन इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन। और हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है? डायग्नोसिस, treatment care, and diagnosis treatment care is very wide, which will not cover cosmetic and plastic surgery. कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ना अगर नेसेसिटी हुआ देन इट इज exempt, बट अगर लग्जरी हुआ देन इट इज टैक्सेबल। एम्बुलेंस सर्विस सर, ambulance service provided by any person enjoys a complete exemption. No GST, sir. No GST on ambulance service. Then, what about veterinary clinic for birds and animals? So, veterinary clinic for birds and animals also enjoys a exemption. No GST at all on veterinary clinic. Then, room charges. Now, room charges, if it is more than 5,000 per day, then it is taxable. But if it is ICU, CCU, NICU, or ICCU, then in that case, कितना भी रूम चार्जेस रहे उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। Then food supplied to inpatient enjoys a exemption because it is authorized by doctor, and if it is to outpatient या और किसी को फूड सप्लाई कर रहे हैं then in that case it will become taxable. रूम चार्जेस का थोड़ा ध्यान रखना, फूड सप्लाइड टू इनपेशेंट या आउटपेशेंट क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका ध्यान रखना, बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग दिस अगेन एंड अगेन. So this was about healthcare sector. Then let's talk about charity. See, first of all, charity का जब भी हम लोग बात करेंगे ना, we are talking about a charitable trust which is registered under section 12AA or 12AB of Income Tax Act 1961. With charitable trust, see any service by charitable trust. If it is for charitable activities, then in that case, it enjoys a exemption. If it is to charitable trust, then there is no exemption. Everything is taxable. तो टू चैरिटेबल ट्रस्ट का तो एग्जामेशन देना ही मत. बाई चैरिटेबल ट्रस्ट चार एग्जामेशन मिलता है. पहला है पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ, अब ये पब्लिक हेल्थ क्या चीज का बात कर रहा है? पब्लिक हेल्थ इन रिलेशन टू केयर और काउंसलिंग. क्या चीज का केयर और काउंसलिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट केयर और काउंसलिंग फॉर नार्कोटिक्स, ड्रग्स, वो जो नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, HIV केसेस, फैमिली प्लानिंग, वो सब पब्लिक हेल्थ. देन advancement of religion, spirituality, yoga. All babas covered: religion baba, spiritual baba, yoga baba. Everyone will get the exemption. Then the third one is education to orphaned, homeless children or person aged more than 65 years in rural area, उनके लिए. And last one is preservation of environment, including wildlife, that also enjoys a exemption. तो ये चार एक्टिविटीज के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगा. फिर सर और कुछ है क्या इसमें? हाँ है ना. ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम चार्जिंग अप
to 25,000 per month per member also enjoys a exemption. Then any membership fee of Section 8 company or a non-profit organization, if it is up to 1,000 per year, that is also exempt. Then जो religious place होता है, देखो religious place is also normally registered under 12AA 12AB, तो पहले तो उनका 12AA 12AB होना जरूरी है. फिर if they conduct religious ceremony, that is panditji fees, all that is exempt. Rooms, halls, and shops. Rooms, if this is let out for 1,000 or more per day, then in that case it will become taxable. Halls, 10,000 or more per day, then it will become taxable, because these are entries where exactly that amount will be taxable. Otherwise, there is no such entry where exactly that amount will be taxable. Shops, 10,000 or more per month, then in that case it will be taxable. मतलब इसके नीचे रहेगा, then in that case it will enjoy a exemption. फिर see, when we talk about spirituality, yoga, तो समर कैंप वगैरह याद आता है. भी आर्ट्स और कल्चर का कोई ट्रेनिंग दे रहा है एंड इट इज फॉर recreational activity, then if it is given by a individual, then it is exempt. बाकी कोई देगा तो taxable. And sports का it should be section 12AA or 12AB entity, then in that case it will enjoy a exemption. Other than this, exemption will not be available. सर स्पोर्ट्स अगर इंडिविजुअल दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज ये ट्रेनिंग एंड कोचिंग खाली इतना ही exempt है. एनीवन एल्स गिविंग इट विल बी टैक्सेबल. फिर रिहैब प्रोफेशनल्स, वो रिहैब सेंटर्स का बात किए थे ना, तो रिहैब प्रोफेशनल्स गिविंग एनी सर्विस इज ऑल्सो exempt under GST when they give it to rehabilitation centers, schools, government, or any 12AA entities, or 12AB entities, then it enjoys a exemption. So this was about charity. Then let's talk about financial sector. See, financial sector, basically when we talk about interest, any interest on loans, deposit, advances is exempt. But if it is credit card interest, see, credit card interest will be taxable. And sir, what about bill discounting discount? Bill discounting discount also enjoys a exemption. What about processing fee, documentation fee, documentation charges, all this is taxable. Then exchange of foreign currency amongst banks and authorized dealers enjoys an exemption. But when they exchange it with general public, then in that case, that transaction will become taxable. Where any charges under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, that is basic saving bank deposit account, so those charges will be exempt. Then swiping a card up to 2,000 rupees,
then the charges on that is also exempted, because when you swipe a card na, that person charges, the bank charges the merchant, that is seller, that charges up to 2000 rupees. There will be 1 or 2% fee. That 1 or 2% fee or charge, that is exempt from GST. Clear? Okay. Then business facilitator, providing service to bank. Business correspondent, providing service to bank. Agent of business facilitator slash business correspondent to business facilitator or business correspondent. These two entries are exempt if it is for rural area. Sir, if it is for urban area, if it is for urban area, then in that case it will be taxable, because the exemption is only for rural area. And after this, we enter into miscellaneous exemptions. Now, miscellaneous exemptions, you have a lot of exemptions. We will discuss the most important ones. Toll charges. Access to a road or bridge, exempt. Transmission and distribution of electricity and meter change charges, duplicate bill charges by transmission or distribution utilities enjoys a exemption. Then talking about advocate. Advocate providing service to you. You meaning other than business entity. Exempt. You all are future business entities ना, अभी तो other than business entities तो exempt. To a business entity whose preceding financial year turnover does not exceed registration limit, that is also exempt. One advocate to another advocate is also exempt. Then to other business entities, PFY turnover more than registration limit, then taxable under RCM. Now, this advocate also covers firm of advocates. Now, they excluded one thing. They excluded senior advocate from this. And then they added an entry for senior advocate also. First, they excluded senior advocate here, other than senior advocate. And then they added senior advocate entry saying that senior advocate providing to you exempt. Senior advocate, so Mr. A, whose last year turnover is below registration limit, for example 19 lakh, exempt. Okay. Then senior advocate to, say suppose Reliance Industries, whose PFY turnover is more than registration limit. Then in that case, it will be taxable under RCM. So this is how senior advocate was done. Now, while writing this, they did not give the exemption from senior advocate to advocate, which would again depend on receiving person's last year turnover. The person who is receiving the service, if his last year turnover is below registration limit, exempt. More than registration limit, the recipient will have to pay tax under reverse charge mechanism. Then there are entries relating to player, umpire, referee, team manager, coach, providing service to a
A recognized sports body enjoys a exemption. Between two recognized sports body is also exempt from GST. So government has given good exemptions relating to each and every sector. Then let's talk about classical or folk. If the artist is charging up to 1.5 lakhs plus not a brand ambassador, then in that case it is exempt. Then entry fee for up to 500 rupees, that enjoys an exemption. Which are these events, sir? Dance, circus, award function, pageant. Then you have recognized sporting event, other than recognized sporting event. All these up to 500 will enjoy an exemption. Then museum, zoo, wildlife sanctuary, tiger reserve, national park, ancient monuments, any amount enjoys a complete exemption. Then you have insurance policies. प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, अटल पेंशन बीमा योजना. Then you have life micro insurance up to 2 lakh rupees. All reinsurance of all this is exempt. Hut insurance, cattle insurance, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana. Then you have Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Employee Provident Fund Organization, Employee State Insurance Corporation of India, Army, Navy, Air Force, Group Insurance Scheme. All these enjoy a complete exemption. Artificial insemination of livestock exempt. Business exhibition held outside India exempt. Very important entry. Business exhibition and transfer of a going concern. If you sell a running business, that is exempt. And business exhibition outside India, just to encourage business exhibitions outside India, exempt. Artificial insemination of livestock other than horses, that is also exempt. Incubation center, if your last year turnover does not exceed 50 lakh and in the current year also it does not exceed 50 lakh, first 3 years you get the exemption as an incubatee. What is an incubatee? An entrepreneur who is registered with the science and technology entrepreneurship part, or he is basically trying to develop a high tech product. Then if you develop that high tech product in technology business incubation or science and technology and entrepreneurship park step, then in that case you enjoy a exemption for first 3 years. So this were the exemptions which were applicable for your examination. Practice this very well. I would recommend you to pause the video, see all the exemptions once, and then only continue the video. Okay, now let's talk about reverse charge mechanism and e-commerce operator. Now, RCM is under 9.3 and 9.4, while e-commerce operator liable to pay tax
as if he is the supplier gets covered under section 9(5). now first we will start with 9(3), उसके बाद हम 9(4) पे जाएंगे and finally we will close with 9(5). 9(3) में सप्लायर रेसिपिएंट, जो भी हम लोग रेसिपिएंट कॉलम में लिखेंगे दैट पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स इन ऑल दीज केसेस. नाउ रेसिपिएंट हैज टू बी इन द टैक्सेबल टेरिटरी. दैट मीन्स if he is outside India, then there is no question of this reverse charge mechanism applicability. And in all these cases जो भी रेसिपिएंट कॉलम में लिखा हुआ है उसको टैक्स भरना है. अब ये याद रखना कि अगर रेसिपिएंट कॉलम में कुछ है और that is not getting satisfied, then in that case it will be a case of forward charge. So anything which is not RCM is forward charge. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स लगेगा ही. फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स तभी लगेगा when a person is a taxable person. And who is a taxable person? Taxable person is a person who is liable to register और ही इज रजिस्टर्ड. तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा. अगर वो लायबल टू रजिस्टर है तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में. बट आरसीएम में ना कभी कभी यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना कि कोई भी चीज आरसीएम में नहीं आएगा, then in that case if it is not RCM then it will be covered under forward charge. But every forward charge case does not mean supplier has to pay the tax. Supplier should be liable to register or he is already registered, only then forward charge will be triggered. अब क्या क्या चीज RCM में covered है? Director of a body corporate प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट. एंड बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या कवर होता है? कंपनी एंड एलएलपी, ये दो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं. अब डायरेक्टर शुड बी इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, अदरवाइज आरसीएम विल नॉट बी ट्रिगर्ड. अगर पर्सनल कैपेसिटी में वो कोई सर्विस दे रहा है तो आरसीएम नहीं लगेगा. प्लस अगर उसको सैलरी मिल रहा है देन इट गेट्स कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट में अगर है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सप्लाई. अगर सप्लाई नहीं है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे लगेगा? देन ऑथर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिशर. एंड ऑथर क्या चीज का बात कर रहे हैं? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. देन इन दैट केस if there is a temporary transfer of intellectual property right, author to publisher will be liable to pay tax. But there is a option available, option for forward charge. But if he chooses option for forward charge, he cannot change it for one year from the date of exercising the option. ठीक है? Then you have music composer एंड फोटोग्राफर. अब यहाँ रेसिपिएंट कौन कौन है? म्यूजिक कंपनी एंड प्रोड्यूसर. देन इन दैट केस म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. यहाँ ऑप्शन नहीं है, याद रखना. ऑप्शन खाली 3 सेक्टर को ही मिलता है. फर्स्ट सेक्टर इज ऑथर, दूसरा जीटीए, तीसरा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसका हम बात करेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. अब देखना, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बोला है, सप्लायर स्टेटस इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट द रेसिपिएंट शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन. देन यू हैव रेंटिंग ऑफ अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी. अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग प्रोवाइडेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन. ध्यान से देखना, दैट मीन्स सप्लायर हैज टू बी अनरजिस्टर्ड पर्सन, तभी ये ट्रिगर होगा. एंड रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर.
दैट मीन्स अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ये अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो ही जगह है, एक रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट इज अदर देन रेसिडेंशियल dwelling, दूसरा सिक्योरिटी सर्विस। ये इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स याद रखना, दैट इज वेयर इंस्टीट्यूट ट्राइज टू टेस्ट मैक्सिमम। देन सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस में provided by other than body corporate, that means the provider is other than body corporate, body corporate होने से फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। एंड अगर वही याद रखना, बॉडी कॉर्पोरेट अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो फिर तो उसको टैक्स पे नहीं करना है, बिकॉज लायबल टू रजिस्टर होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन हियर द लॉस इज रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो ये जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तीन ही सर्विसेज में, सिक्योरिटी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, स्पॉन्सरशिप सर्विस। देन द नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को, तभी आरसीएम लगेगा, नहीं तो आरसीएम नहीं लगेगा। देन यू हैव ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की ओवरसीइंग कमिटी which tries to catch future financial fraud people who will run away with loans unpaid। तो उनको पकड़ने के लिए ओवरसीइंग कमिटी बनाया, ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई टू आरबीआई, आरबीआई will pay the tax under reverse charge mechanism। Then you have any service provided by government, local authority to business entity। तो इसमें बिजनेस एंटिटी विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। अब याद रखना, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट थ्री लिम्स एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट थ्री लिम्स क्या है सर? फर्स्ट थ्री लिम्स आपको याद है कि हम लोग ने एग्जेम्पशन में देखा था गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज। थ्री लिम्स क्या हुए? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज, मतलब इंडियन रेलवेज और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फॉरवर्ड चार्ज आएगा। देन एयरक्राफ्ट और वेसल रिलेटेड सर्विसेज था, एंड द लास्ट वन वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तो ये तीन लिम में फॉरवर्ड चार्ज आता है, इसीलिए इनको एक्सक्लूड किया है ये आई वाले एंट्री से। देन ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना फिर गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, पर इसमें ना यहाँ गवर्नमेंट ने लिखा रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज का केस हो जाएगा, और अगर सामने वाला दैट इज रेसिपिएंट इज अदर देन बिजनेस एंटिटी, तब तो वो नॉर्मल एग्जेम्पशन में कवर हो जाता है, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सर पर बिजनेस एंटिटी क्यों नहीं कवर होता है अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा एग्जेम्पशन में? क्योंकि वो फोर्थ लिम जो है ना, वो कहता है एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। हाँ, पर वो बिजनेस एंटिटी के यहाँ एक्सक्लूड किया है, यहाँ एक्सक्लूड करने के बाद जे एंट्री में ऐड कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा देन फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो वो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, इसका ध्यान रखना। देन द नेक्स्ट एंट्री इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल
डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, पैसेंजर व्हीकल होना चाहिए, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, प्रोवाइडेड बाय other than body corporate, provided by other than body corporate to a body corporate। ये देखना है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है। एंड नॉट पेइंग टैक्स एट 12% प्लस फ्यूएल चार्जेस इंक्लूडेड, फ्यूएल चार्जेस बिल में इंक्लूडेड होना चाहिए। एंड ही इज नॉट पेइंग टैक्स अंडर 12%, क्योंकि अगर वो खुद 12% पे कर रहा है तो आरसीएम नहीं लगेगा। प्लस ये कॉम्बिनेशन बीट होना चाहिए, ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ये बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। जनरली ना इंस्टीट्यूट ट्राइज टू टेस्ट यू इन दिस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वाला, तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहना। देन जीटीए, जीटीए प्रोवाइडिंग सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन कॉमा स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन आपको पता है, स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आता है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म आता है, फिर बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब आते हैं स्पेसिफाइड पर्सन में। तो जीटीए अगर रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहा है तो अगेन रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन, और यहाँ लिखा हुआ है नॉट एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, केयरफुल। मतलब अगर जीटीए चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकते हैं। अभी 3 सेक्टर को ऑप्शन है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जीटीए, और ऊपर एक और लिख चुके थे, कौन सा था वो, ऑथर। ये जीटीए को है, यहाँ है। एंड जीटीए एक फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं कर सकता है, और ये लोग 1 ईयर के लिए चेंज नहीं कर सकते, कौन, ऑथर। ये 3 ही सेक्टर में ऑप्शन है, सो केयरफुल अबाउट दीज 3, ऑथर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड जीटीए। ठीक है सर। उसके बाद रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू banks and NBFCs. Then arbitral tribunal, arbitral tribunal providing service to बिजनेस एंटिटी। बट याद रखना, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का लास्ट ईयर टर्नओवर बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट रहा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, जैसे एडवोकेट की सर्विस को एग्जेम्पशन मिलता है। फिर एडवोकेट स्लैश सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, और ये लीगल सर्विस किसको दे रहे हैं सर, वापस यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी। देन स्पॉन्सरशिप सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, थोड़ा चेंज हुआ है इसमें। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। तो सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एंड रेसिपिएंट या तो पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट है। देखो एलएलपी ना पार्टनरशिप फर्म में भी कवर होता है, बॉडी कॉर्पोरेट में भी कवर होता है। तो जहां पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ है उसमें भी एलएलपी आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है उसमें भी एलएलपी आएगा। केयरफुल अबाउट दिस। तो 3 सेक्टर है जहां अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है। कौन से 3 सेक्टर है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, सिक्योरिटी,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब ये 3 सेक्टर में अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ देन नो आरसीएम। ओके, देन पर्सन located in non-taxable territory, और यहां लिखेंगे पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। दैट मीन्स आउटसाइड इंडिया से आउट इंडिया में कोई सर्विस आ रहा है तो पर्सन इन इंडिया हैज टू पे टैक्स। उसके बाद इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये कौन होते हैं? जो बेसिकली individual direct selling agent providing services to banks or NBFCs. तो banks और NBFCs will have to pay the tax under reverse charge mechanism. But अगर body corporate हुआ then in that case reverse charge mechanism will not apply, because be very careful, the supplier has to be an individual direct selling agent, तभी इसका implication आएगा. Then you have finance, lender of securities, to borrower of securities. So lender of securities providing services to borrower of securities. Borrower of securities will have to pay tax under reverse charge mechanism. जो lending fee रहता है उस lending fee पे borrower will pay the tax under reverse charge mechanism. Then you have business facilitator. Business facilitator providing services to banks. Then banks will have to pay tax under RCM. बट याद रखना ये खाली अर्बन एरिया में ही होगा, बिकॉज रूरल एरिया का तो एग्जेम्पशन मिल जाता है. Then you have agent of business correspondent, and this agent of business correspondent is providing services to a business correspondent. Then business correspondent will have to pay tax under reverse charge mechanism. यहाँ भी याद रखना, it has to be in urban area. If it is in rural area, then in that case this entry is also exempt. So these are the entries which are covered under reverse charge mechanism 9(3). अब we'll just make a small story ताकि ये सारा चीज हम लोग को याद रहे. Now see this very carefully. See, पहला चीज, when we talk about reverse charge mechanism, we are dealing with all the possible cases. अब मेरा एक दोस्त है Mr. A. Now Mr. A was a director in a music company. तो he was a director in music company, तो कभी कभी बुक्स भी लिखता था. अब उसको डायरेक्टर बना दिया म्यूजिक कंपनी में. कंपनी ने उसके लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी रेंट पे लिया, ताकि वो अपना एक्टिविटीज आराम से वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी से कर पाए. वन डे ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम टेररिस्ट सेइंग दैट आपको ऊपर पहुंचा देंगे. देन द कंपनी अरेंज फॉर सिक्योरिटी सर्विस एंड इंश्योरेंस एजेंट, ताकि उसको कोई हार्म नहीं हो, और अगर हो भी जाए तो इंश्योरेंस के पैसे आ जाए. देन दे टुक हेल्प फ्रॉम आरबीआई एंड गवर्नमेंट, क्योंकि फॉरेन करेंसी चाहिए था टेररिस्ट को, बिटकॉइन चाहिए था, तो आरबीआई और गवर्नमेंट का मदद लिया. वो इतना डरा हुआ था ना मिस्टर ए, दैट ही यूज्ड टू गो इन अ मोटर व्हीकल, रेंटेड मोटर व्हीकल में जाता था, और कभी कभी तो जीटीए के ट्रक में छुप के चले जाता था. वन डे ही वॉज किल्ड बाय अ रिकवरी एजेंट. कंपनी फाइल्ड अ केस इन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद द हेल्प ऑफ एडवोकेट, बट कुछ नहीं हुआ. फाइनली दे स्पॉन्सर्ड एन इवेंट आउटसाइड इंडिया इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर ए, और उसके बाद वो ये 4 एक्टिविटीज भी करना शुरू कर दिया. पर सर वो डेड ना. हाँ बट ठीक है, ये जस्ट अ स्टोरी सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो पहला क्या था? मिस्टर ए बिकेम अ डायरेक्टर इन अ म्यूजिक कंपनी and he used to also write books. The company arranged for residential
property on rent and also commercial property on rent. Took security service and insurance agent services. फिर हमने आरबीआई और गवर्नमेंट का मदद लिया. He used to travel in a rented motor vehicle and sometimes hide in a truck and go home. Then one day he received a call and recovery agent killed him. Arbitral tribunal का help लिया, advocate का help लिया. Finally, they sponsored an event outside India in the memory of Mr. A. फिर individual direct selling agent, lender of securities, business facilitator and agent of business correspondent. ये चीज का ध्यान रखना. ठीक है. So these are the entries which are covered under RCM. अब एक चीज ध्यान में रखना कि whenever you talk about GTA एंड सिक्योरिटी सर्विस, जीटीए एंड सिक्योरिटी सर्विस में एक एक्सक्लूजन है दैट इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, जीटीए एंड सिक्योरिटी सर्विस, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी हु हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर TDS, देन इन दैट केस नो RCM. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन देर इज, जहां भी गवर्नमेंट लिखा हुआ है ना, दैट गवर्नमेंट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट, ट्राइब्यूनल. तो जहां भी इन एंट्रीज में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी इंक्लूड करेगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ट्रिब्यूनल ने प्रीमाइस में कुछ रेंट पे देगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा टैक्स, नॉट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. जीटीए के पास ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज पे करने का. दे कैन चूज इट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. ऑथर एक बार एक्सरसाइज करता है तो फॉर 1 ईयर ही कैन नॉट चेंज दैट ऑप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अच्छे से याद रखिएगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 9(4). देखिए 9(4) में सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है. अब दिस कवर्स ओनली रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब there are only few things which are covered in this. अभी क्या हुआ था ना, रियल एस्टेट सेक्टर में ना पहले फॉर अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग 12% GST लगता था टिल 31st March 2019. फ्रॉम 1/4/2019 द रेट वाज रिड्यूस्ड टू 5%. और अफोर्डेबल हाउसिंग में तो 8 लगता था, उसको 1% कर दिया था. तो रेट कम करने के साथ कंडीशन दिया दैट जो बिल्डर है ना, हु इज सेलिंग दिस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो बिल्डर को अपने परचेजेस पे आईटीसी नहीं मिलेगा. अब बताओ, अगर आप बिल्डर हो और आपको परचेजेस पे आईटीसी नहीं मिलेगा तो आप किससे परचेज करना पसंद करोगे, रजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड पर्सन से? सर अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो आई विल प्रिफर परचेजिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ताकि मेरा टैक्स बचे. अब इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 9(4) एक्टिवेट किया और गवर्नमेंट ने कहा कि एटलीस्ट 80% of input and input services to be purchased from registered person. If shortfall is there, then builder to pay tax under RCM 9(4) एंड करस्पॉन्डिंग 9(4) का 5(4) होता है IGST में. तो एटलीस्ट 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज शुड बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन. 75% परचेज कर रहे हो तो 5% ऑफ योर परचेजेस पे आपको RCM पे करना पड़ेगा. नाउ फिर गवर्नमेंट ने कहा सीमेंट
and capital goods only to be purchased from registered person. Otherwise, फिर वापस गवर्नमेंट ने लिखा builder to pay tax under RCM 94. That means as of today, only these two things are there under 94. और रियल एस्टेट सेक्टर को ये अप्लाई होता है, तो वो जब प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो उनको परचेजेस पे अपने आईटीसी नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सीमेंट और स्टील, cement and capital goods you have to purchase only from registered person, and input and input services at least 80% to be purchased from registered person. सीमेंट भी एक इनपुट ही है, तो पहले सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से पे किया है तो उस पे आरसीएम पे कर दो, फिर 80% चेक करो, अगर 80% मीट हो रहा है तो फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगर 80% फिर भी मीट नहीं हो रहा है तो आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा. Now coming to the last discussion, which is 9(5). सर 9(5) में क्या क्या नोटिफाइड है? पहली बात तो who has to pay tax? इको. For what? For notified services, and these notified services should be supplied through e-commerce operator. कैसे सप्लाई हो रहा है? थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई हो रहा है, तो इको को इस पे आरसीएम पे करना है या 9(5) में पे करना है. 9(5). नेवर मिक्स आरसीएम विद 9(5) बिकॉज आरसीएम में रेसिपिएंट इज लायबल, 9(5) में इको इज लायबल. इसको 9(5) ही बोलते हैं. अब इसमें टोटली 4 सर्विसेज नोटिफाइड है. पहला है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ड्राइवर है, यहाँ कस्टमर है एंड ओला उबर. सो गवर्नमेंट ने क्या कहा? इको हैज टू पे टैक्स एज इफ ही इज द सप्लायर. तो इसमें ना इको को ही टैक्स पे करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. क्या ड्राइवर पे कर सकता है सर? नहीं, ड्राइवर पे कर ही नहीं सकता है, इको को ही पे करना है. ड्राइवर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. और ये क्या चीज में अप्लाई होता है सर? ये अप्लाई होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल, बस एक ही एक्सक्लूजन है. मतलब ये एक्सक्लूजन वाला पॉइंट रहेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा. वो क्या एक्सक्लूजन है सर? ओमनी बस बाय अ कंपनी. याद रखना, कंपनी लिखा हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा हुआ है. कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. तो ये अच्छे से याद रखना दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में सब कुछ कवर होता है. ओमनी बस बाय अ कंपनी, ये जो है ये फॉरवर्ड चार्ज 9(1) में आएगा, ना कि 9(5) में आएगा. बराबर? ठीक है. सेकंड, सप्लायर, रेसिपिएंट, स्विगी. रेस्टोरेंट का बात करते हैं. रेस्टोरेंट में भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मैटर नहीं करता है. वेदर ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऑलवेज द ई-कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव टू पे द टैक्स. बट इसमें भी एक एक्सक्लूजन है. क्या एक्सक्लूजन है सर? रेस्टोरेंट इन अ स्पेसिफाइड प्रीमाइस. इफ रेस्टोरेंट is in a specified premise, then in that case it will be a case of forward charge. अब the question is, what is a specified premise? Specified premise, now specified premise Jan 2026 स्टैट्यूटरी अपडेट में ये अमेंडमेंट नहीं था, तो आप स्पेसिफाइड प्रीमाइस आपके लिए where any unit of accommodation is rented out for more than 7,500 per month declared tariff. This is the point. Declared tariff
more than 7,500 per month, सॉरी, मोर देन 7,500 पर डे। अगर एक भी रूम का डिक्लेयर टैरिफ इज बिफोर डिस्काउंट इज मोर देन 7,500 पर डे, देन वो अकोमोडेशन प्रोवाइडर के अंदर जो रेस्टोरेंट है उस पे 9,1 लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, 9,5 नहीं लगेगा। जैसे कि ताज होटल का डिक्लेयर टैरिफ कोई भी एक रूम का, सर सारे रूम का ही रहता है, बट लॉ में लिखा हुआ है एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन एक्सीड्स 7,500 per day or equivalent, then in that case इट विल बी कवर्ड अंडर 9(1). अभी क्या हुआ है, एक चेंज हुआ था, तो डिक्लेयर्ड टैरिफ 1 अप्रैल 2025 से चेंज हो गया है, बट दैट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर जैन 26 रिलीज बाय आईसीआई। बट मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, आप दोनों लिख के आ जाएंगे तो भी चलेगा। अभी स्पेसिफाइड प्रीमाइस में क्या किया है, एक मैंडेटरी, दो ऑप्शनल। मैंडेटरी में क्या लिखा है, if any unit of accommodation exceeds 7,500 per day in preceding financial year, तो वो मैंडेटरीली स्पेसिफाइड प्रीमाइस होगा। अभी क्या डिक्लेयर टैरिफ को क्या किया है, वैल्यू कर दिया है और स्पेसिफाई किया है कि कब देखना है, लास्ट ईयर में एक भी रूम, एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन एक्सीड 7,500 पर डे, तभी जाके वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस कहला सकता है। प्लस दो ऑप्शनल भी किया है, दैट मीन्स यू कैन योर सेल्फ डिक्लेयर योर प्रीमाइस एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइस। ये कब कर सकते हैं सर, ये आप कर सकते हो अगर आप एक अकोमोडेशन प्रोवाइडर हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, और आप डिक्लेरेशन फाइल करते हो बिटवीन 1 Jan to 31 March ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कि मैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस हूं, तो आप खुद को डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस हूं। अगर आप खुद को डिक्लेयर करते हो कि आप स्पेसिफाइड प्रीमाइस हो, तो वो आप स्पेसिफाइड प्रीमाइस बन जाओगे। स्पेसिफाइड प्रीमाइस बनने से एडवांटेज, यू विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, स्विगी जोमेटो पे नहीं करेगा। देन सेकेंड ऑप्शनल इज जहां आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाले हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने डिक्लेरेशन फाइल किया within 15 days from date of acknowledgement of filing रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल किया है एंड आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, आपको एक अक्नॉलेजमेंट मिलता है। वो अक्नॉलेजमेंट के 15 दिन के अंदर आपने एक डिक्लेरेशन फाइल कर दिया टू कॉल योर सेल्फ एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइस, देन अगेन यू विल बी रिगार्डेड एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइस। तो सर कौन सा लिखे सर, देखो टेक्निकली तो मैंडेटरी और ऑप्शनल वाला होना चाहिए, बट आईसीआई स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं है, तो यू कैन राइट द ओल्ड लॉ ऑल्सो। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी वाला ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछे ही नहीं बिकॉज स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं था। मैंडेटरी में अगर मोर देन 7,500 पर डे है, ऑप्शनल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन। पर याद रखना, आप स्पेसिफाइड प्रीमाइस कब बन सकते हो, आप स्पेसिफाइड प्रीमाइस तभी बन सकते हो जब यू आर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन और यू आर टू प्रोवाइड अकोमोडेशन। खाली स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट मतलब जो अकोमोडेशन नहीं देते, वो कभी स्पेसिफाइड प्रीमाइस बन ही नहीं सकते। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पेसिफाइड प्रीमाइस इज समथिंग वेयर अमेंडमेंट हैज हैपेंड बट इट इज नॉट केप्ट इन द स्टैट्यूटरी अपडेट, तो थोड़ा केयरफुल रहना। देन दो ही एंट्री है, फिर अकोमोडेशन वाला एंट्री है और हाउसकीपिंग में। अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग में क्या लिखा हुआ है, अगर सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर, सप्लायर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22(1),
दैट इज टर्नओवर लिमिट 10 लाख 20 लाख उसका क्रॉस हो रहा है, देन फॉरवर्ड चार्ज. If supplier is not liable to register, then who will pay the tax? Then eco will pay tax under 9(5). So accommodation and housekeeping में it depends on the status of the supplier. If the supplier is liable to register, then supplier would pay it. The supplier is not liable to register, then eco will pay tax under 9(5). So these are the four services which are covered under 9(5). पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दूसरा है रेस्टोरेंट, तीसरा है accommodation, and fourth one is housekeeping services. Yes? Okay. Okay, now let's move forward. Let's talk about input tax credit. Now, input tax credit, basically first you should know the definition of inputs, capital goods, input services. And then you should know what is the meaning of input tax, and finally input tax credit. Input क्या होता है? Any goods other than capital goods, and फिर the law says used or intended to be used in the course or furtherance of business. Capital goods is any goods the value of which is capitalized in the books of accounts. फिर सेम लैंग्वेज है, used or intended to be used in the course or furtherance of business. An input service is any service. Again, all three focus on used or intended to be used in the course or furtherance of business. So in the course or furtherance of business remains common for all the three definitions. अब इनपुट टैक्स क्या होता है? हमेशा इट इज ओनली विथ रिगार्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. एंड फिर क्या लिखा हुआ है? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स IGST, CGST, SGST, UTGST चार्ज्ड टू हिम. चार्ज टू हिम मतलब हम लोग फॉरवर्ड चार्ज का बात कर रहे हैं. एंड इंक्लूड्स टैक्स पेड अंडर RCM, तो RCM का भी ITC मिल जाता है. फिर IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड. एंड एक्सक्लूड क्या करता है सर? एक्सक्लूड्स टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करेंगे, क्या आपको उसका ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा. पर आई इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे IGST पे करो मिलेगा. RCM का मिलेगा, हाँ. फॉरवर्ड चार्ज परचेजेस का मिलेगा, हाँ. अब द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब इनपुट टैक्स तो आपने देखा. क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड एज ITC. तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो ये सब पे जो आप परचेजेस पे टैक्स पे करते हो ना इनवर्ट सप्लाई पे, ये सब का क्रेडिट एक साथ मिला के ITC बन जाता है. और वो सब में क्या क्या आता है? RCM भी आ जाता है, फॉरवर्ड चार्ज भी आ जाता है, IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाता है, बट कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं आता. क्लियर? ओके, ठीक है. Then we move on to the first section, that is section 16, conditions to avail ITC. सर क्या हम लोग को पूरा याद रखना है कि सबसेक्शन क्या है? नहीं. इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर देन दैट इज सफिशिएंट. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस टू अवेल ITC? फर्स्ट ना,
देर आर 6 प्राइमरी कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। अगर ये 6 प्राइमरी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तब आप आईटीसी ले सकते हो। पहला वाला, यू आर इन पोजेशन of an invoice, debit note और टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट। तो आपके पास ये तीनों में से कोई चीज अवेलेबल है। सेकेंड, यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है कि आपको गुड्स कब मिलता है, जब से सपोज एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सप्लायर ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे देता है ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट और फिर पूरा रिस्क रेसिपिएंट का रहता है। तो क्या रेसिपिएंट को उसी दिन गुड्स मिल गए हैं? द आंसर इज यस। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया, इट इज एज गुड एज रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड द गुड्स, वो आईटीसी ले सकता है। फिजिकल रिसीट जरूरी नहीं है व्हेन इट इज एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। देन subject to section 41, supplier has paid tax to government। सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब ये सेक्शन 41 क्या बोलता है, यू हैव टू जस्ट चेक वेदर सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटीआर 3B। अगर सप्लायर ने उस टैक्स पीरियड का 3B फाइल कर दिया है, दैट मीन सप्लायर हैज पेड द टैक्स। और ये कब चेक करना है, बाय 30th सितंबर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। आफ्टर द फाइनेंशियल मतलब अभी चेक नहीं करना है, अभी आप आईटीसी ले सकते हो। 30th सितंबर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, तब तक भी अगर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो इफ नॉट फाइल्ड देन रिवर्स आईटीसी बाय 30th नवंबर। और सर मेरा रिवर्स करने के बाद लेटर फाइल्स 3B देन रीअवेल आईटीसी, वो वापस ले सकते हैं सर। हाँ, अगर उसने बाद में आपके रिवर्सल करने के बाद कर दिया 3B अपना फाइल, तो फिर आप आईटीसी ले सकते हैं। रीअवेल करने का वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, टाइम लिमिट इज ओनली फॉर अवेलिंग आईटीसी। देन यू हैव फाइल्ड अ वैलिड रिटर्न। ये कौन से रिटर्न का बात कर रहा है, ये रेसिपिएंट का 3B का बात कर रहा है। अगर रेसिपिएंट ने अपना 3B फाइल किया है, उसी में वो आईटीसी लेता है। देन supplier has furnished invoice or debit note in GSTR 1/IFF invoice furnishing facility /1A and recipient, and it is communicated to recipient in his GSTR 3B। तो रेसिपिएंट को अपने 3B सॉरी रेसिपिएंट को अपने 2B में पता चल गया है कि सप्लायर ने वो इनवॉइस उसके 1 में दिखा दिया है। तो अगर कोई इनवॉइस 2B में नहीं आया है तो रेसिपिएंट आईटीसी नहीं ले सकता है। एंड आईटीसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38। 38 2B में ही डील करता है। अगर 2B में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ रहा है तो आईटीसी नहीं ले सकते हैं। अभी क्या आता है सर, C+S ऑफ अदर स्टेट। मतलब अगर आप कर्नाटका में हो और गोवा का C+S चार्ज हो रहा है, तो वो गोवा का C+S ना गोवा में ही बरी हो जाता है, तो आपको कर्नाटका में उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो दीज आर दी 6 कंडीशंस, प्राइमरी कंडीशंस। अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप आईटीसी ले सकते हो, बराबर, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट additional points. Depreciation under section 32 should not be claimed
ऑन जीएसटी कंपोनेंट। आपको कभी जीएसटी कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। सर कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जब एक असेट आप खरीदते हो तो 10 लाख का असेट खरीदा है, 1,80,000 जीएसटी पे किया है, तो क्लेम डिप्रिसिएशन ऑन 10 लाख, नॉट ऑन 11,80,000, तो आईटीसी मिल जाएगा। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, एक इनवॉइस है, उसका गुड्स आपको लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो यू कैन टेक आईटीसी ओनली आफ्टर लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। फिर बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन है, तो जब received by ship to, then ITC can be taken. So you can avail ITC once ship to receive. Okay. Then 5 details are mandatory. अगर ये 5 details इनवॉइस पे नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या क्या है? जीएसटी आईएन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, वैल्यू, जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, description of goods or services, and then if any amount is paid due to fraud cases or order passed by proper officer, then in that case you will not get ITC. That is something which is very very obvious कि fraud cases में ITC नहीं मिलेगा। फिर is there a last date to avail ITC? हाँ, the last date to avail ITC is 30th November after the financial year, or date of filing annual return, whichever is earlier. हाँ, but अगर this is for availing and this is not for taking, this is for last date for availing ITC. अभी अगर registration is cancelled and आपको वापस मिल जाता है, so if the registration is cancelled and you apply for revocation, तो आपको रिवोकेशन मिल जाता है, वापस आपको अपना रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और उसमें भी 30th नवंबर पार हो जाता है, देन द लास्ट डेट विल बी 30th नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, whichever is earlier, or 30 days from date of order of revocation, date of order of revocation, whichever is later. मतलब एक बार आपको रिवोकेशन ऑर्डर मिल गया तो 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आप आईटीसी ले सकते हैं। फिर द लास्ट पॉइंट विच इज क्रिटिकल इज इफ द रेसिपिएंट डज नॉट पे consideration plus GST within 180 days from date of invoice, then recipient has to reverse ITC with interest at 18% per annum under section 50. फिर ये याद रखना कि once you paid, then recipient can re-avail ITC, and re-avail में तो टाइम लिमिट लगता नहीं है। दिस एंटायर प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन 3 केसेस। सर अगर प्रोपोर्शनेट पे किया है तो प्रोपोर्शनेट पे किया है तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा। 3 केसेस दिस इज नॉट एप्लीकेबल। कौन सा?
Schedule 1 supply without consideration वाले cases because supply was without consideration. Then third party payment, and last one is आरसीएम केसेस, क्योंकि आरसीएम में तो आप ही टैक्स गवर्नमेंट को भरते हो, तो उस केसेस में ये 180 डेज वाला प्रोविजन हम लोग नहीं देखते। फेयर एनफ। दिस वाज अबाउट सेक्शन 16। फिर आता है सेक्शन 17 ब्रैकेट 5, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ब्लॉक क्रेडिट में क्या क्या आता है? ब्लॉक क्रेडिट में फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कौन सा? मोर देन 25 cc, डिजाइंड टू कैरी अप टू 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो मोर देन 13 पैसेंजर व्हीकल में मिल जाएगा, अप टू 13 पैसेंजर व्हीकल में आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर? नहीं, अप टू 13 पैसेंजर व्हीकल पे नो आईटीसी वुड बी गिवन टू दिस पर्सन बिकॉज अप टू 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब थ्री सेक्टर्स जहां मिल जाता है, इफ इट इज यूज्ड फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ transportation of passengers, outward supply of imparting motor driving skill, and last one is for further supply of such motor vehicle. If it is used for further supply of such motor vehicle, again ITC will be available. जैसे कि रेंट पे दे दिया या आप मोटर व्हीकल बेच रहे हो, सर गुड्स व्हीकल का आईटीसी मिलेगा? हाँ मिलेगा। फिर सेम चीज अप्लाई होता है एयरक्राफ्ट एंड वेसल। एयरक्राफ्ट एंड वेसल का भी आईटीसी नहीं मिलता है, बट अगर ये तीन चीज के लिए यूज हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रहा है, देन इन दैट केस आईटीसी इज अवेलेबल फॉर एयरक्राफ्ट और वेसल। एंड ये तीन चीज के लिए तो आईटीसी मिलता ही है। वहां इंपॉर्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल नहीं होता है, वहां इंपॉर्टिंग नेविगेशन स्किल होता है। अब व्हाट अबाउट रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस? देखो, रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल। If motor vehicle, aircraft, vessel is eligible, then repair maintenance insurance is also eligible. If motor vehicle, aircraft, vessel is not eligible, then आपको repair maintenance insurance का भी नहीं मिलेगा। तो repair maintenance insurance is completely dependent on क्या आपको मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल का आईटीसी मिल रहा है। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये सब का नहीं मिलेगा। पर इसका भी एक्सेप्शन है क्या? हाँ, इफ इट इज यूज्ड फॉर सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, देन मिल जाएगा। फिर इफ इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द employer to provide it to employee, to provide it to employee under any law for the time being in force, under any law मतलब खुद नहीं, किसी लॉ में लिखा हुआ है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो फूड देना पड़ेगा, तब आईटीसी मिल जाएगा। देन membership of clubs, health and fitness center।
इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है, ऑब्वियस सी चीज है। प्लस ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज सच एज लीव, ट्रैवल कंसेशन फॉर वेकेशन। वेकेशन रिलेटेड एम्प्लॉय को आप कुछ दे रहे हो तो नहीं मिलेगा। बिजनेस पर्पस ट्रैवल रहेगा तो मिल जाएगा सर, हाँ बिजनेस पर्पस ट्रैवल मिल जाएगा। यहाँ एक ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है सर? वही ऑब्लिगेटरी वाला। इफ इट इज ऑब्लिगेटरी देन आईटीसी विल बी अवेलेबल। ठीक है। फिर एनी गुड्स और सर्विस यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं तो फिर उसका आईटीसी नहीं मिलता है। दैट इज फेयर एनफ कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर एनी गुड्स और सर्विस ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। सो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे किया है तो उस गुड्स या सर्विसेज पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर एनी गुड्स और सर्विस परचेज्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एनआरटीपी को 1 रुपया का भी आईटीसी नहीं मिलता है एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। तो अगर वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तब उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि गुड्स इंपोर्ट पे वो आईजीएसटी पे करेगा कस्टम ड्यूटी के साथ, उस आईजीएसटी का उसको आईटीसी मिल जाएगा। देन सीएसआर एक्टिविटी के लिए अगर आपने कुछ खरीदा टू मीट द ऑब्लिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलता है। देन एनी गुड्स lost, destroyed, stolen, written off, or disposed by way of gift or sample. Disposed by way of gift और सैंपल, तो इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फेयर है ना? देन द लॉ टॉक्स अबाउट any tax paid under section 74। 74 वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। देन लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदा या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लॉ में एकदम बहुत क्लियरली बोला है। देखो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कुछ खरीद रहे हो गुड्स या सर्विस तो नहीं मिलेगा। यहां भी अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हुआ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलेगा। ठीक है। प्लांट और मशीनरी के लिए हुआ तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए हुआ तो मिल जाएगा। ये प्लांट और मशीनरी खाली जैन 26 के लिए है, मे 26 से दोनों जगह प्लांट एंड मशीनरी हो गया है। फिर अगर 3 प्लांट एंड मशीनरी के लिए है तो नहीं मिलेगा। कौन से 3 है सर? पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड थर्ड वाला है लैंड बिल्डिंग अदर सिविल स्ट्रक्चर। अदर सिविल स्ट्रक्चर, तो ये 3 के लिए नहीं मिलता है। अब यहां ना ये जैन 26 के लिए ये 3 वो जो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट देयर हियर। फिर अगर कोई छोटा मोटा रिपेयर है
repair which is debited to P&L account. That means it is not capitalized. Then मिल जाएगा. यहाँ भी repair if it is debited to P&L account मतलब it is not capitalized. Then in that case ITC मिल जाएगा. तो construction में ये चीज याद रखना. And don't forget, if it is for same category of outward supply, तो यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा. सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो दोनों जगह आईटीसी मिल जाता है. आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, सीमेंट खरीद रहे हो, सीमेंट बेच रहे हो, ऑब्वियसली मिल जाएगा, आपको कोई आईटीसी का दिक्कत नहीं होगा. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट ब्लॉक क्रेडिट. अब बाकी ना आपके सेक्शन 17 पूरा सिलेबस में नहीं है. आपके क्या है, any goods or service if it is used exclusively for exempt supply. अगर कोई गुड्स और सर्विस एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करते हो ना, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है. ये तो ऑब्वियस सी बात है सर. इफ इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब घर के लिए कुछ खरीद लिया, नहीं तो भी नहीं मिलेगा सर. दैट इज ऑल्सो ऑब्वियस. नाउ एनीथिंग विच इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 ब्रैकेट 5, सर कुछ ब्लॉक्ड है तो वो तो पता है हम लोग को नहीं मिलेगा. अगर इफ इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए अगर कुछ यूज हो रहा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा. एंड फिर कॉमन क्रेडिट. कॉमन क्रेडिट क्या होता है, मतलब उसका एक्सक्लूसिव यूज नहीं हो रहा है, सब चीज के लिए यूज कर रहे हो. तो कॉमन क्रेडिट दिस यू रीड एट सीए फाइनल लेवल, क्योंकि ये आप कॉमन क्रेडिट प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलता है, पर प्रोपोर्शनेट वाला आप सीए फाइनल में पढ़ते हैं. अभी बैंक्स के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है. दे कैन रिवर्स 50% ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स. तो वो लोग 50% आईटीसी लेंगे, 50% आईटीसी रिवर्स करेंगे. पर इफ इट इज डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजैक्शन, मतलब सेम पैन के अंदर ट्रांजैक्शन है, देन 100% आईटीसी, सॉरी, then in that case for distinct person transaction 100% of ITC will be eligible. That means you don't have to reverse 50% because at the end of the day it is same books. So in the same books of account there is no need to reverse, and cannot change for a financial year. That means once you choose this option, you cannot change it for a financial year. Sir, what is the second option? Second option is to do common credit proportionate reversal. बट या तो आप प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कर सकते हो या 50% रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि बैंक का मेजर इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू जीएसटी. सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. Very very important for your examination. Then we have section 18, that is special circumstances. Now in special circumstances you learn various provisions. See, composition to regular. Can a person shift from composition to regular? The answer is yes. Composition to regular, the person can shift anytime, and if he shifts he is eligible for availing ITC on stock. Stock which day? Previous day. Stock previous day to the date of shift, he will be eligible to avail ITC. On inputs and capital goods, inputs he will be eligible for full GST paid, and capital goods में he will get tax paid minus 5% per quarter or part of the quarter. So part of the quarter is regarded as full quarter. Remember that. And he has to submit stock statement, and more than 2 lakh होगा तो CA CMA certificate, and on stock he can
avail ITC because he is moving to regular scheme. Na? He will pay tax. So as he is going to pay tax, he'll be eligible for ITC. More than 2 lakh, you require CACMA certificate. And you will have to give a stock statement within 30 days. You have to submit a stock statement. Most important thing is older than 1 year. You will not get ITC. Okay. But when we talk about regular to composition scheme only on 1st April and on stock of previous day, you will have to reverse ITC. How much ITC you'll have to reverse? On inputs, you'll have to reverse full ITC availed, whatever you had availed that time. And then capital goods proportionate to remaining life of capital goods in months, because total life is 60 months, 5 years. So based on that, whatever is the remaining life, you'll have to reverse ITC. How do you do this calculation? ITC into remaining life divided by total life. Total life is how much? Total life is 60. So this is how you do this calculation of ITC reversal. Correct? Okay. Now here, if you don't have invoices, then in that case, CACMA certificate. And here you get 60 days time to submit stock statement, and 1 year criteria does not apply because even if it is older than 1 year, you will have to reverse ITC. Exempt to taxable, same as composition to regular, but remember, only for a registered person. So if you are already a registered person, then only this will apply. Sir, if it is a new registration case, then the provision is different. And if your taxable product has become exempt, then same as regular to composition, again only for a registered person. But here if you are dealing with taxable product, na, normally you will be registered only, but these are only for registered persons. Now what about a new registration? What if I take a new registration? Then in that case, what happens? New registration, see, if you are liable to register and you apply within 30 days, apply within 30 days from the date you are liable, then what is the effective date of registration? Effective date of registration is date when he was liable to register. And sir, what if he applies after 30 days? If he applies after 30 days, then in that case, effective date of registration will be date of grant of registration. And in this case, you will not get any ITC of stock. After effective date, you will be eligible. But till that, no ITC. And second one is voluntary registration. Voluntary registration, effective date is date of grant of registration. Date of grant of registration. Now, in these two cases, first one, second one. In first and second case, previous day to effective date. Previous day to effective date. ITC on stock of inputs, not capital goods, on stock of inputs
can be availed prior to the effective date. After effective date, any purchase anyway is eligible. After effective date, ITC is available without restriction. And sir, will 1 year criteria apply? The answer is yes. Older than 1 year, no ITC. On stock capital goods, so anyways you don't get. And more than 2 lakh, you'll have to give a CA/CMA certificate. CA/CMA certificate will have to be given if the ITC to be availed is more than 2 lakh. This was about new registration. Now, can you transfer e-credit balance? If there is a transfer of business, the answer is yes, the law permits, but that should be along with transfer of liabilities. If the business transfer is along with transfer of liabilities, then it is allowed. Then, sale of capital goods. What is the amount payable? If you sell capital goods, then the amount payable is tax on transaction value, that means sale price into tax rate, or ITC availed minus 5% per quarter or part of quarter as depreciation, and then the loss says whichever is, and you know it, whichever is higher. But if it is molds, dies, jigs, fixtures, molds, dies, jigs, fixtures. Sorry. If it is molds, dies, jigs, fixtures, which are sold as scrap you are selling them, they don't have a life of 5 years. So if you do this computation of ITC availed minus 5%, ना बहुत ज़्यादा रिवर्सल करना पड़ेगा, इसीलिए इनमें सिर्फ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ही पे करना है. सो वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि सेल ऑफ कैपिटल गुड्स या डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स पे आपको कितना भरना है. बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो हमने क्या क्या डिस्कस किया? सेक्शन 16 डिस्कस किया, इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन देखा. देन वी मूव्ड ऑन टू 17.5, देन वी मूव्ड ऑन टू अपॉर्शनमेंट, वो सेक्शन 17, 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. यस. Okay. Now let's revise registration chapter. So every person who is liable to register or has taken voluntary registration will get a GST identification number. GST identification number is a 15-digit PAN based alphanumeric code. First 2 digits represent state code, next 10 digit represent PAN, 13 digit is number of registrations in that state. When you take first one you get 1 within that state, then second one 2, 14th is Z, and last 15th is system generated, which could be an alphabet or a number. You take registration for your place of business. Now there are 2 places of business. पहला प्लेस ऑफ बिजनेस होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. प्रिंसिपल प्लेस इज द प्लेस रिपोर्टेड एज प्रिंसिपल वाइल टेकिंग रजिस्ट्रेशन, और बाकी सब प्लेसेस विद इन द सेम रजिस्ट्रेशन आर कॉल्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. हर स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी. सर क्या हम लोग एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, 3 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? हाँ, दैट इज ऑप्शनल, बट जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लोगे उतने ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे. सो नॉर्मली वी टेक स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. अ प्लेस ऑफ बिजनेस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन and includes a godown, warehouse where goods or services are received or goods are stored, then
a place where books of accounts are kept, and a premise of an agent from where taxable person is making supply, that is also considered as place of business. पर टैक्सेबल पर्सन जब प्रिंसिपल अपने नाम पे बिल कर रहा है तब वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, अगर एजेंट अपने नाम पे बिल कर रहा है शेड्यूल 1 एजेंट, तब वो एजेंट का प्रीमाइस हो जाएगा। फिर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं। सेक्शन 22 विच डील्स विद पर्सन्स लायबल टू रजिस्टर, 24 which deals with compulsory registration, and 23 which deals with persons not liable to register। अब ये 3 सेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सर इससे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविजन कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग है 23, क्योंकि अगर आप 23 में कवर हो जाते देन यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। फिर आता है 24 विच इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, एंड 22 इज द वीकेस्ट पर्सन लायबल टू रजिस्टर। अब यहाँ कौन कौन लिखे हुए हैं? अब लेट्स सी सेक्शन 22, द फर्स्ट पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर इज अ पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट्स। और वो स्पेसिफाइड लिमिट्स हमने स्टार्टिंग में देखा था, फॉर गुड्स 10, 20, 40, फॉर गुड्स प्लस सर्विस और ओनली सर्विस 10 and 20 लाख। फिर a person who was registered under the earlier law, then there is transferee in succession, and lastly transferee in amalgamation, merger, demerger etc। ये लोग को रजिस्ट्रेशन लेना 22 में नेसेसरी है। ओके, देन बात करते हैं 24 का, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इन केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इवन इफ योर टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग द रजिस्ट्रेशन लिमिट। पहला है इफ यू आर मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। मैं सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स लिख रहा हूँ क्योंकि सर्विसेज के लिए एक एक्सक्लूजन है। 23 में नोटिफिकेशन आया था कि सर्विसेज अगर आप इंटरस्टेट करोगे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, बट इंटरस्टेट गुड सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहे हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, पर्सन लायबल टू पे अंडर आरसीएम। इफ यू आर अ पर्सन लायबल टू पे अंडर आरसीएम तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और 23 में पहला एंट्री है एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स करना है। या पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम, यहां भी एक्सक्लूसिवली है। अब ये दोनों एंट्री ध्यान से देखो, यहां हम सप्लायर का बात कर रहे हैं या रेसिपिएंट का? हम यहाँ सप्लायर का बात कर रहे हैं। अगर आपको आरसीएम में, सॉरी, हम यहाँ बात कर रहे हैं रेसिपिएंट का। अगर आपको आरसीएम में पे करना है आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। और यहाँ किसका बात कर रहे हैं? सप्लायर का। अगर आप वो चीज़ सप्लाई कर रहे हो जहाँ सामने वाला पूरा टैक्स भरेगा तो सामने वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन द थर्ड पॉइंट हियर इज e-commerce operator who is liable to pay tax under 9(5). Fourth point, supplying goods or services through e-commerce operator where TCS is to be collected by e-commerce operator। अब अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो और इको का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TCS कलेक्ट करे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। अब गवर्नमेंट ने ये लिख तो दिया, पर गवर्नमेंट का एक एम था कि
ऑनलाइन लोग बेच पाए, छोटे छोटे गुड्स वाले भी ऑनलाइन बेच सके, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स भी ऑनलाइन बेच सके विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ गवर्नमेंट ने लिखा इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर देन अप टू 10 लाख 20 लाख नो नीड टू रजिस्टर। तो 23 में रिलीफ दे दिया। यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है पर सर्विसेज अगर अप टू 10 लाख 20 लाख ही रहा तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। फिर गुड्स वालों के लिए भी एक प्रोविजन आया, गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वेयर दी preceding financial year and current financial year turnover does not exceed registration limit। डिफरेंस देखना लैंग्वेज में, यहाँ preceding और current year है, यहाँ खाली current year है। गुड्स में दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, करंट ईयर में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन लिमिट से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन लिमिट से, तब आप बेच सकते हो। अब ये ना नया पॉइंट था, तो नए पॉइंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंडीशन लेके आए कि दे शुड हैव अ पैन, ही शुड टेक अ एनरोलमेंट नंबर ऑन दी जीएसटी पोर्टल। जीएसटी नंबर नहीं चाहिए पर एनरोल करके रखना पड़ेगा कि मैं अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट मेरा लास्ट ईयर और करंट ईयर टर्नओवर था। फिर एड्रेस वगैरह दोगे, फिर कैनॉट बी इन मोर देन वन स्टेट, सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू इको, और फिर इको विल नॉट अलाउ until and unless they have enrollment number, only if enrollment number is there, and lastly interstate not allowed, गुड्स वाले इंटरस्टेट नहीं कर सकते। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सर तो यू विल बी लायबल टू रजिस्टर। फिर यहाँ आता है CTP NRTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। देयर आफ्टर यू हैव एजेंट। कौन सा एजेंट सर? शेड्यूल 1 वाला एजेंट। सो इफ यू आर अ शेड्यूल 1 एजेंट देन इन दैट केस यू हैव टू मैंडेटरीली टेक रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आपको अपने कस्टमर को चार्ज करना है। यू विल बी एबल टू चार्ज योर कस्टमर ओनली व्हेन यू आर रजिस्टर्ड। बिना रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे करोगे? फिर TDS TCS ये आपके सिलेबस में है, अलग से एक चैप्टर है। OIDAR एंड IST ये दो टॉपिक आप पढ़ते हो CA फाइनल पे। ओके, फिर यहाँ एक पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, कौन से नोटिफाइड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर स्टेट भी करते हो तो चलेगा, बट ओनली अप टू 10 लाख 20 लाख। 10 लाख 20 लाख पार हो गया तो फिर आपको सेक्शन 23 नहीं बचा पाएगा, और 23 नहीं बचाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और लास्टली एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट खाली इंडिविजुअल या HUF को मिलता है, बाकी और किसी को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। सो एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो एंजॉयज अ रिलीफ अंडर सेक्शन 23। सो दीज आर दी पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। अब इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजन कौन सा है? 23। इफ यू आर कवर्ड अंडर 23 नॉट लायबल टू रजिस्टर। अब 23 में ध्यान दो, ये बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है, ये बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है, ये बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है, पर बाकी 3 पॉइंट जो हैं वहाँ लिमिट्स है। अगर वो टर्नओवर लिमिट आपका क्रॉस हो गया तो आपको 23 नहीं बचा पाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गुड्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एज अ केस स्टडी, तो आपको ये सारे कंडीशंस याद रखना मैंडेटरी है, यू डोंट हैव अ चॉइस। अब सर अगर मेरा एक ब्रांच 10 लाख स्टेट में, एक ब्रांच 40 लाख स्टेट में, तो कौन सा लिमिट अप्लाई होगा? द लिमिट विच विल अप्लाई विल बी लोएस्ट लिमिट फ्रॉम अमंग्स्ट दो स्टेट्स फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप हर जगह से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो मणिपुर में एक ब्रांच है तो 10 लाख, aggregate turnover 10 lakh, because aggregate turnover is calculated on a all India basis for all the branches under a single PAN, और उसमें taxable supply, exempt supply, interstate, export सब include होता है। GST and inward supply under RCM include नहीं होता है।
उसके बाद अगर आप पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स एंड टाइल्स ये सप्लाई कर रहे हो तो आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, 10 लाख या 20 लाख का ही लिमिट मिलेगा। ये गुड्स है तो भी आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स एंड टाइल्स। क्या मिसिंग है? एरेटेड वाटर। कॉम्पोजिशन में 5 है, एरेटेड वाटर भी कवर्ड है, यहाँ एरेटेड वाटर नहीं है, सो बी केयरफुल। वहाँ मैन्युफैक्चरर बोलता है, यहाँ अ पर्सन सप्लाइंग बोलता है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है। अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो और उसके साथ थोड़ा इंटरेस्ट कमा रहे हो तो भी आपको 40 लाख का लिमिट मिल जाएगा। पर अगर आप गुड्स या सर्विस करते हैं तब तो मैक्सिमम 20 लाख का ही लिमिट रहता, और अगर गुड्स, सर्विस और इंटरेस्ट है तो भी 20 लाख ही मैक्सिमम रहेगा। तो बेनिफिट किसको दिया है? अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स and earning interest will be treated as exclusively supplying goods and he will be eligible for 40 lakh limit. Plus जब भी चाहे कोई स्टेट इट कैन रिक्वेस्ट GST काउंसिल कि हम लोग का लिमिट इंक्रीज कर दो, जैसे 10 लाख वाले बोल सकते हैं 20 कर दो, 20 वाले बोल सकते हैं 40 कर दो, बस। उसके बियॉन्ड जैसे दूसरे स्टेट को अप्लीकेबल है उससे ज़्यादा का रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है, और डिक्रीज का रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकते। दैट इज व्हाट इज गिवन इन दी लॉ वेरी क्लियरली। सो दिस वाज अबाउट 22, 23, 24। अब 25 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। पहले तो ये याद रखिएगा, आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लायबल। अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव डेट आपका क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? डेट व्हेन यू आर लायबल टू रजिस्टर। इफ यू अप्लाई आफ्टर 30 डेज then effective date will be date of grant of registration, और voluntary registration ले रहे हो तो वैसे भी date of grant of registration। SEZ यूनिट और डेवलपर को हमेशा अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इवन इफ दे हैव अ रजिस्ट्रेशन इन दी सेम स्टेट, बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलता है उनको। UN और एम्बेसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं, उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बुलाया जाता है, वो UIN सिर्फ इसीलिए लेते हैं सो दैट दे कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन देयर परचेसेस। देन वी स्पीक अबाउट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। ऑफिसर के पास एक स्पेशल पावर है, ही कैन ग्रांट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन टू एनी पर्सन हु वाज लायबल टू रजिस्टर बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। देन इन दैट केस ऐसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे सकता है। 90 डेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सामने वाले को सबमिट करना है टू द डिपार्टमेंट। ओके, फिर प्रोसीजर कैसे वर्क करता है? पार्ट ए फिल करना पड़ता है आपको, वहाँ पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करते हो, एंड पैन इज फ्रॉम CBDT डेटाबेस वेरीफाई होता है, और जो पैन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया हुआ है वही यहाँ आ जाता है, सो दैट पीपल आर नॉट चीटिंग गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशन लोगों ने लिए थे। फिर 2 OTP आता है, यू एंटर दोज OTPs एंड देन यू मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी, यहाँ आपको मिलता है TRN, दिस इज टेम्पररी रेफरेंस नंबर, नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए ये काम आता है। फिर पार्ट बी में आप स्पेसिफाइड डिटेल्स भरते हैं, वो स्पेसिफाइड डिटेल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे नेम, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब डिटेल्स आपको देना पड़ता है। फिर इट इज़ फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, और यहाँ इससे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है वेदर यू वांट टू ऑथेंटिकेट आधार। इफ़ यू वांट टू ऑथेंटिकेट आधार तो यू क्लिक ऑन I want to authenticate Aadhaar, and once you authenticate Aadhaar पे क्लिक करोगे आपको एक लिंक मिलेगा, you enter the Aadhaar number and enter the OTP which you have received on mobile, Aadhaar is authenticated। नहीं भी authenticate करोगे तो एक प्रॉब्लम होता है which I will discuss in a while।
फिर once it is forwarded to proper officer, if he is satisfied he will grant registration. If he is not satisfied then he will issue a show cause notice. And show cause notice issue करेगा, आप रिप्लाई करेंगे विद इन 7 वर्किंग डेज, और फिर वापस if he is satisfied he will grant the registration. If he is not satisfied then he will reject the application. अब सबसे important point, यहाँ एक बार ऑफिसर के पास जब जा चुका है, इफ ऑफिसर डज नॉट टेक एक्शन विद इन 7 वर्किंग डेज then deemed registration. But ये 7 working days is replaced by 30 days if you fail to authenticate आधार. अब बताओ, आधार ऑथेंटिकेट करोगे जल्दी रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, if you fail to authenticate आधार then in that case 7 working days is replaced by 30 days. या you apply for Aadhaar authentication but do not complete it within 15 days. Yeah, if the proper officer deems it as a fit case to do physical verification of the premise before grant of registration, जहाँ proper officer या GST officer को लगता है कि physical verification करके आना चाहिए, या biometric, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिसिस विच इज आइडेंटिफाइड बाय कॉमन पोर्टल. तो ये सब चीज में 7 वर्किंग डेज गेट्स रिप्लेस्ड बाय 30 डेज. अब ये जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है ना, दिस इज अ न्यू वन वेयर यू विल हैव टू गो टू अ फैसिलिटेशन सेंटर. This is applicable for 3 states, Gujarat, Puducherry, Andhra Pradesh, for September exams, where biometric Aadhaar authentication will have to be done. Only then the application is said to be complete. This is a new point. अब इसमें भी when basically आपने ये आधार authentication कर दिया है, फिर अगर सिस्टम को लगता है based on identified risk parameters कि risky case है, then again they will replace it by 7 working days with 30 days. Identified based on risk parameters and data analysis by common portal. तो कॉमन पोर्टल को लगेगा तभी 30 डेज होगा. एंड बायोमेट्रिक ओनली 3 स्टेट्स एज ऑफ नाउ. देन यहाँ भी एक बार आपने रिप्लाई किया, देन 7 वर्किंग डेज में अगर कोई ऑप्शन नहीं लिया है देन डीम्ड रजिस्ट्रेशन. पर यहाँ का 30 डेज से रिप्लेस नहीं होता है बिकॉज ओनली द फर्स्ट वन गेट्स रिप्लेस्ड बाय 30 डेज. Then after this you have section 26 deemed registration. अगर आपने CGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है, it is deemed to be registration under SGST एक्ट. फिर आता है सेक्शन 27 CTP and NRTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अब से सपोज आई हैव अ फ्रेंड हु इज इन अहमदाबाद, मिस्टर ए. अब वो अहमदाबाद में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो बैंगलोर में भी सेटअप करना चाहता है अपना ब्रांच. नाउ व्हेन ही वांट्स टू सेटअप अ ब्रांच इन बैंगलोर ना, अभी नया ब्रांच खोलेगा तो बहुत खर्चा आता है. सो व्हाट ही डज इज ही सेट्स अप अ स्टॉल इन अ कॉलेज इन बैंगलोर. नाउ व्हेन ही इज सेटिंग अप अ स्टॉल इन अ कॉलेज इन बैंगलोर, वेदर ही शुड टेक रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका? The answer is yes, क्योंकि यहाँ ये लोकल सेल करेगा, तो लोकल सेल करने के लिए इसको चार्ज करना पड़ेगा C+S. If he has to charge C+S, he'll have to take registration in कर्नाटका. बट सर स्टॉल में
कॉलेज में थोड़े रजिस्ट्रेशन लेगा, ले सकता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है? Casual taxable person is a person who occasionally carries on transaction involving supply of goods or services in a state where he does not have a fixed place of business in the course or furtherance of business. So अगर उस स्टेट में इसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो CTP का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर यही अहमदाबाद के जगह US में रहता और US में आके कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो हम उसको बोलते हैं NRTP। तो यू कैन टेक रजिस्ट्रेशन फॉर 5 days, 10 days, 15 days। अच्छा प्रोविजन है, बट ऑल गुड प्रोविजन कम्स विथ कंडीशन। पहला कंडीशन, you have to apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. Second, you have to deposit amount of tax payable based on estimate in e-cash ledger। पहले e-cash ledger में डिपॉजिट करना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि इतना बेचूंगा मैं, इतना e-cash ledger का लायबिलिटी आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि e-cash ledger में कितना डिपॉजिट करना है, ग्रॉस लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। CBIC हैज क्लैरिफाइड नेट लायबिलिटी। जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ही कैन नॉट कमेंस बिजनेस। वैलिडिटी क्या है सर? वैलिडिटी इस रजिस्ट्रेशन का है 90 days और डेज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन विच एवर इज लोअर। तो आप कम दिनों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। एंड एक्सटेंशन मिलता है सर? हाँ, एक एक्सटेंशन मिल सकता है नॉट एक्सीडिंग 90 days ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल डिपॉजिट इन e-cash ledger। क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, तभी ये एक्सटेंशन आपको मिलेगा। देन सर इसके बियॉन्ड कर सकते हैं क्या एक्सटेंड? नहीं। CBIC हैज क्लैरिफाइड दैट इवन इन केस ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 180 days। और NRTP के पास पैन नहीं होगा तो ही कैन टेक रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पासपोर्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इन हिज कंट्री। बेस्ड ऑन दैट रजिस्ट्रेशन विल बी गिवन। अब आपने CTP या NRTP कहाँ कहाँ देखा है? देखिए, पहले आपने CTP या NRTP देखा था सेक्शन 10 में। कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है सर? नहीं। फिर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ये लोग को। फिर देखा था ब्लॉक क्रेडिट ITC में NRTP को ITC नहीं मिलता है एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। एंड GTA में RCM में स्पेसिफाइड पर्सन में आपने देखा था CTP। ये सिर्फ NRTP के लिए है, ये सिर्फ CTP के लिए है। बाकी 2 पॉइंट इज बोथ फॉर CTP एज वेल एज NRTP। ठीक है। देन वी स्पीक अबाउट सेक्शन 28 अमेंडमेंट। देखिए, अमेंडमेंट ना, चेंजेस तो बिजनेस में होते रहते हैं, तो जब भी चेंजेस होते हैं क्या आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है? जी हाँ, जो भी चेंजेस होंगे आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है। अब अमेंडमेंट ना 2 तरह के, कोर एरिया, नॉन कोर एरिया। क्योंकि नॉन कोर एरिया में ना आपको कुछ नहीं करना है। मतलब सर, नॉन कोर एरिया में आप बस अप्लाई कीजिए और चेंज हो जाएगा। कोर एरिया में आप अप्लाई कीजिए, फिर फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो वो अप्रूव करेगा, नहीं सेटिस्फाइड है तो नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करने के बाद रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज, फिर सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, और वहाँ भी डीम्ड अप्रूवल है। फर्स्ट लेग में 15 वर्किंग डेज, सेकेंड लेग में 7 वर्किंग डेज। इफ नो एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर, डीम्ड अप्रूवल। पर नॉन कोर एरिया में तो डायरेक्ट। अब कोर एरिया कौन कौन से सर? पहला, नेम, एड्रेस of principal place or additional place, and addition/deletion of partner, director, कर्ता, ट्रस्टी एक्सेट्रा। ये 3 कोर एरिया है जहां यू विल हैव टू गो थ्रू द एक्सरसाइज। बाकी सब ऑल अदर एरियाज विल बी कंसिडर्ड एज
नॉन कोर एरियाज डायरेक्ट अप्रूवल. सर चेंज इन पैन हो गया तो देखो, चेंज इन पैन हो गया तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन एंड कैंसल द ओल्ड रजिस्ट्रेशन. Then we have section 29. Section 29 deals with cancellation of registration. अब देखिए, पहले हम लोग देखेंगे what are the circumstances where cancellation can happen. Circumstances लॉ में दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक application by registered person, where registered person himself is saying that I want to go away, government please cancel my registration. और दूसरा है suo moto cancellation by proper officer, where government does not want you to be. गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं नहीं बस तुम चले जाओ. अब क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं. एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, व्हेन कैन यू अप्लाई फॉर कैंसलेशन. पहला पॉइंट व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस. अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो then you can apply for cancellation. Change in constitution of business, मतलब पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन रहा है, कंपनी से पार्टनरशिप फर्म बन रहा है, और अ पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24. नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24. मतलब पहले मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता था, अब बंद कर दिया हूँ. या टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बट ऑप्ट्स आउट. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया पर अब मैं तंग आ गया हूँ गवर्नमेंट से, आई वॉन्ट टू गो अवे. अब सोच के देखो ये सब में प्रोसीजर कैसे वर्क करेगा. पहले आप अप्लाई करोगे, फिर अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं, अगर नॉट सेटिस्फाइड है ही विल सेंड अ शो कॉज नोटिस. फिर शो कॉज नोटिस भेजेगा तो आप रिप्लाई करोगे, फिर वापस सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे प्रोसीजर वर्क होगा. और ऑफिसर को 30 डेज में ऑर्डर पास करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. रिप्लाई के लिए सेम 7 वर्किंग डेज. सर अगर ऑफिसर 30 डेज में नहीं करता है तो डीम्ड कैंसलेशन मिलेगा क्या? नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड कैंसलेशन इन द एंटायर GST लॉ. Then suo moto cancellation by proper officer. Basically, there can be 4 cases where officer can suo moto apply for or say for cancellation. First case is various contraventions. बहुत सारे contraventions लिखे हुए. पहला is supplying goods or services without invoice. Wow, goods or services बेच रहे हो without invoice, then in that case officer can cancel it. Then carrying business from a place other than registered place. Carrying business from a place other than registered place. Carrying business from a place other than registered place. Then again you can apply for cancellation. I mean the officer will cancel the registration. Then section 16 violated. If any conditions are violated, then in that case again it will lead to cancellation. Section 16 is the time for taking ITC. If any conditions are violated and a person has taken fake ITC, then also his registration will stand cancelled. Then mismatch between GSTR 1 and 3B. So if there is a mismatch between 1 and 3B, again officer can cancel the registration. ये cheating भी होता है. I will show you this again in returns chapter, where 1 में ज़्यादा turnover दिखा दिया पर tax 3B से pay करते हो, 3B में कम दिखा दिया. It can lead to cancellation. Then रूल 86B वायलेटेड, जो हम लोग रिटर्न्स पेमेंट चैप्टर में देखेंगे, वेयर यू हैव नॉट पेड 1% विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज पर GST लॉ. एंड there can be bank details not submitted. Say suppose a person does not submit the bank details within the time limit. Bank details submit करना पड़ता है within 30 days from grant of registration or date of filing GSTR
1 whichever is earlier. तो अगर आपने इस टाइम पे बैंक डिटेल सबमिट नहीं किया है, again registration will be cancelled by proper officer. Then you have taken voluntary registration but not commenced business for 6 months. If you take voluntary registration but you have not commenced business for 6 months, again officer can cancel the registration. Or not filed returns for 6 months and QRMP, वो quarterly return monthly payment के लिए it is 2 quarters, and composition scheme not filed return beyond 3 months from due date. Not filed return beyond 3 months from due date. तो ड्यू डेट होने के 3 महीने बाद तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कंपोजिशन स्कीम के लिए वो टाइम लिमिट अप्लाई होता है. एंड लास्टली, a person who has taken registration by fraud, willful misstatement or suppression of facts. अब सोच के देखो, how will the procedure work in all this? First you will get a notice. कौन नोटिस इशू करेगा? Proper officer. Then you will reply. Now if he is satisfied with your reply, then he will not cancel because यहाँ वो चाहता है कि कैंसिल करे. If he is not satisfied with your reply, then he will cancel the registration. पर अब ये सब में तो टाइम लगेगा, प्रोसेस में तो टाइम लगता है. जैसे यहाँ भी अप्लाई से कैंसलेशन तक टाइम लगेगा, यहाँ भी शो कॉज नोटिस से कैंसलेशन तक टाइम लगेगा. अब ड्यूरिंग दिस पीरियड आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल GST रिटर्न्स एंड कैन यू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर? The answer to this lies in suspension rule 21A. During this period, our registration is suspended. जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तब registration is suspended from the date of application or date from where cancellation is sought, whichever is later. जब मैंने अप्लाई किया या जब से मुझे कैंसलेशन चाहिए, विच एवर इज लेटर. पर अगर ऑफिसर कैंसल कर रहा है तो सस्पेंशन विल बी फ्रॉम द डेट डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर. वो कोई भी डेट फिक्स कर सकता है, वहां से माय रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी सस्पेंडेड. अब इफ ही फाइंड सिग्निफिकेंट मिसमैच, देन ऑल्सो ही कैन suspend the registration without giving an opportunity to be heard. But suspend कर देगा बिना opportunity के, but cancellation करने से पहले he will give 30 days time to reply, and 30 days time में भी अगर हमने reply नहीं किया, तब in that case he will cancel the registration. अब दो ऐसे केस है जहां सस्पेंशन का डीम्ड रिवोकेशन हो जाता है, मतलब सस्पेंशन हट जाता है. पहला केस है, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया उसके कारण सस्पेंड हुआ है, तो जैसे ही सस्पेंशन का नोटिस मिला ना, अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो बिफोर कैंसलेशन, देन सस्पेंशन इज डीम्ड टू बी रिवोक. दूसरा, बैंक डिटेल्स वाला पॉइंट, बैंक डिटेल्स आपने नहीं दिया तो सस्पेंड हो गया. अब जैसे आप बैंक डिटेल्स दे देते हो ना, डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन. दीज आर टू स्पेशल पॉइंट्स. और सस्पेंशन का इफेक्ट क्या होता है? You cannot make taxable supply, and second important point is you are not required to file any GST return during suspension. सर कैंसलेशन में कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि हाँ रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन बन रहा है, तो यू विल हैव टू रिवर्स ITC. कितना ITC रिवर्स करना पड़ेगा? इनपुट्स पे फुल ITC availed or tax on transaction value, whichever is higher, and capital goods पे proportionate to remaining life और tax on transaction value, whichever is higher. सर ये सब रिवर्सल करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाता है ई क्रेडिट लेडजर में, तो उसका क्या होगा? Any balance after all this
लाइंग इन ई क्रेडिट लेडजर विल लैप्स। ई कैश का तो फिर भी रिफंड मिलता है, बट ई क्रेडिट में कुछ बैलेंस बच गया तो इट विल लैप्स। एंड ये पॉइंट तो है ही कि अगर CGST एक्ट में कैंसलेशन हो गया है तो SGST एक्ट में भी कैंसलेशन हो गया। कैंसलेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर आगे कोई लाइबिलिटी नहीं आ सकती है। अगर किसी ने टैक्स एविजन किया है, गवर्नमेंट कैन इशू और डिपार्टमेंट कैन इशू नोटिस इवन आफ्टर अ पर्सन्स रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड। क्लियर? ठीक है। अब एक पॉइंट आता है सेक्शन 30 लास्ट, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। नाउ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, व्हाट्स द मीनिंग? से सपोज आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल हो गया है, तो आपको और एक मौका मिलता है टू रिवोक योर कैंसलेशन। अब यहाँ टाइम लिमिट इज you get good time limit for revoke। so 180 days का extension मिल जाता है। the normal time limit is 90 days के अंदर आपको अप्लाई करना है एंड 180 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है। सो टोटल टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन इज 270 डेज। 90 प्लस 180 डेज के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर। देन द बेसिक लॉ विथ रिगार्ड टू रिवोकेशन इज आपको रजिस्ट्रेशन वापस मिल जाएगा, बट दिस अप्लाइज ओनली फॉर सुओ मोटो केसेस, नॉट इन एनी अदर केस। आपने जब अप्लाई किया और कैंसिल हो गया ना, दैट टाइम यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन। आप अप्लाई करेंगे, फिर ऑफिसर इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही विल रिवोक, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही विल इशू अ शो कॉज नोटिस, then you will reply within 7 working days. If he is satisfied then he will revoke it, if he is not satisfied he will reject it। उसको ऑर्डर पास करने के लिए 30 डेज मिलता है। there is no concept of deemed revocation। प्लस रिमेंबर वन थिंग, अगर 6 months का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो you cannot apply for revocation until and unless you have filed all the returns due फॉर द पीरियड बिफोर द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन। वो सारे रिटर्न फाइल करने के बाद ही रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना, उससे पहले रिवोकेशन के लिए प्लीज अप्लाई मत करना। और एक बार रिवोकेशन मिल जाएगा ना, तो बाकी के जितने भी पेंडिंग रिटर्न है आफ्टर इफेक्टिव डेट यू हैव टू फाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन when you get that order from the proper officer। This was about registration। Let me quickly take you through कि हमने क्या क्या देखा। पहले हमने देखा who is liable to register and क्या मिलता है उसको। he gets a GST number which is a 15-digit PAN based number। you have to take registration for your place of business। there are 3 sections which basically deal with this। section 22 4 persons are liable to register, 24 compulsory registration for these persons, 23 persons which are not liable to register। 23 is the strongest। और ये भी हमने देखा कि अगर ज़्यादा लिमिट सप्लाई हो रहे हैं तो लोएस्ट लिमिट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। देन पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स एंड टाइल्स के लिए 40 लाख नहीं मिलेगा। गुड्स प्लस इंटरेस्ट के लिए 40 लाख मिल जाएगा। 25 का प्रोसीजर देखा एंड देन 27 CTP एंड NRTP 5 डेज पहले अप्लाई करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। वैलिडिटी 90 डेज, एक्सटेंशन 90 डेज एंड वैलिडिटी 90 डेज और डेज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन whichever is lower। 28 3 कोर एरिया, नेम, एड्रेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स। 29 इतने सारे सर्कमस्टेंसेस देखे जहाँ आप अप्लाई करते हो। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट ऑप्ट्स आउट। सुओ मोटो कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, कॉन्ट्रावेंशंस होते गए। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट बिजनेस शुरू नहीं किया। नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर 6 months, टेकन रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। सस्पेंशन
cannot make taxable supplies and not required to file returns. अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो suspension is effective from date of application or date from which cancellation is sought, whichever is later. Suo motu, date determined by proper officer. RP URP हो जाओगे, मतलब cancellation होगा, you'll have to reverse ITC. And section 30, you can apply for revocation within 90 days plus an extension of additional 180 days. He has to pass an order within 30 days. Okay, now let's revise payment of GST. Before we start with the discussions, there are three ledgers: E-liability ledger, E-credit ledger, and E-cash ledger. Now, E-liability ledger has four major heads: IGST, CGST, S/UT, cess. And there are five minor heads: tax, interest, penalty, fee, and others. Now, totally there are 20 types of liabilities which a person has to pay to government if at all he is liable. So there can be I tax, फिर C tax, S tax, ऐसे कर करके totally 20 liabilities है. अब ई क्रेडिट लेडजर में चार मेजर हेड है: आई, सी, एस यू टी, सेस. बट माइनर हेड ना सिर्फ एक है, दैट इज टैक्स. क्योंकि इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स you cannot take ITC, so you can avail ITC only of tax, and that's why e-credit ledger में एक ही minor head है, tax. Now the question is, can you use this tax to pay this tax? The answer is yes. Credit is used to pay the liabilities, but दो तरह के liability होते हैं: output tax and RCM. and यहाँ पूरा ITC रहता है. ITC can be used only to pay output tax, not to pay RCM, and tax can be used only against tax. Is there an order of utilizing ITC? Yes. I with I with C, I with S. Any order, any proportion: C with C, C with I, S with S, S with I. Then tax cannot be used to pay interest, penalty, fee, others. That means, can I say these four are to be paid through e-cash ledger only? You cannot use e-credit, you'll have to use e-cash to pay these. Plus, there are three other amounts where you'll have to use only e-cash. RCM, because you cannot use ITC to pay RCM payable. Composition scheme person cannot use ITC. And last one, TDS, TCS, both are of GST, which is a separate chapter. अब e-cash में कितने major heads है? चार: I, C, S, U, T, cess. How many minor heads are there? Minor heads, there are totally 5: tax, interest, penalty, fee, and others. E-cash ledger में can you transfer money from one head to another? The answer is yes. Say suppose money is lying in I tax. Can you transfer it to I interest? Can you transfer it to S interest? Can you transfer it to cess fee? The answer is yes. Full flexibility is given by way of PMT09 form. Using this PMT09 form, you can transfer money from any one ledger of e-cash to another ledger of the same e-cash. Sir, can I transfer between e-cash of two persons? Yes, between distinct persons it is allowed. Say suppose this is Bangalore branch e-cash and this is Mumbai branch e-cash of the same PAN. Distinct person but same PAN.
Bangalore branch of JKSC, Mumbai branch of JKSC. Can money be transferred from here to here? Yes, but the law only permits I and C to be transferred, not S. Money lying in S cash cannot be sent to another state. But INC is permitted. From Bangalore you can transfer to Mumbai, provided there is no liability due on Bangalore. Can someone transfer to some other person through eCash? The answer is no, that is not permitted. And what's the form number for this, sir? Same, PMT09. This is how all the three ledgers work. Now, the next discussion is how do you deposit money in eCash ledger? See, E-liability you enter the amount, E-credit you enter the amount, but E-cash you'll have to deposit. अब दो रास्ते हैं, पहले तो पोर्टल पे जाके क्रिएट चालान, अब पेमेंट चालान. कोई भी पेमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको चालान बोल रहे हैं. क्रिएट चालान करो, कहाँ भरना है वो बताओ. फिर दो मोड है, और यहाँ जैसे ही चालान क्रिएट करोगे ना, you'll get a CPIN. The CPIN is a 14-digit number. CPIN का फुल फॉर्म क्या होता है सर? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर. नाउ देन यू हैव टू मेथड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. Offline is called as over the counter, and online में you have net banking, you can use debit card, credit card, you can also use NEFT, RTGS, you can also use UPI और IMPS. ये मेथड्स भी परमिटेड है. IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम. ओवर द काउंटर का एक लिमिट है अप टू 10,000 पर टैक्स पीरियड पर चलान. Government does not want to encourage over the counter. Now over the counter you need to be very careful with regard to one thing, that for three cases this limit of 10,000 per tax period is not applicable. The first case is government department. So government department can deposit any amount through check over the counter, going to the bank and depositing check instead of paying through online modes. Second is any person notified by commissioner. No one is notified till now, but in future, say suppose there is an emergency, they can declare it. And last one, while there is a recovery by department. Say suppose department has come for recovery, will they say go and transfer online, we will not take this cash which we found with you, go and deposit this cash to bank account, then make an online transfer? The answer is no. And the moment you complete the payment, you get a CIN, Challan Identification Number, which is a 17-digit number, and this 17-digit number basically includes this 14-digit as well. Every CIN will also be linked to a BRN, bank reference number, which is maintained by the bank separately. Plus, sometimes when CIN is not generated because it was not communicated properly, then RBI has a mechanism called as e-scroll. वो यूज़ करके वो लोग को जो पेमेंट दिखाई देगा, वो लोग एक सिग्नल भेजेंगे GST नेटवर्क को कि दिस अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम दिस पर्सन, प्लीज गिव अ क्रेडिट इन e-cash ledger. So based on that mechanism of RBI as well, e-scroll mechanism से sometimes when CIN is not generated due to failure of BRN etc., but the amount was debited, then in that case based on e-scroll it will be credited to your e-cash ledger. Then there are some miscellaneous point, that e-credit ledger you self-assess your ITC subject to section 41. Section 41 basically says you self-assess, but if your supplier has not filed GSTR 3B till 30th September after the financial year, then you will have to reverse ITC, which you learn in returns chapter. Then you need to be very careful about sequence. First,
previous dues will be paid. Then current dues, current period dues, and then any amount due including notice under section 73 or 74 of CGST Act. 73 deals with notice for other than fraud, 74 deals with fraud cases. Now, this is the sequence of discharge of tax liability. पहले previous dues clear करो. Dues can include tax, interest, penalty, fee, others. All this taken together is called as dues. Two very important provisions, Rule 86A, Rule 86B. What is Rule 86A? Rule 86A gives a power to block e-credit ledger of a person. So basically, you will not allow a debit of an amount of one person who has fraudulently availed ITC. 4 cases दिए हुए law में that it is one of these 4 cases, then we will block. First one, the person that is recipient is non-existent. जिसने क्रेडिट लिया वहाँ प्रीमाइस में गए तो प्रीमाइस छोड़ो, बिल्डिंग ही नहीं है, वहाँ लैंड था, कुछ मिला ही नहीं. या सप्लायर इज नॉन एग्जिस्टेंट. सप्लायर ही नहीं मिल रहा है. सप्लायर जिसने इनवॉइस इशू किया वैसा कोई सप्लायर है ही नहीं, या भाग गया है. एंड देन डॉक्यूमेंट इज मिसिंग. डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसे ही फ्रॉड्यूलेंट आईटीसी ले लिया. देयर इज समथिंग मिसिंग. एंड लास्टली टैक्स नॉट पेड. सप्लायर ने टैक्स भरा ही नहीं है, रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया है. देन इन दैट केस रेसिपिएंट का ई क्रेडिट लेडजर ब्लॉक हो जाएगा. ये ब्लॉकिंग मैक्सिमम 1 ईयर के लिए हो सकता है, या अगर आप एप्लीकेशन देते हो और बोलते हो कि नहीं नहीं मैं तो एकदम करेक्ट हूँ, देखो मेरा रिकॉर्ड्स देख लो, गलती से आईटीसी ले लिया था, नेक्स्ट मंथ रिवर्स कर दिया है, then in that case if officer is satisfied then he may unblock the ledger. Thereafter you have rule 86B. rule 86B बोलता है 1% of output tax liability to be paid through e-cash ledger. अब इसका लैंग्वेज ऐसा है, वो बोलता है यू कैन नॉट यूज मोर देन 99% थ्रू ई क्रेडिट. तो मतलब 99% ऑफ योर आउटपुट लायबिलिटी यू कैन पे थ्रू ई क्रेडिट. अब 99% ई क्रेडिट से पे करोगे, मतलब 1% हैज टू बी पेड थ्रू ई कैश लेडजर. पर ये ना तभी अप्लाई होता है जब ना तो कोई इंसान जीएसटी ठीक से पे कर रहा है, ना इनकम टैक्स ठीक से पे कर रहा है. एंड ये स्मॉल बिजनेसेस को नहीं लगता है, बिकॉज it will apply only in that month where the taxable supply exceeds 50 lakh in that month. तो जिस मंथ में 50 लाख से ज़्यादा है तभी अप्लाई होगा. और टैक्सेबल सप्लाई, या एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं करते, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड नहीं करते हैं. अगर एक मंथ में 48 लाख है, नहीं, नेक्स्ट मंथ में 52 लाख है, उस मंथ में रूल 86 भी चेक करना है. तो छोटे बिजनेसेस के लिए तो है ही नहीं. देन देर आर सम एक्सेप्शंस. If you fall under these exceptions, again you don't have to follow rule 86B. पहला, you have paid income tax of more than 1 lakh in each of the 2 preceding financial year for which time limit to file return is over. More than 1 lakh in each of the 2 preceding financial year. अगर आपने income tax पे किया है तो नहीं करना है. या तो sole proprietor पे कर सकता है, या पार्टनर, 2 पार्टनर्स, या मैनेजिंग डायरेक्टर, या 2 होल टाइम डायरेक्टर्स, या 2 ट्रस्टीज. अगर 1 लाख से ऊपर पे किया है, इनकम टैक्स 1 लाख तो 10 लाख के इनकम के साथ आ जाता है, तो 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पे किया है तो रूल 86 भी अप्लाई नहीं होगा. और बड़े बिजनेसेस 1 लाख तो पे करते ही है. देन यू हैव गॉट अ जीएसटी रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर. मतलब आप एक्सपोर्टर हो, गवर्नमेंट आपको रिफंड दे रहा है और गवर्नमेंट बोलेगा 1% पे करो ई कैश से. या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वेर योर आउटपुट इज सब्जेक्ट टू अ लोअर रेट
एंड इनपुट इज सब्जेक्ट टू अ हायर रेट, तो हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा आईटीसी बचते जाएगा। तो उस केस में क्या 1% इट मेक सेंस? नहीं, गवर्नमेंट रिफंड देता है इन केसेस में। तो जहाँ रिफंड गवर्नमेंट दे रहा है, विल यू हैव टू पे 1% थ्रू? नहीं। देन cumulatively paid more than 1% through e-cash up to the said month in the financial year। cumulatively, टोटल क्यूमुलेटिवली आपने मोर देन 1% पे कर दिया है। एक एग्जांपल लेते हैं। अप्रैल में मेरा आउटपुट था 100 लाख, आईटीसी 96 लाख, तो मैंने ई कैश से कितना पे किया होगा? आई वुड हैव पेड 4 लाख थ्रू ई कैश। मई आउटपुट 100 लाख, आईटीसी 97 लाख, ई कैश से कितना पे किया होगा? आई वुड हैव पेड 3 लाख। जून output 100 lakh but I purchased more, is it possible that some months I purchase more? हाँ, obviously हो सकता है कि some months I purchase more। अभी जून में I have not paid anything through e-cash because I had sufficient ITC balance। will I have to follow rule 86B for June month? पहली बात तो such high output ITC आप फर्स्ट वाले पॉइंट में ही एक्सेप्शन में कवर हो जाओगे, बट फिर भी अगर आप इसमें कवर नहीं होते हो तो इन दिस केस विल यू हैव टू पे 1% थ्रू ई कैश फॉर जून। अब क्यूमुलेटिवली देखते हैं, क्यूमुलेटिव आउटपुट क्या हुआ? क्यूमुलेटिव आउटपुट इज 300 लाख। 300 लाख का 1% करो 3 लाख। हाउ मच हैव आई ऑलरेडी पेड up to the said month? 7 lakh। have I already paid more than 1% up to the said month in the financial year? The answer is yes। then in that case rule 86B will not apply on me। and the last point is government department, local authority, statutory body, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये लोग टैक्स का चोरी करते क्या? नहीं, ये लोग तो अच्छे लोग हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, आरबीआई या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये लोग पे रूल 86B बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है सर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एंड दैट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज इंटरेस्ट। देखो, दो तरह का इंटरेस्ट लगता है, 50 सबसेक्शन 1 एंड 50 सबसेक्शन 3। ध्यान से सुनना। 50 सबसेक्शन 1 इज फॉर टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स या नेट लायबिलिटी जो आपने पे नहीं किया है। 50 सबसेक्शन 3 इज रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। दोनों पे अलग अलग इंटरेस्ट है। अब से सपोज output tax is 1 lakh, ITC is 80,000, tax payable through e-cash ledger is 20,000। बताओ, अगर जून का रिटर्न है, जून 2024, जून 2024 का ड्यू डेट क्या है? 20th जुलाई 2024। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैंने जून का रिटर्न लेट फाइल किया ऑन 5/10/2024, क्या इंटरेस्ट लगेगा? हाँ, ऑब्वियसली लगेगा इंटरेस्ट। कितने अमाउंट पे लगेगा? 1 लाख या 20,000? अगर आपने जून का लायबिलिटी जून के जीएसटी रिटर्न में ही रिपोर्ट किया पर लेट रिपोर्ट किया, ड्यू डेट के बाद रिपोर्ट किया, तो इंटरेस्ट लगेगा नेट लायबिलिटी पे, दैट इज ओनली 20,000। बट अगर यही आप ये 1 लाख रिपोर्ट ही नहीं करते और किसी और रिटर्न में फाइल कर रहे हो, जैसे सितंबर रिटर्न में, तब इंटरेस्ट लग जाता ऑन एंटायर 1 लाख रुपीज। एंड अगर आप रिटर्न फाइल करते हो आफ्टर रिसीविंग नोटिस अंडर 73-74, देन इन दैट केस अगेन interest will apply on gross liability, that is 1 lakh। और rate of interest क्या है? 18% per annum, and this is applicable on per day basis। तो 20th जुलाई से 5/10 calculate the number of days and apply the
इंटरेस्ट। तो 28 जुलाई से 20 को इग्नोर करोगे, जुलाई में 11 डेज, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 5 को पे किए हो तो इतने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, विच इज 77 डेज। समझ में आया? सो दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ऑन टैक्स लायबिलिटी। फिर आता है wrongly ITC availed and utilized। केयरफुल, कब wrong ITC पे लगेगा? when you have wrongly availed and utilized। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है then in that case there is no question of interest, because interest will start only and only once you have utilized that particular wrongly availed ITC. Now we will take one example. Say suppose wrongly availed is 10,000, utilized is 0, then interest will apply on what? 0. Wrongly availed 10,000, utilized 6,000, interest will apply on 6,000. Wrongly availed 10,000, utilized 10,000, interest will apply on 10,000. Now when is ITC said to be utilized? ये लॉ में दिया हुआ है क्या सर? हाँ, ITC is said to be utilized when the balance in e-credit ledger falls below the wrongly availed ITC. जैसे अगर मैंने रॉन्ग अवेल किया ITC 30 लाख पर मेरा बैलेंस इन ई क्रेडिट लेडजर इज 40 लाख, तो क्या मैंने ये 30 लाख यूज किया है अभी तक? नहीं। पर नेक्स्ट मंथ अगर बैलेंस इन ई क्रेडिट लेडजर फॉल्स टू 25 लाख, तो क्या मैंने 5 लाख यूज किया? हाँ। तब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? इंटरेस्ट विल अप्लाई ऑन 5 लाख एंड फ्रॉम दिस डेट। तो ITC is said to be utilized only when the balance in e-credit ledger falls below the wrongly availed ITC. Then what is the date of utilization? क्योंकि interest कब से लगता है? Date of utilization till date of reversal या payment of that amount. तो date of utilization क्या होगा? Date of utilization will be date of filing GST return or due date for filing GST return, whichever is earlier. एक एग्जाम्पल देता हूँ। से सपोज ये सितंबर का रिटर्न मैंने फाइल कर दिया 18 अक्टूबर को, तो व्हेन इज 5 लाख सेट टू बी यूटिलाइज्ड? सर 5 लाख इज सेट टू बी यूटिलाइज्ड ऑन 18 अक्टूबर। बट अगर मैंने ये रिटर्न फाइल किया 25 अक्टूबर को, देन गवर्नमेंट इज लाइक नहीं, अब तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए 20 अक्टूबर से ही। डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न और ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि आप ई क्रेडिट तभी यूज करते हो जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो। बट इन सम केसेस जब मुझे नोटिस मिलता है तो आई कैन पे दैट अमाउंट इवन थ्रू ई क्रेडिट लेडजर विदाउट फाइलिंग एनी रिटर्न। तो क्या होगा? वो मेरा बैलेंस ई क्रेडिट का कम हो जाएगा। देयर विल बी अ डेबिट इन ई क्रेडिट लेडजर। जिस दिन डेबिट हो रहा है ना ई क्रेडिट लेडजर में, दैट इज सेड टू बी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन इन एनी अदर केस। नॉर्मली तो रिटर्न फाइलिंग के समय यूटिलाइज होता है, तब तो आप यही यूज करोगे डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो लेट्स सम अप दिस एंटायर थिंग एंड रिमेंबर, ये जो ई क्रेडिट का बैलेंस है इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ICS टेकन टुगेदर। कॉम्पेंसेशन सेस इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेस कैन नॉट बी यूज टू पे ऑल दिस। तो ICS का टोटल एक साथ देखना है टू अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है सर, अब एक बार सम अप करते हैं। देखो 3 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला प्रोसेस, दूसरा रूल 86B एंड 86A और तीसरा है इंटरेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज 3। पहले हमने देखा 3 लेडजर होते हैं, ई लायबिलिटी, ई क्रेडिट, ई कैश। ई लायबिलिटी आप आउटपुट टैक्स और RCM पेएबल रिपोर्ट करते हो। ई क्रेडिट में आप ITC लेते हो।
ई कैश में आप पैसे डिपॉजिट करते हो. ई क्रेडिट टैक्स कैन बी यूज्ड ओनली टू पे टैक्स. बाकी सब यू हैव टू पे थ्रू ई कैश लेडजर. RCM, composition scheme and TDS TCS you will have to pay through e-cash ledger only. E-credit ledger is cannot be transferred from one head to another, but e-cash ledger may can you transfer from one head to another? Yes. In fact, can you transfer between distinct person? The answer is yes. That is also permissible. The law permits it. Then how do you deposit money in e-cash ledger? Basically you create a challan, you get a CPIN, common portal identification number, which is a 14-digit number. जैसे ही आपको ये 14-digit number मिलता है, आप पे कीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर आपको CIN मिल जाएगा, सक्सेसफुल पेमेंट. अगर नहीं हुआ तो RBI का ई स्क्रोल के हिसाब से इट विल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेडजर. BRN इज बैंक रेफरेंस नंबर, CIN इज चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर. CIN 17 डिजिट का रहता है. BRN इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स. सीक्वेंस, पहले प्रीवियस ड्यूज क्लियर कीजिए, फिर करंट ड्यूज, फिर एनी अदर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिस अंडर 73 और 74. 86A में कैन ऑफिसर ब्लॉक द ई क्रेडिट लेडजर? द आंसर इज यस, ही इज परमिटेड टू ब्लॉक द अमाउंट इन ई क्रेडिट लेडजर. If fraudulent ITC is taken, where recipient is non-existent, supplier is non-existent, document is missing, or tax is not paid. 86B 1% has to be paid through e-cash ledger, but ये तभी अप्लाई होता है जब taxable supply is more than 50 lakh. Exceptions है, अगर आपने इनकम टैक्स पे किया है more than 1 lakh लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स ईच में तो नहीं लगेगा. GST रिफंड more than 1 lakh तो भी नहीं लगेगा. क्यूमुलेटिवली पेड मोर देन 1% थ्रू ई कैश लेडजर तो भी नहीं लगेगा. लास्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे भी ये नहीं लगेगा. देन कम्स इंटरेस्ट. 50 सबसेक्शन 1 ग्रॉस पे लगेगा, नेट पे लगेगा. अगर जून का लायबिलिटी जून के GST रिटर्न में डिक्लेयर करोगे, लेट नेट लायबिलिटी. पर जून का लायबिलिटी अगर कोई फ्यूचर GST रिटर्न में रिपोर्ट करोगे, जैसे सितंबर या अक्टूबर के GST रिटर्न में जून का लायबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट विल अप्लाई ऑन ग्रॉस लायबिलिटी, दैट इज आउटपुट. क्योंकि सितंबर रिटर्न में ना जो ITC है वो जून का नहीं है, वो सितंबर का ITC है, तो पूरे पे लग जाता है. 50 सबसेक्शन 3 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी. एक, interest will apply only when ITC is wrongly availed and utilized. Until and unless it is utilized, interest will not apply. Now, when is it said to be utilized? And what is the date of utilization? When is it said to be utilized? It is said to be utilized when the balance in e-credit ledger falls below the wrongly availed ITC. And then what is date of utilization? Date of utilization is date of filing GST return or due date for filing GST return, whichever is earlier. Also, sometimes when you pay an amount through e-credit ledger in respect of a notice, then date on which it is debited from e-credit ledger. You will see all these amounts together. Balance in e-credit ledger will be seen ICS together. Clear? Now let's revise invoice and other documents. देखिए, first thing is section 31, which talks about time limit to issue invoice. Now, what is the time limit to issue invoice? The time limit to issue invoice is already discussed in time of supply. For goods, if the supply involves movement on or before the date of removal of goods. If the supply does not involve movement, date of making available. Sale on approval basis, acceptance or 6 months from the date of removal. Services within 30 days from date of completion. 30 days is replaced by 45 days for banks, financial institution, insurance company. Continuous supply of goods. Invoice will be issued before the date of payment
और डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट एज द केस में बी. और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो if the payment date is ascertainable, date mentioned in the contract. If the payment date is not ascertainable, date of receipt of payment. And if it is based on completion of each event. This is section 31. फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ता है इनवॉइस पे? You should have date, serial number, name and address of the supplier. Name and address of the recipient is required only if value is more than or equal to 50,000. Plus, for e-commerce operator or supply through or by e-commerce operator, it is mandatory to mention the name of state of the recipient even if it is below 50,000. Then you have HSN, Harmonized System of Nomenclature, or SAC, Service Accounting Code. 4 digit चाहिए if it is up to 5 crore turnover in last year and more than 5 crore last year था तो 6 digit. B2B cases में 4 digit मैंडेटरी है. B2C में 4 digit नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, पर more than 5 crore वाले को तो 6 digit लिखना ही पड़ेगा. Then डिजिटल सिग्नेचर और सिग्नेचर, QR कोड फॉर E-invoice जो हम लोग E-invoice के साथ डिस्कस करेंगे. Then there is value, GST, total amount of the bill, GST rate, description of goods or services, GST-IN of supplier, GST-IN of recipient. ये सारे डिटेल्स होते चाहिए इनवॉइस में. Then we move on to revised invoice. अब रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है? पहली बात तो यू कैन नेवर रिवाइज अ इनवॉइस वंस इशूड, बट अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई किया था, से सपोज 1/7/2024 यू आर लायबल टू रजिस्टर, 25/7/2024 you apply for registration, and 4/8/2024 registration is granted. So have you broken the law? No, you have applied within 30 days. तो इन केसेस में क्या होगा? देखो, आपको GST नंबर यहाँ मिलेगा पर आपका इफेक्टिव डेट तो यहाँ है. तो गवर्नमेंट सेज इफेक्टिव डेट से डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक जितने भी आपने इनवॉइसेस इशू किया है, these can be revised by adding GST number so that recipient can avail ITC. बट ये तभी होगा जब इफेक्टिव डेट एंड ग्रांट डेट में डिफरेंस है. अगर इफेक्टिव डेट इज ग्रांट डेट, दैट इज इफ यू अप्लाई आफ्टर 30 डेज, तो इफेक्टिव डेट इज ग्रांट डेट, तब आप इनवॉइसेस रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपके रेसिपिएंट्स को ITC नहीं मिलेगा, वो लोग आपको टैक्स पे नहीं करेंगे. So will you apply within 30 days? Yes, so that you can issue revised invoices. और कितने दिन में इशू करना है? यहाँ से 30 डेज, ग्रांट से 30 डेज के अंदर आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना है. कैसे इशू करेंगे सर? B2B, पहले तो पूरा रिवाइज्ड इनवॉइस ऑप्शनल है. अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए. B2B आप सेपरेट करोगे, इंटर हो या इंट्रा हो, आप सेपरेट रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे ताकि सामने वाला ITC ले सके. B2C में तो ITC होता ही नहीं है ना. B2C में इंटर, इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख वाला इनवॉइस तो उसके लिए सेपरेट इशू करना है. छोटे इनवॉइसेस अप टू 2.5 लाख या इंट्रा, आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो और खुद के पास रख सकते हो क्योंकि किसी को देना तो है नहीं. ओके, देन एक टॉपिक आता है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस. अब छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए ना, इट डजंट मेक सेंस टू इशू सेपरेट इनवॉइस फॉर स्मॉल अमाउंट्स. तो गवर्नमेंट ने कहा है अगर किसी ट्रांजैक्शन का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन इन दैट केस यू कैन इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस पर डे ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड इन दैट डे. 3 कंडीशंस कौन से हैं? Recipient is unregistered person. Second one, the value is less than 200 rupees. And third, recipient does not require invoice.
So recipient does not require invoice. If all these three conditions are satisfied, then for all such transactions, you can issue a consolidated tax invoice. There is no need to issue separate tax invoice for such transaction. अगर एक भी condition satisfy नहीं होता है, then in that case you will have to issue separate invoices for those. Then there is a topic bill of supply. देखो दो लोग composition dealers and registered person supplying exempted goods or exempted service, ये दो कैटेगरी will have to issue bill of supply. क्योंकि वो लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करते, they will issue a bill of supply. अब दिक्कत क्या आ रहा था, sometimes bill of supply and invoice ना you had to issue two different documents, क्योंकि tax invoice for taxable goods and exempt के लिए आप bill of supply issue करोगे, दो अलग documents were not making sense. So government came up with one more document called as invoice cum bill of supply. Now invoice cum bill of supply can be issued when you are supplying both taxable as well as exempted goods or services. When you are issuing taxable as well as exempted goods or services, you will issue a invoice cum bill of supply. Then there is something called as receipt voucher. Receipt voucher आप कब issue करते हो? When you receive a advance. और अगर आपको rate of GST नहीं पता है तो 18% लगाओगे, और अगर type of tax नहीं पता है तो interstate मान के चलोगे. 8.1 is refund voucher. Refund voucher is a case, ये एडवांस जो मिला था ना, ये रिटर्न कर रहे हो क्योंकि अभी रेसिपिएंट को सर्विस नहीं चाहिए. When you are returning this, that time you will issue a refund voucher. Who issues receipt voucher? Supplier. Who issues refund voucher? Again, supplier is liable to issue refund voucher when he refunds the amount to the consumers. Then the next discussion is payment voucher. See, as the name signifies, who makes payment? Recipient. So payment voucher is to be issued by recipient, but not all recipients have to issue payment voucher. It is required only in cases of reverse charge mechanism where the recipient is liable to pay tax. In fact, यहाँ self invoicing भी आता है. Self invoicing मतलब सर, say suppose supplier is registered, तो फिर तो supplier will issue invoice. But if supplier is unregistered and it is a case of RCM, then recipient will issue a self invoice and he will pay tax under reverse charge mechanism. This is also given in the law. Then we have delivery challan. See, delivery challan is basically जब भी movement of goods हो रहा है and at that point of time you are not able to issue a invoice, so you can't leave the goods alone. As you can't leave the goods alone, you will accompany it with some other document, और वो other document होगा delivery challan. जैसे कि जब आप goods भेजोगे sale on approval, delivery challan. जब within the state movement करोगे between branches in the same registration, delivery challan. सर अगर outside the state branches में करते तो वो supply हो जाता है, तब तो invoice issue करते, या जब sale करोगे तब invoice issue करोगे. जब invoice नहीं issue कर पा रहे हो, that time you have to accompany the accompany the goods with a delivery challan. Plus कुछ special provisions है, जैसे कि banks can issue one document per customer per month. तो every month one invoice sufficient per customer. banks के लिए special provision है. GTA को even though if they are not registered, they will have to issue document which contains all the possible details, मतलब name of consignor, name of consignee, origin, destination, vehicle number, person liable to pay tax, ये सब mention करना जरूरी. Transportation of passenger वालों के लिए एक relief है, ticket issued in any name, in whatever name called, will be deemed to be a invoice. And then we have multiplex screen.
मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, अगर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉनिक टिकट इज डीम्ड टू बी अ इनवॉइस. और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक बेनिफिट है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन वो लोग के डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है, जैसे बैंगलोर बैंक ब्रांच एंड मुंबई बैंक ब्रांच, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में यू कैन इशू इनवॉइस वंस इन अ क्वार्टर इंस्टेड ऑफ इशूइंग फॉर एवरी ट्रांजैक्शन. ठीक है. देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. देखो क्रेडिट नोट आप क्यों इशू करते हो? 4 रीजंस. व्हेन देयर इज अ सेल्स रिटर्न, to reduce tax, to reduce value, or if there is a deficient supply of goods or services. In these cases, you will issue a credit note. Debit note is not your accounting debit note. ये debit note is issued to increase tax and to increase value. ये 2 पर्पस के लिए ही debit note issue होता है. It is not for sales purchase return, it is for to increase tax or to increase value. अब देखो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का इम्पैक्ट क्या होता है. इनवॉइस कौन इशू करता है? सर इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर. तो व्हेन सप्लायर इश्यूज इनवॉइस क्या होगा? सप्लायर का आउटपुट विल इंक्रीज. इज इट सर? हाँ, सोच के देखो. सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, सप्लायर का आउटपुट बढ़ जाएगा. रिसीव कौन करता है इनवॉइस? रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है, हाँ, उसका आईटीसी विल इंक्रीज. क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट इज ऑपोजिट ऑफ इनवॉइस. देखो क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर. तो सप्लायर का आउटपुट क्या होगा? सप्लायर्स आउटपुट विल रेड्यूस. करेक्ट. इट इज रिसीव्ड बाय, इट इज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट. तो रेसिपिएंट अपना आईटीसी कम कर देगा बिकॉज क्रेडिट नोट है. अब डेबिट नोट का ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम एज इनवॉइस. इसीलिए डेबिट नोट पे आप आईटीसी ले सकते हो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज नॉट अकाउंटिंग डेबिट नोट, दिस इज नॉट फॉर परचेज रिटर्न, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग टैक्स और इंक्रीजिंग वैल्यू. तो जितना भी एडजस्टमेंट करना है, अगर कोई इनवॉइस में गलती हो गया है, all those adjustments needs to be done by using debit note and credit note. Is there a last date to issue credit note? The answer is yes. The last date to issue credit note is 30th November after the financial year or date of filing annual return, whichever is earlier. So this was about debit note and credit note. Then the next discussion is relating to E-invoice. अब देखिए E-invoice होता क्या है. बेसिकली आप जैसे जनरेट करते हो इनवॉइस वैसे जनरेट करो. जैसे टैली में आप इनवॉइस जनरेट करते हो वैसे जनरेट करो. फिर फ्रॉम टैली इट विल बी सेंड टू अ गवर्नमेंट पोर्टल. इस गवर्नमेंट पोर्टल को हम लोग बोलते हैं IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल. तो आप ये इंफॉर्मेशन भेजोगे गवर्नमेंट पोर्टल को. जैसे ही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पोर्टल को भेजोगे ना, ये आपको IRN जनरेट करके देगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर. इस इनवॉइस रेफरेंस नंबर को प्रिंट करना है ऑन इनवॉइस एंड इट विल हैव अ QR कोड. वो IRN QR कोड में एम्बेडेड रहेगा एंड दिस इज E-invoice. मतलब now this document is a machine readable document. अब कोई भी ऑफिसर या कोई भी सिटीजन स्कैन कर सकता है और चेक कर सकता है whether it is a valid invoice or a fake invoice. तो that is the purpose of E-invoice. कब चाहिए होता है सर ये देखिए, ये खाली B2B ट्रांजैक्शन और एक्सपोर्ट, बस इतने के लिए ही चाहिए होता है. पर नाम E-invoice है, however it is required for invoice, debit note, credit note, only B2B and exports. B2C में अभी भी E-invoice अप्लाई नहीं होता है. किसको जनरेट करना है सर? सबको जनरेट करना है? नहीं,
any financial year starting from 17-18, if your aggregate turnover, any financial year starting from 17-18, if your aggregate turnover exceeds 5 crores, then you are liable to issue E-invoice. सो 17-18 से शुरू करो देखना, 18-19, 19-20, 20-21, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा रहा है, तो अगर आप आज चेक कर रहे हो तो सारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर चेक करो फ्रॉम 17-18. इफ इट हैज़ एक्सीडेड 5 करोड़, देन इन दैट केस यू विल हैव टू इशू अ ई-इनवॉइस. सर इसको कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, विद इन 24 आवर्स. अमेंडमेंट कर सकते हैं? नहीं, अमेंडमेंट नॉट अलाउड. Is everyone required to issue or there are some exceptions? है ना exceptions? SEZ unit, याद रखना, SEZ unit exception में SEZ developer को issue करना पड़ता है. Then you have banks. banks थोड़े fake invoice issue करते हैं. Insurance company, फिर GTA, फिर transportation of passenger वाले, multiplex screen, एंड लास्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. ये लोग को ई इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, पर डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम लोग एक्सेप्शन में कवर्ड है एंड हेंस वी हैव नॉट इशूड अ ई इनवॉइस. सर अगर ई इनवॉइस नहीं इशू किया तो क्या होगा? एक तो जनरल पेनल्टी लग सकता है, दूसरा योर रेसिपिएंट विल नॉट गेट ITC. नहीं मिलेगा सर? नहीं, रेसिपिएंट को ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ़ ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल और आपने ई इनवॉइस नहीं इशू किया, देन इन दैट केस इट इज़ एज गुड एज पेपर. पेपर पे ITC नहीं मिलता है. यू शुड हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट. तो इसीलिए अगर ई इनवॉइस नहीं इशू किया तो रेसिपिएंट को ITC नहीं मिलेगा. क्लियर विद दिस? ओके. द लास्ट डिस्कशन in invoice and other documents is dynamic QR code. अब सर ये dynamic QR code क्या होता है? बेसिकली एक दो तरह के QR कोड होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक मतलब जैसे ही आप स्कैन करोगे, आप अमाउंट एंटर करोगे, पिन एंटर करोगे, पेमेंट हो जाएगा. डायनामिक QR कोड में ना अमाउंट एंटर नहीं करना पड़ता है, हर QR कोड में अलग अलग अमाउंट होता है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी B2C इनवॉइस इशू कर रहा है उसको डायनामिक QR कोड प्रिंट करना जरूरी ऑन इनवॉइस, सो दैट अ पर्सन कैन स्कैन एंड पे विदाउट एंटरिंग द अमाउंट. अब डायनामिक QR कोड गवर्नमेंट ने बोल तो दिया, बट इसका लिमिट कभी रिड्यूस ही नहीं किया. दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर. देखो ई इनवॉइस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यूज होता है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर यूज होता है. इन एनी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18 एक्सीड्स 500 crores. ई इनवॉइस में भी पहले 500 crores का लिमिट था, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम करके 5 crore कर दिया. ये इतना बेकार प्रोविजन था कि गवर्नमेंट ने कभी कम ही नहीं किया है. इट अप्लाइज ओनली टू बिग कंपनीज. करना क्या है सर? इनवॉइस पे एक QR कोड प्रिंट करना है ताकि कस्टमर स्कैन करके पे कर सके विदाउट एंटरिंग द अमाउंट. दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइस. अभी सॉरी, दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ डायनामिक QR कोड. अभी ये प्रोविजन तो इतना ही है, बट इंडस्ट्री को बहुत सारे इशू आए, तो CBIC इशूड वेरियस क्लैरिफिकेशन. पहला इशू आया कि एक्सपोर्ट में ये अप्लाई होता है कि नहीं. CBIC ने कहा नो, बिकॉज एक्सपोर्ट में तो ई इनवॉइस होता है, तो इट इज़ एज गुड एज अ B2B इनवॉइस, सो नहीं चाहिएगा. पर सर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है क्या? हाँ, एक्सेप्शंस है ना. बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई नहीं होता है, GTA को अप्लाई नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वालों को अप्लाई नहीं होता है, OIDR वालों को अप्लाई नहीं होता है. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट को पूछा कि व्हाट इफ पर्सन दैट इज रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया. रेसिपिएंट बाहर है बट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में,
ऐसा हो सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ रहा है बट रेसिपिएंट बाहर है, तो क्या डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट करना है? सीबीआईसी ने कहा नहीं, क्योंकि बाहर वाला कैसे पे करेगा, स्कैन एंड पे, ऐसे थोड़े होता है। हम सीबीआईसी सेड नो। फिर the issue was whether it is required for UIN holders. CBIC ने कहा yes, because UIN holders are as good as unregistered persons, so it is required. What about prepaid order? प्रीपेड ऑर्डर में नहीं चाहिएगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी पेड ना। सो इफ़ क्रॉस रेफरेंस इज अवेलेबल इन योर बुक्स कि कौन से इनवॉइस के लिए कौन सा पेमेंट मिला, उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। अगर क्रॉस रेफरेंस अवेलेबल है, इट इज़ डीम्ड दैट यू हैव कंप्लाइड विद डायनामिक क्यूआर कोड। फिर इंडस्ट्री ने पूछा डायनामिक क्यूआर कोड में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर इन डायनामिक क्यूआर कोड। सो सीबीआईसी ने कहा कि डायनामिक क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर होना चाहिए, इनवॉइस अमाउंट होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होना चाहिए, फिर यूपीआई आईडी भी होना चाहिए, फिर वैल्यू भी होना चाहिए, वो तो इनवॉइस अमाउंट लिखते हैं, फिर जीएसटी का ब्रेकअप भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी सच दैट अ पर्सन कैन स्कैन एंड पे। अब जब सीबीआईसी ने ये कहा ना, फिर इंडस्ट्री को और क्वेश्चंस आए कि जब आप शॉपर स्टॉप जाते हो या लाइफस्टाइल जाते हो या कोई मॉल में जाते हो ना, तो पहले पेमेंट करते हो फिर इनवॉइस बनता है। तो इनवॉइस नंबर तो पेमेंट करने के बाद मिलेगा, तो अभी इनवॉइस नंबर कैसे दिखाऊं मैं कंज्यूमर को? सीबीआईसी ने कहा ठीक है, इसके बदले ऑर्डर आईडी भी चलेगा। फिर इनवॉइस अमाउंट के लिए देखो, कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट 100 का है पर आप कूपन कोड लगा के 40% ऑफ ले लेते हो, या आपने 40 रुपीज़ पहले एडवांस दे रखा है तो आपको 60 पे करना है, तो ये इनवॉइस अमाउंट में 100 होना चाहिए या 60? सीबीआईसी ने कहा इट कैन बी फॉर रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 60। फिर इंडस्ट्री ने पूछा बैंक इज ऑलरेडी लिंक टू यूपीआई, तो बैंक का डिटेल देना जरूरी है क्या, दिखाना जरूरी है क्या? सीबीआईसी ने कहा नहीं, अगर सेम आईडी पे लिंक्ड है तो ज़रूरी नहीं है। फिर एक इंटरेस्टिंग केस आया अमेज़ॉन का। देखो, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ दी सेलर्स, हम लोग से कलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग अपना कमीशन वगैरह कट करके कंज्यूमर को देते हैं। तो द क्वेश्चन वाज किसका यूपीआई आईडी होना चाहिए, सप्लायर का यूपीआई आईडी या अमेज़ॉन का? सीबीआईसी ने कहा अमेज़ॉन का भी हो सकता है, बिकॉज अमेज़ॉन इज ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सर ये सब क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं? हाँ, इट कैन कम एज केस स्टडी क्वेश्चन। जो मैंने आपको इशू बताया दैट कैन बी आस्क्ड टू यू एंड यू विल हैव टू क्लैरिफाई as clarified by CBIC. This type of question can be asked in your examination. ठीक है? ओके, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहले हमने देखा सेक्शन 31 टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस, फिर इंफॉर्मेशन क्या क्या देना है, रिवाइज्ड इनवॉइस अप्लाई विद इन 30 डेज करते हो तो, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यू कैन कंसोलिडेट, बिल ऑफ सप्लाई 2 केसेस में कॉम्पोजिशन डीलर और एग्जेम्प्टेड गुड्स अप्लाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दोनों चीज़ सप्लाई कर रहे हो तो, रिसीट वाउचर जब एडवांस मिल रहा है, रिफंड वाउचर जब एडवांस रिटर्न कर रहे हो, पेमेंट वाउचर आरसीएम के केस में रेसिपिएंट्स को करना है, डिलीवरी चलान जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और दैट टाइम यू कैन नॉट इशू अ इनवॉइस। स्पेशल प्रोविजंस देखा, बैंक्स के लिए 1 इनवॉइस पर मंथ इशू कर सकते हैं, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस 1 क्वार्टरली इनवॉइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में टिकट इज डीम्ड टू बी एन इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 4 रीजंस, सेल्स रिटर्न to reduce tax, to reduce value, deficient supply of goods or services, debit note to increase tax, to increase value। हमने देखा कि ट्रीटमेंट कैसे होगा ये दोनों का,
फिर ई इनवॉइस 5 crore if aggregate turnover in any preceding financial year starting from 17-18 exceeds 5 crore, तो इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट को ई इनवॉइस करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट पोर्टल पे भेजना है. एक्सेप्शंस इज इम्पॉर्टेंट. Then dynamic QR code B2C when turnover exceeds 500 crores, and lot of clarification given by CBIC relating to various issues which were being faced. Now let's talk about e-way bill. Now e-way bill we will see some summary provisions. ध्यान से देखिएगा. First of all, e-way bill, the purpose is to track goods movement. So whenever goods movement is there, it has to be accompanied with a e-way bill. अगर accompanying e-way bill नहीं है तो penalty लगता है which is 200% of the tax. But e-way bill के provisions में है क्या? देखिए, first, who is required to generate e-way bill? A registered person who causes movement. So anyone who is causing movement, he has to generate e-way bill. कब? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है एंड वैल्यू इज मोर देन 50,000. अब वैल्यू में क्या इंक्लूड होता है? टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होता है, GST गेट्स इंक्लूडेड. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई और अदर देन सप्लाई, मतलब हर मूवमेंट में आपको ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा. देन देर आर 2 cases वेयर ई-वे बिल इज मैंडेटरी. फर्स्ट केस, इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर जॉब वर्क एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स. यहाँ 50,000 से कम भी रहा तो यू विल हैव टू जनरेट ई-वे बिल. फिर हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट? अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड, देन सप्लायर और रेसिपिएंट whoever causes movement can generate e-way bill. अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो सप्लायर को जनरेट करना है अगर उसने मूवमेंट कराया है तो. अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिपिएंट को जनरेट करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज डीम्ड दैट रेसिपिएंट इज कॉजिंग मूवमेंट. और अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है देन इट इज सेड टू बी ऑप्शनल. फिर क्या क्या डिटेल देना पड़ता है जब आपको ई-वे बिल जनरेट करना है? 2 पार्ट फिल करना है आपको, पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए में डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरते हैं जो या तो सप्लायर भर सकता है या रेसिपिएंट, और बिफोर मूवमेंट भरना जरूरी. जैसे ही आप पार्ट ए भरते हैं आपको मिलता है एक यूनिक नंबर विच इज़ वैलिड फॉर 15 डेज, मतलब 15 डेज के अंदर आपको पार्ट बी भरना पड़ेगा. पार्ट बी में क्या आता है? कन्वेयंस डिटेल. अगर रेल वेसल एयर का केस है तो यू कैन फिल पार्ट बी बिफोर और आफ्टर मूवमेंट, मतलब रेल एयर वेसल में गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीफ दिया है क्योंकि यहाँ टैक्स एवेजन इज मच लेस कंपेयर्ड टू रोड, बिकॉज रोड में तो पार्ट बी यू विल हैव टू फिल बिफोर मूवमेंट. कौन भरेगा सर? या तो सप्लायर या रेसिपिएंट, और रोड में भी खुद का कन्वेयंस है तो खुद भी भर सकते हो, ट्रांसपोर्टर के थ्रू है तो सप्लायर, रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर. रेलवेज आपको गुड्स का डिलीवरी नहीं देगा जब तक आप ई-वे बिल डिलीवरी के समय प्रोड्यूस नहीं करेंगे. क्या ई-वे बिल नंबर सामने वाला रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, विद इन 72 आवर्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर. अगर गलती से किसी और के GST नंबर पे बना दिया है. क्या हम खुद कैंसिल कर सकते हैं अगर हमको गलती पता चल जाए तो? हाँ, जो जनरेट किया है वो कैंसिल कर सकता है विद इन 24 आवर्स. पर अगर प्रॉपर ऑफिसर ने ड्यूरिंग ट्रांजिट वेरीफाई कर दिया है तो कैंसलेशन नहीं कर सकते. कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स
यू गेट 1 days टाइम। ट्रैवल कर सकते हैं 200 किलोमीटर से एक दिन में, हाँ सर आराम से, एंड उसके पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 day। तो से सपोज 2405 किलोमीटर्स है, तो कितना दिन मिलेगा, डिवाइड बाय 200 करो, 12 पॉइंट चेंज आ रहा है तो 13 days राउंड अप, क्योंकि एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ के लिए आपको एक दिन मिलता है। 13 days में आपको गुड्स पहुंचाने हैं, नहीं पहुंचाए पेनल्टी लगेगा। अब अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, व्हाट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो सर? ओवर डायमेंशनल कार्गो इज बेसिकली अ कार्गो वेयर द साइज इज वेरी बिग और वो बहुत धीरे ट्रैवल करता है। तो एज इट ट्रैवल्स वेरी स्लो ना, गवर्नमेंट हैज गिवन मोर टाइम लिमिट। इनफैक्ट द टाइम लिमिट इज सो गुड, 20 किलोमीटर्स के लिए, हर 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन, विच इज़ वेरी वेरी गुड। डू यू अग्री विद दिस? क्योंकि इतना कितना स्लो है कि 20 किलोमीटर्स के लिए एक दिन। अब 20 kilometers is also applicable for multimodal transport where one leg is ship. One leg is ship मतलब one of the modes of transportation is ship. Then in that case 20 kilometers. अब क्या हम लोग एक्सटेंशन ले सकते हैं? Yes, it can be extended within 8 hours in exceptional cases. ट्रांसपोर्टर ही एक्सटेंशन ले सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है या ब्रेक डाउन हो गया है व्हीकल का, तो एक्सटेंशन चाहिए। वैलिडिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मिडनाइट ऑफ द डे ऑन विच ई वे बिल इज जनरेटेड। मतलब अगर आज 4:30 PM को मैं बिल बनाऊँ ई वे बिल, तो वैलिडिटी 4:30 PM से शुरू नहीं होगा, आज के एंड ऑफ डे दैट इज मिडनाइट से टाइम शुरू होगा। और फिर अगर एक दिन का टाइम है तो कल रात तक आप गुड्स पहुंचा सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स मूव एट नाइट टाइम। ठीक है, एग्जेम्पशंस है क्या सर? हाँ, एग्जेम्पशंस तो होते ही हैं। देर आर सम केसेस वेयर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन आर्टिफिशियल, इमिटेशन ज्वेलरी के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। करेंसी एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए नहीं चाहिए। अल्कोहलिक लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेगेटिव लिस्ट के गुड्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट इज द कंसाइनर, वो लोग भेज रहे हैं रेल से, एयरक्राफ्ट से भेज रहे हैं तो जनरेट करना है, रेल से भेज रहे हैं तो नहीं चाहिए। नोटिफाइड एरियाज, अभी तक कोई एरिया नोटिफाई नहीं किया है। पर्सनल हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए नहीं चाहिए, कोरल, LPG, केरोसिन, एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी कार्गो कंटेनर नहीं चाहिए। कस्टम के केसेस वेयर बेसिकली कस्टम के रेगुलेशन में है वो गुड्स, तो भी ई वे बिल नहीं चाहिए। वे ब्रिज, आप अगर वे ब्रिज के पास लेके जाते हैं गुड्स को फॉर वेमेंट, वे ब्रिज जहाँ वजन करने के लिए हम लोग लेके जाते हैं गुड्स को, वहाँ तक लेके जाने के लिए भी ई वे बिल नहीं चाहिए इफ़ दी वे ब्रिज इज़ अप टू 20 किलोमीटर्स। क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यू टेक इट टू दी वे ब्रिज, वज़न करते हैं, जितना वज़न आया उसके हिसाब से यू पे द रॉयल्टी। एंड नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस, अगेन नो नीड टू जनरेट ई वे बिल, क्योंकि व्हीकल नंबर क्या लिखोगे, कन्वेयंस डिटेल में क्या व्हीकल दोगे फॉर बुलक कार्ट या साइकिल, तो नॉन मोटराइज कन्वेयंस के लिए भी ई वे बिल नहीं चाहिए। देन व्हाट इफ देयर इज अ चेंज इन कन्वेयंस, अगर व्हीकल चेंज हो रहा है तो क्या करना होगा? अगर सेम ट्रांसपोर्टर है तो खाली पार्ट बी, तीनों में से कोई भी अपडेट कर देगा। अगर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर है तो पहले नए ट्रांसपोर्टर को ऐड करना पड़ेगा, उसको अथॉरिटी देना पड़ेगा, फिर वो ट्रांसपोर्टर या सप्लायर रेसिपिएंट पार्ट बी अपडेट कर सकता है। This is how the process works. This was section 68 read with rule 138. उसके बाद 138A आता है। 138A बेसिकली कहता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है पर्सन इंचार्ज को, ड्राइवर को क्या क्या कैरी करना है, इनवॉइस कैरी करना है या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, और उसके साथ ई वे बिल। पर ई वे बिल नहीं चाहिए फॉर रेल, वेसल, एयर, क्योंकि वहाँ तो बिफोर या आफ्टर मूवमेंट आप जनरेट कर सकते हो। CBIC has clarified कि E-invoice का फिजिकल कॉपी लेके जाना जरूरी नहीं है, बिकॉज इट्स अ मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट, उसका फोटो भी चलेगा।
138B and 138C. 138B deals with verification of documents, 138C deals with verification of goods. डॉक्यूमेंट कितनी बार भी ऑफिसर वेरीफाई कर सकता है, बट गुड्स वेरिफिकेशन अगर एक बार हो गया है तो नेक्स्ट ऑफिसर कैन नॉट वेरीफाई इट अगेन, बिकॉज गुड्स वेरिफिकेशन में ना एक इनिशियल रिपोर्ट बनता है, फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनता है विच इज़ कंक्लूसिव प्रूफ, एंड नेक्स्ट टाइम इट कैन नॉट बी ओपन. अगर किसी का व्हीकल, किसी ट्रांसपोर्टर का व्हीकल 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया है, then in that case he can raise a issue on the common portal under rule 138D. उसके बाद का एक्शन नहीं दिया हुआ है 138D में. एंड 138E is where for your outward supply you will not be able to generate e-way bill. कैसे केसेस में सर? पहला, आपने 2 months का GSTR 1 फाइल नहीं किया या 2 quarters का GSTR 1 फाइल नहीं किया. दूसरा, आपने 2 months या क्वार्टर्स का GSTR 3B फाइल नहीं किया है. थर्ड केस, आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, CMP 08 में क्वार्टरली पे करना पड़ता है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में आपने पे नहीं किया है. देन इफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई-वे बिल. अगर आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे तो आप गुड्स नहीं भेज पाओगे, आपका बिजनेस रुक जाएगा. पर जैसे ही आप सबमिट करते हो, यू कैन गिव अ एप्लीकेशन टू कमिश्नर एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही विल अलाउ टू जनरेट ई-वे बिल. दिस वाज अ समरी ऑन ई-वे बिल. नाउ लेट्स रिवाइज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. एक एकदम छोटा सा चैप्टर है. बेसिकली we are going to deal with what accounts and records should be maintained and for how much time period should we keep those accounts and records. पहले देखते क्या मेंटेन करना है, कहाँ मेंटेन करना है. Accounts and records have to be maintained at the principal place of business as well as at additional place of business. सर अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हुए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, बट डेटा स्टोरेज होना चाहिए, और अगर कोई कैलामिटी आता है तो रिकवरी प्रोसेस भी एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, प्लस इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर. दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर डिजिटल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. नहीं तो प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड्स होने चाहिए. एडिशनल प्लेस में वहाँ के रिलेटेड रिकॉर्ड्स काफ़ी है, सब जगह के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं चाहिए. व्हाट इफ रिकॉर्ड्स आर फाउंड एट सम अदर प्लेस? If records are found at some other place, then it is deemed that that place is a place of business and those records belong to the person, deemed to belong to such person, जिसके यहाँ से ये सब रिकॉर्ड्स मिले. ठीक है सर. उसके बाद से सपोज देर इज अनअकाउंटेड गुड्स. अगर कोई अनअकाउंटेड गुड्स है जो स्टॉक में, बुक्स में नहीं है पर फिजिकल स्टॉक में दिखाई देता है. जब ऑफिसर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है तो वो स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिजिकली वो दिखाई दे रहा है कि ये गुड्स है. तो अनअकाउंटेड गुड्स अगर कुछ मिलते हैं, then in that case it is deemed that they have been supplied and you will have to pay GST plus interest plus penalty, and officer will initiate 73-74 notice proceedings. फिर the question is what details should we maintain. देखिए सारे डिटेल्स मेंटेन करने हैं. आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, RCM payable, name and address of suppliers, name and address of recipients, details of stock, manufacturer है तो production details, consumption details, रॉ मटेरियल के डिटेल्स, फिनिश्ड गुड्स के डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं. कॉम्पोजिशन डीलर को एक बेनिफिट दिया गया है दैट इफ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर देन देर इज नो नीड टू मेंटेन स्टॉक डिटेल्स एंड टैक्स डिटेल्स. ये दो डिटेल्स नहीं चाहिए इफ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर.
देन से सपोज वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो, तो ईच प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ फॉर ईच ऑफ दीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक एजेंट है तो हर प्रीमाइस के लिए आपको अलग, हर प्रिंसिपल के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है फॉर ईच ऑफ द प्रिंसिपल। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स ऑफ 4 प्रिंसिपल, चारों प्रिंसिपल का अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। स्टॉक चारों प्रिंसिपल का जो इस एजेंट के पास है वो सारा डिटेल अवेलेबल होना चाहिए सेपरेटली। दैट्स व्हाट द लॉ रिक्वायर्स। फिर ऐसे 2 लोग हैं जिनको जीएसटी में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल दे विल हैव टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज पर जीएसटी लॉ। फर्स्ट वन इज वेयर हाउस ओनर, क्योंकि वो गुड्स रख रहा है, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टर, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये दोनों को ना एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है ऑन दी कॉमन पोर्टल, इवन इफ दे आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। और वेयर हाउस ओनर को सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ऑफ गुड्स स्टोर्ड, गुड्स डिस्पैच, किसके गुड्स कहाँ है, कितने गुड्स है, कब आया कब गया। each detail has to be maintained so that it is readily accessible to the officer. That is the basic requirement relating to warehouse owner. जब हम ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं तो गुड्स का जितना मूवमेंट हो रहा है और स्टोरेज हो रहा है, सारा रिकॉर्ड्स ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करना है कि किसके लिए कितना गुड्स कहाँ से क्यों कब और कैसे मूव किया और कैसे पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। बिकॉज बहुत सारा टैक्स एवेजन हो जाता है in all these cases and that's why government wants to track it. What about transporters who are already registered? क्या वो लोग को भी एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा? हाँ, पर वो लोग सारे जीएसटी नंबर में से किसी एक स्टेट में वो लोग कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दोज ट्रांसपोर्टर्स। उसके बाद what is the time period for which you have to maintain accounts and records? The time period is 72 months from due date for filing annual return or इन्वेस्टिगेशन केसेस में, जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न और 1 year आफ्टर completion of investigation or appeal proceedings, whichever is later. ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, केस स्टडी में भी आ सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग विद द टाइम लिमिट। देखिए नॉर्मली अगर कोई फ्रॉड वगैरह का केस नहीं है, ना कोई इंक्वायरी चल रहा है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ना कोई केस चल रहा है, तब you have to maintain it for 72 months from the due date for filing annual return. बट अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या अपील फाइल हुआ है तो 72 months from due date for annual return और 1 year after final disposal of such investigation or proceeding whichever is later. तो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो 15 साल लग गया तो 15 years प्लस 1 year 16 years तक आपको उस सब्जेक्ट मैटर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। सो बेसिकली सेक्शन 35, सेक्शन 36 जो आपने स्टार्टिंग में देखा फर्स्ट टू 8 पॉइंट्स, दिस वाज सेक्शन 35 एंड पीरियड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स comes from section 36. So be very careful with regard to these two provisions which deal with accounts and records. कई छोटा थियरी क्वेश्चन आ सकता है एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस in 36. Careful about one thing,
आपको एग्जाम में 72 मंथ्स तो याद रहेगा, जस्ट बी केयरफुल कि कहाँ से शुरू होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, से सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट FY 24-25। 24-25 ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2025। इसका ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न क्या है? ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर 2025। यहाँ से 6 ईयर्स, दैट इज 31 दिसंबर 2031 तक आपको मेंटेन करना है। केयरफुल, कहाँ से शुरू होता है, दैट इज समथिंग वेयर इंस्टीट्यूट कैन टेस्ट यू। ओके, चलिए अब रिवाइज करते हैं TDS and TCS. Tax deducted at source, tax collected at source. TDS comes from section 51 while TCS comes from section 52 of CGST Act. TDS का रेट है 2% एंड TCS का रेट है 0.5%. ये कॉम्बिनेशन है, ये IGST रेट है, CGST चाहिए तो वी विल डू हाफ हाफ. TDS में ना गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रैक इट्स ओन कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज लेता है, तो जब भी कोई सर्विस लेता है ना, जनरली टू गवर्नमेंट इज टैक्सेबल. तो यहाँ 100 रुपीज चार्ज किया, GST 18, टोटल कम्स टू 118. तो जब गवर्नमेंट पे करेगा सप्लायर को, तब क्या पे करेगा? 100 प्लस 18, एंड यहाँ से जो 100 का 2% है, ये 2% वो TDS करेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और 116 पे करेगा मिस्टर ए को. अब ये जो 2 रुपीज है, द रेसिपिएंट विल पे टू गवर्नमेंट. और ये करना कब है? ये TDS करना है while making payment. So while the recipient is making payment, तब रेसिपिएंट को ये 2% TDS करना पड़ता है. अब ये गवर्नमेंट बेसिकली ट्रैकिंग के लिए यूज करता है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये 2 रुपीज कॉस्ट नहीं होता है, दैट ₹2 इज रिफ्लेक्टेड इन e-cash ledger of the supplier आफ्टर वैलिडेशन ऑफ द सप्लायर. आफ्टर वैलिडेशन, तो एक वैलिडेशन करना पड़ता है, और वैलिडेशन करते ही वो 2 रुपीज आपके ई कैश में आ जाता है. वो ई कैश आप यूज कर सकते हो टू पे ऑफ योर लायबिलिटी, या उसका रिफंड भी ले सकते हो. अब ये जब रेसिपिएंट पे करता है, बेसिकली गवर्नमेंट चाहता क्या है? ट्रैक करना कि ये 2 रुपीज जैसे कलेक्ट हुआ है, तो 2 रुपीज डिवाइडेड बाई 2%, 100 रुपीज इसने सेल्स रिपोर्ट करना था. क्या इसने 100 रुपीज सेल्स रिपोर्ट किया है? अगर 100 रुपीज सेल्स इसने रिपोर्ट नहीं किया है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स एवेडर, एंड उसको फटाफट नोटिस आ जाएगा. जैसे कि अगर 2 करोड़ इज दी TDS, तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 2%, 100 करोड़ सेल्स. अगर उसने 100 करोड़ सेल्स रिपोर्ट नहीं किया है, देन इन दैट केस ही इज अ टैक्स एवेडर, और उस टैक्स एवेडर के खिलाफ नोटिस इश्यू हो जाएगा. दैट इज द बेसिक इंटेंशन. अब ये करना किसको पड़ता है? ये करना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, authority or board set up by government, and then you have any society set up by government. तो ये भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है, एंड बेसिकली PSU. तो पहले ना इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर दीज. तो गवर्नमेंट अपने ही कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक करना चाहता था. फिर ना मेटल स्क्रैप में बहुत सारा टैक्स एवेजन हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और एक एंट्री इसमें ऐड किया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर मेटल स्क्रैप बेच रहा है टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस केस में भी TDS लग जाएगा. सो दैट इज हाउ दे फ्रेम्ड द TDS लॉ. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब TDS लगता है? वाइल मेकिंग पेमेंट. क्या हर कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, it is applicable only when taxable value under a contract, taxable value under a contract exceeds 2.5 lakhs. Careful, exactly 2.5 lakh पे नहीं लगेगा, exceeds 2.5 lakh, and this 2.5 lakh is excluding GST. GST छोड़ के
जब भी 2.5 लाख टैक्सेबल वैल्यू, एग्जाम सप्लाई नहीं, खाली टैक्सेबल वैल्यू जब एक्सीड होगा तभी टीडीएस लगेगा। और याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का टैक्सेबल वैल्यू कम है तो टीडीएस नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, बिकॉज हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी छोटा नहीं होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही 2.5 लाख एक्सीड होगा वैसे ही टीडीएस का इम्प्लीकेशन आ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली वाइल मेकिंग पेमेंट, मतलब इनिशियली नहीं लगेगा, खाली जब पेमेंट कर रहे हैं तब। डोंट कंफ्यूज दिस विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे लगता है, दिस इज एप्लीकेबल वाइल मेकिंग पेमेंट। जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक इसका इम्प्लीकेशन कुछ नहीं आएगा। सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दी वर्डिंग्स। अब क्या इसके कुछ एग्जेम्पशंस हैं? हाँ, एग्जेम्पशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना तो टीडीएस नहीं लगता है, क्योंकि बेसिकली डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्क्रूटिनी एंड दैट्स व्हाई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। देन बिटवीन पीएसयूज, पीएसयू टू पीएसयू का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तब भी नहीं लगेगा। अब पीएसयू टू पीएसयू को इंक्लूड किया तो बाकी लोगों ने कहा कि हम लोग के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा दैट if it is amongst those, if it is amongst those who are required to do TDS, who are required to do TDS, तो उनके में भी नहीं लगेगा। सो अगर amongst those who are required to do TDS होगा तब भी नहीं लगेगा। तो फिर सर मेटल स्क्रैप वाले का तो फिर उसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों को टीडीएस करना पड़ता है, क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों कभी खरीदेंगे तो दोनों लायबल है। इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट ने लिखा एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप। बस ध्यान से देखना, पीएसयू टू पीएसयू के बीच में एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप नहीं है, खाली थर्ड पॉइंट के लिए एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप है। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल विथ रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अमंग्स देम इट इज कंप्लीटली एग्जाम, बट मेटल स्क्रैप के लिए ये नहीं लगेगा। पीएसयू के लिए पीएसयू टू पीएसयू मेटल स्क्रैप भी रहेगा तो भी नहीं लगेगा, बिकॉज सेकेंड वन इज वेरी वाइड, उसमें एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप नहीं कहा है। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट पॉइंट। फिर एक ऐसा पॉइंट है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन वन स्टेट एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन अनदर स्टेट, इज इन अनदर स्टेट, तो क्या होता है? सी प्लस एस लगता है। हाँ क्या सर? हाँ, सी प्लस एस लगता है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों देखते हैं। सी प्लस एस, सी प्लस एस ऑफ दिस स्टेट, अगर ये कर्नाटका है तो सी प्लस एस ऑफ कर्नाटका लग जाएगा। और अगर ये दिल्ली में है तो क्या दिल्ली वाला कर्नाटका का सी प्लस एस का टीडीएस कर सकता है? तो गवर्नमेंट ने कहा नो टीडीएस। बट नो टीडीएस इज ओनली व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर and place of supply is in a state which is different from the registration of the location of the recipient. कभी कभी क्या होता है कि location of supplier and place of supply, आप प्लेस ऑफ सप्लाई में गलती कर देते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बराबर से पता होना जरूरी है। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है देन यू विल फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर चेक करना, फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट से कंपेयर करना। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरली अगर होटल कर्नाटका में है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसका कर्नाटका में ही होगा। तो अगर कोई गुजरात गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने कर्नाटका में कुछ बुक किया है तो क्या गुजरात गवर्नमेंट को टीडीएस करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, नो टीडीएस, बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट इज ओनली रजिस्टर्ड इन गुजरात। बराबर? दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट टीडीएस। अब क्या और कोई इम्प्लीकेशन है सर इनके ऊपर? हाँ, ये लोग को GSTR 7 फाइल करना पड़ता है बाई 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है टीडीएस का, बिकॉज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तभी तो आप ये टीडीएस कर पाओगे और टीडीएस पे कर पाओगे। और पेमेंट का टैक्स ड्यू डेट क्या है? पेमेंट का ड्यू डेट भी 10th है। GSTR 7 का जो ड्यू डेट है वही पेमेंट का ड्यू डेट है, तो पेमेंट ड्यू डेट मैचेस द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 7। So just be very careful with regard to all these points. Now, the last and important point is, say suppose is there a need of any certificate to be issued as may be prescribed law में लिखा हुआ है,
तो सर्टिफिकेट अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला है लॉ में, सर्टिफिकेट विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड टिल नाउ। नाउ जब भी आप चेक करोगे तो C+S और IGST बराबर करना। Then coming to TCS. Now, when does TCS get triggered? See, एक सप्लायर है who is supplying through e-commerce operator, रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है और पेमेंट थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो सप्लाई भी थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, पेमेंट भी थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर है। तो गवर्नमेंट ने कहा इको हैज टू कलेक्ट टैक्स at 0.5% of net taxable supplies, 0.5% of net taxable supplies made through it। तो net taxable supplies का 0.5% कलेक्ट करना पड़ता है इको को, एंड ही विल हैव टू पे TCS टू गवर्नमेंट। पर क्या ये सप्लायर का कॉस्ट हो जाता है? द आंसर इज नो। सप्लायर दैट TCS इज रिफ्लेक्टेड in e-cash ledger ऑफ सप्लायर आफ्टर वैलिडेशन। वैलिडेशन करना पड़ता है कि ये मेरा TCS है, एंड उसके बाद इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन ई कैश लेडजर, फिर आप उसको यूज कर सकते हो टू पे योर लायबिलिटी। नेट टैक्सेबल सप्लाईज बोला है इन अ मंथ, तो याद रखना नेट टैक्सेबल सप्लाईज। नेट टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अप्रैल में सेल्स है 100, सेल्स रिटर्न है 70, तो नेट कितना हुआ? 30 रुपीज। तो TCS कितने पे लगेगा? 30 रुपीज पे। देन से सपोज मई का डेटा लेते हैं, मई में सेल्स 100, सेल्स रिटर्न 110, तो पिछले महीने का था वो भी रिटर्न आ गया, तो -10 हो गया। तो TCS कितने पे लगेगा? कुछ पे नहीं लगेगा। डोंट क्लेम अ रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ TCS। फिर जून में 140, तो 60 -10 मत करने जाना, 60 रुपीज पे TCS लगा देना। सो दैट इज हाउ TCS is done। अब TCS एक स्पेशल काइंड ऑफ registration है which can be taken, TCS can be taken even without having a place of business in the state। अगर आपका किसी स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी आप TCS रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सर? हाँ, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सर। कोई एग्जाम्पशंस या नो TCS का केस है? नहीं। क्या 2.5 लाख का लिमिट TCS में अप्लाई होता है? द आंसर इज नो। हर ट्रांजैक्शन से TCS लगना शुरू हो जाता है। ये लोग फाइल करते हैं GSTR 8 एंड द ड्यू डेट इज 10th, एंड पेमेंट का भी ड्यू डेट है 10th of the next month। ये सब next month होता है। That's something which you will also see in returns का revision। Then just be careful about one important aspect, एक notice to e-commerce operator। This can be asked as a theory question। क्या proper officer notice दे सकता है e-commerce operator को कि give me all the documents which are there with you, give me all the details of whose goods are kept, where it is kept, and because ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के ना बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उस वेयर हाउस में सारे सप्लायर्स के गुड्स रखे हुए होते हैं ताकि फटाफट वहां से डिलीवरी किया जा सके। तो दैट ई-कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेस हैज टू बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ईच ऑफ द सप्लायर। तो वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस किन किन सप्लायर का है, किन किन का स्टॉक पड़ा है, कितना सेल हुआ है, सब डिटेल इको को देना पड़ता है if he receives a notice from the proper officer। So just be careful। ये थियरी क्वेश्चन आ सकता है। अगर उसने नहीं दिया तो पेनल्टी लग सकता है, विच कैन बी टैक्स एवेजन किया है, TCS नहीं पे किया, वो पेनल्टी लग सकता है, प्लस दिस पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 25,000। पेनल्टी आपके सिलेबस में नहीं है, और ये जो पेनल्टी मैंने बोला वैसे भी वो CGST का पेनल्टी है। SGST में भी 25,000, टोटल 50,000 हो जाता है। सी, these are some key points which you need to be careful। अब see, there are some special points। ये तो हो गया कि कैसे TDS करना है वगैरह। अभी
कहाँ कहाँ टीसीएस लगेगा. से सपोज सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या टीसीएस लगेगा? द आंसर इज नो टीसीएस, बिकॉज सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस. सप्लायर इज अ कॉम्पोजिशन डीलर. सोचो, अगर सप्लायर कॉम्पोजिशन डीलर हुआ तो क्या इको को टीसीएस करना पड़ेगा? तो देखो, गुड्स का केस है तो टीसीएस विल बी एप्लीकेबल. सर्विसेज का केस है तो नॉट पॉसिबल. सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते हो. गुड्स कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो. याद आया? ओके, देन थर्ड वन इज सप्लायर is supplying services covered under section 9(5). तो 9(5) में टीसीएस लगेगा क्या? नहीं. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज 9(5) में मेन टैक्स कौन भर रहा है? 9(5) में मेन टैक्स ही तो इको भर रहा है, तो वो अपने ऊपर थोड़े टीसीएस करेगा. देन फोर्थ वन, इको इज द सप्लायर. मतलब खुद के वेबसाइट से ही सप्लाई कर रहा है, क्या खुद के ऊपर टीसीएस कर सकता है? द आंसर इज नो. ठीक है. सप्लाई थ्रू इको बट पेमेंट डायरेक्ट. सप्लाई थ्रू इको बट डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय सप्लायर. पेमेंट रिसीव्ड बाय सप्लायर. अब सोच के देखो, अगर इको के थ्रू पेमेंट हो ही नहीं रहा है तो क्या टीसीएस लगेगा? द आंसर इज नो. तो ये सारे केसेस ना इंस्टीट्यूट कैन टेस्ट यू, बिकॉज ईच ऑफ दीज केसेस आर वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब जो लास्ट डिस्कशन हमारा है वो है दो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर. देखो, एक सप्लायर है, एक सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और एक रेसिपिएंट साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है. ऐसा हो सकता है सर? हाँ, दो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर, आजकल दोनों के बीच में टाई अप रहता है. तो द क्वेश्चन इज हु विल डू टीसीएस. टीसीएस करना किसको पड़ेगा? अब यहाँ देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ. से सपोज सप्लायर इज मिस्टर ए और सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है अमेजॉन, और यहाँ है जेप्टो. तो टीसीएस किसको करना पड़ेगा? टीसीएस करना पड़ेगा अमेजॉन को. जो भी सप्लायर को पेमेंट कर रहा है ना, उसको टीसीएस करना पड़ेगा. से सपोज अब अमेजॉन के जगह हम लोग लेते हैं टाटा डिजिटल. टाटा डिजिटल अपने खुद के वेबसाइट से ही बेच रहा है, मतलब सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर वो खुद ही है और रेसिपिएंट साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई नहीं है. तो टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि खुद के वेबसाइट पे जब आप बेचते हो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस. अब थर्ड केस देखो, सप्लायर टाटा डिजिटल और सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर टाटा डिजिटल खुद के वेबसाइट से ही बेच रहा है, पर जो बायर है, बायर अमेजोन पे ऑर्डर कर रहा है. अगर बायर अमेजोन पे ऑर्डर कर रहा है तो यहाँ देखो, ये अपने ऊपर तो नहीं कर सकता है, तो अमेजोन विल बी रेस्पॉन्सिबल टू डू दी टीसीएस. बी वेरी केयरफुल विथ रिगार्ड टू this type, saying that if supplier and supplier side e-commerce operator is same, no TCS. If supplier and supplier side e-commerce operator is same and there is a recipient side e-commerce operator, तो रेसिपिएंट साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव टू डू दी टीसीएस. सर, इसमें एनुअल रिटर्न होता है क्या? हाँ, एनुअल रिटर्न नहीं, इसके नाम होता है एनुअल स्टेटमेंट. एनुअल स्टेटमेंट ड्यू डेट इज 31 दिसंबर और फॉर्म नंबर होता है GSTR 9B. सर, इसमें कोई गलती हो गया टीसीएस रिटर्न में तो क्या हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं? हाँ, रेक्टिफाई कर सकते हो. एंड द लास्ट डेट फॉर रेक्टिफिकेशन इज 30th November after financial year, or date of filing annual statement, whichever is earlier. Date of filing annual statement, whichever is earlier. So this is the last date to rectify any mistake which has happened in TCS. So be careful on this particular part of discrepancies which have arise. Sir, ये 9B real life में है क्या? The answer is no. As of now 9B real life में नहीं है, but exams में they can ask you. So 9(5) का केस होगा, TCS नहीं लगेगा. If there is a transaction where
both supplier and supplier side e-commerce operator are same, then again TCS will not apply. पर उसी केस में अगर रेसिपिएंट साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर रहा तो फिर TCS रेसिपिएंट साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर को करना पड़ेगा. प्लस दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच does not require you to have a place of business in that state. मतलब आप जितने चाहे TCS रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, आपके जहां जहां सप्लायर होंगे वहां वहां इको अपना TCS रजिस्ट्रेशन भी लेगा. क्योंकि अगर कोई सप्लायर मणिपुर में है और मणिपुर में वो बेच रहा है तो वो C+S चार्ज करेगा, तो TCS भी मुझे C+S करना पड़ेगा. अब मणिपुर का C+S करने के लिए मुझे TCS का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मणिपुर में. तो क्या मेरे मणिपुर में प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है? द आंसर इज नो. सो दिस वाज अबाउट TDS TCS. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. देखो, सेक्शन 51 से आता है TCS, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट TCS, कौन करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सोसाइटी. और अगर दो रजिस्टर्ड पर्सन के बीच में मेटल स्क्रैप का डीलिंग हो रहा है तो उसमें भी TCS लगेगा. Then, when is it applicable? When the taxable value under a contract exceeds 2.5 lakh. taxable value मतलब अगर कोई एग्जाम सप्लाई इंस्टीट्यूट दे देता है तो उस पर TDS मत लगाना शुरू कर देना. एंड इट इज एप्लीकेबल वाइल मेकिंग पेमेंट. तीन एग्जाम्शन है: मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, PSU to PSU, amongst those who are required to do TDS, except metal scrap. अगर location of supplier and place of supply is in the same state and location of recipient registration is in different state, then in that case no TDS will be applicable. Then what do they file? Compulsory registration, payment and certificate as may be prescribed. TCS दो कंडीशन सेटिस्फाई होना है: सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है, पेमेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है. तो इको के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू TCS ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाईज एंड पे इट टू गवर्नमेंट. नेगेटिव होगा तो मत करना और पॉजिटिव होगा तो उतने पे नेट टैक्सेबल सप्लाई पे हो जाएगा. TCS to be taken even if you don't have a place of business in that state, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. TDS और ये लोग को 3 दिन में ही 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. पेमेंट 10 तक नोटिस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर इशू हो सकता है. If the supplier is unregistered, no TCS. If the supplier is a composition dealer, then goods के केस में TCS will apply. Services के केस में it is not possible at all. Supply which is covered under section 95, TCS नहीं लगेगा क्योंकि 95 में मेन टैक्स कौन भर रहा है? मेन टैक्स ही इको भर रहा है. इको खुद सप्लायर है, नो TCS. टाटा जी डिजिटल हमने देखा. देन सप्लाई थ्रू इको बट पेमेंट डायरेक्टली रिसीव हो रहा है, वापस नहीं लगेगा क्योंकि दो कंडीशन है: सप्लाई थ्रू इको, पेमेंट ऑल्सो थ्रू इको. फिर हमने ये एग्जाम्पल देखे, एनुअल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा. क्लियर? ओके ओके, चलिए अब हम लोग रिवाइज करते हैं GST रिटर्न्स. GST रिटर्न्स बेसिकली लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फ्लो कि सारे GST रिटर्न वर्क कैसे करते हैं. नॉर्मल स्कीम पहले देख लेते हैं, फिर QRMP क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट पे भी जाएंगे. अब पहली बात से सपोज आई टेक अ एग्जांपल. मिस्टर ए का आउटवर्ड सप्लाई है और मिस्टर ए का इनवर्ड सप्लाई है. तो आउटवर्ड सप्लाई भी है, इनवर्ड सप्लाई भी है. तो देखो, आउटवर्ड सप्लाई उसको कहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है? उसको रिपोर्ट करना पड़ता है GSTR 1 में. एंड इसका ड्यू डेट क्या होता है? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. जितना भी ड्यू डेट है वो 11th नेक्स्ट मंथ का ड्यू डेट है. उसके बाद इनवर्ड सप्लाई ना उसको फाइल नहीं करना पड़ता है, ये जनरेट होता है GSTR 2B. 2B जनरेट होता है ऑन 14th. एंड फिर मिस्टर ए को फाइल करना पड़ता है GSTR 3B. एंड GSTR 3B का ड्यू डेट है 20th, जहां वो सारा कुछ रिकॉर्ड करता है. अब देखो, 1 और 3B में मिसमैच नहीं होना चाहिए. देखो, 1 में अगर आपने सेल्स 100 रिपोर्ट किया है तो 3B में भी आपको सेल्स 100 रिपोर्ट करके उस पर टैक्स पे करना है. अगर इसका डिफरेंस हो गया तो एक नोटिस इशू होगा रूल 88C में, और वो 88C में नोटिस इशू होगा, इंटीमेशन आएगा आपको कि इतना डिफरेंस है, ये पे कर दो. आपको रिप्लाई करना है. अगर आपने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया 7 वर्किंग डेज में, देन इन दैट केस आप फर्स्ट ऑफ ऑल आगे का GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे. प्लस इसके बाद डायरेक्ट रिकवरी प्रोविजंस इनिशिएट हो जाएंगे. अब रूल 88C में लिखा हुआ है बाई सच परसेंटेज एंड
सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक कोई परसेंटेज या अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है कि कितना डिफरेंस होगा तो ये नोटिस या इंटीमेशन रिसीव होगा। अब 1 एंड 3 भी रियल लाइफ में देखो तो हार्ड लॉकिंग है। हार्ड लॉकिंग मतलब 1 में जो आप सेल्स एंटर करते हो ऑटोमेटिकली वो 3B में आ जाता है। सो टेक्निकली ये रूल 88C का नोटिस आ ही नहीं सकता है एज ऑफ टुडे। बट क्या रूल आपके सिलेबस में? हाँ, तो रूल आप लिखिएगा और पढ़िएगा। डोंट एवर राइट दैट इन रियल लाइफ देयर कैन नॉट बी अ डिफरेंस एंड हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रूल 88C, वो मत लिखिएगा। देन द सेकेंड वन इज GSTR 2B वर्सेस GSTR 3B। देखो 2B में अगर 10 रुपीज ITC आ रहा है तो आप ITC कितना लोगे? सर 10 रुपीज लेंगे या उससे कम लेंगे। पर अगर आपने 15 रुपीज ले लिया है तो यहाँ नोटिस इशू होगा रूल 88D में। और ये रूल 88D में जो नोटिस इशू होगा इसमें भी लिखा हुआ रहेगा ये 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा ITC लिया है उसको एक्सप्लेन करो या पे कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो अच्छे से कोई बात नहीं, पे कर देते हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं करते हो तो नोटिस अंडर 73, 74, 74A शुरू हो जाएगा। जहां भी 73, 74 है वहां 74A भी आएगा, बट 74A आपके सिलेबस में नहीं है, 73, 74 भी आपके सिलेबस में नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट रूल 88D। वापस इंटीमेशन आएगा पर यहाँ डायरेक्ट रिकवरी नहीं होता है, यहाँ और एक नोटिस इशू होता है अंडर रूल 88D। ये अभी भी रियल लाइफ में है और ये होता भी है। और यहाँ सच परसेंटेज एंड सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है। देन मिस्टर ए अगर ऑनलाइन बेचता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेचता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट विल फाइल GSTR 7 एंड इसका ड्यू डेट होता है 10th। और अगर ये थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बेचता है, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बेचता है तो यहाँ क्या होगा? GSTR 8 एंड ये भी 10th। तो ये दोनों विल बी रिफ्लेक्टेड इन ई कैश लेडजर ऑफ द सप्लायर आफ्टर वैलिडेशन। ये तो आप लोग को याद है? यस, ठीक है। अभी फिर और कुछ भी फाइल करना पड़ता है क्या सर? हाँ, और भी फाइल करना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड एज GSTR 9। GSTR 9 क्या होता है सर? GSTR 9 होता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। देखो और डिटेलिंग है वो एक एक करके समझेंगे। 9A 9B 9C सब है, वो धीरे धीरे समझेंगे। अभी स्ट्रक्चर समझ लो। GSTR 10 इज फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है? फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट होता है 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कैंसलेशन और 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। मतलब आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है टू फाइल दिस GSTR 10 दैट इज अ फाइनल रिटर्न। तो फाइनल रिटर्न के लिए आप लोग को अच्छा टाइम मिलता है। एंड GSTR 4, GSTR 4 कौन फाइल करता है? कॉम्पोजिशन डीलर। एंड GSTR 4 का ड्यू डेट क्या है सर? GSTR 4 का ड्यू डेट है 30 जून आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। एंड देखो ये एक बार ही फाइल होता है बट टैक्स पेमेंट जो होता है वो होता है CMP 08। CMP 08 में क्वार्टरली आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है एंड द ड्यू डेट फॉर दिस क्वार्टरली टैक्स पेमेंट इज 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर होने के बाद 18th है वो, उसमें आपको CMP 08 टैक्सेस आपको क्वार्टरली पे करने और रिटर्न आपको एक ही फाइल करना है। फिर आता है GSTR 5। GSTR 5 इज फाइल्ड बाय NRTP। NRTP का ड्यू डेट क्या है? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days फ्रॉम लास्ट डे ऑफ validity of registration whichever is earlier। तो वो देखो वो शॉर्ट टाइम का रजिस्ट्रेशन लेता है, तो जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है वहां से 7 days या 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर ही हैज टू फाइल अ
फाइनल रिटर्न। तो ये भी अच्छे से याद रखना, बट एक चीज का केयरफुल रहिएगा, दिस इज फाइल्ड बाय रेगुलर टैक्स पेयर्स एंड सीटीपी। तो रेगुलर टैक्स पेयर्स एंड सीटीपी क्या फाइल करते हैं, जो नॉर्मली लोग फाइल करते हैं, बट सीटीपी ना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करता है, एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय सीटीपी। तो दिस इज अबाउट योर जीएसटी रिटर्न्स का स्ट्रक्चर। अब देखो इतने सारे रिटर्न्स देख के ना, कितने सारे रिटर्न्स हो गए, इतने सारे रिटर्न्स देख के ना दी टैक्स पेयर्स वर वेरी मच इरिटेटेड कि इतने रिटर्न अगर मुझे फाइल करने हैं तो देन इन दैट केस व्हेन डू आई बेसिकली डू बिजनेस, क्योंकि मेरे को 1 फाइल करना है, फिर 2B चेक करना है, 3B फाइल करना है, फिर ये चेक करना है 7 या 8 फाइल हुआ है कि नहीं वो लोग की तरफ से, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, मंथली इतना काम करते रहूंगा और एनुअल रिटर्न भी फाइल करूंगा, तो मैं बेसिकली बाकी काम कब करूंगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया। पहली बात तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगा। आप GSTR 1 फाइल कीजिएगा मंथली, ड्यू डेट विल बी 11th, 3B फाइल कीजिएगा मंथली, ड्यू डेट विल बी 20th, और पेमेंट भी आप कीजिएगा मंथली, ड्यू डेट विल बी 20th। तो सब कुछ आप क्या करेंगे, मंथली फाइल करेंगे। सर अगर मेरा टर्नओवर कम है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन इन दैट केस आपको गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया है। क्या 2 ऑप्शन है सर, पहला ऑप्शन 1 इज मंथली, सब कुछ मंथली फाइल करो, फर्स्ट option is monthly. Second option is you go for QRMP, नेम में मीनिंग है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट मतलब रिटर्न क्वार्टरली फाइल होगा बट पेमेंट मंथली होगा। GSTR 1 will be filed quarterly and the due date will be 13th. GSTR 3B will be filed quarterly, due date will be 22nd/24th। सर किसको 22nd, किसको 24th, देखो ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट मध्य प्रदेश और उसके नीचे जितने भी स्टेट्स है ना 22nd, ऊपर जितने भी स्टेट्स है 24th। सो मध्य प्रदेश एंड लोअर सब 22nd, ऊपर जितने नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है सब 24th। तो रैंडमली कुछ क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू हैव इट विथ दिस ट्रिक। तो ये हो गया GSTR 1, ये हो गया GSTR 3B। बट सर पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स आपको करना है फर्स्ट 2 मंथ्स में प्रॉब्लम आएगा ना, क्योंकि थर्ड मंथ में तो आप रिटर्न फाइल करोगे, क्वार्टरली रिटर्न है तो थर्ड मंथ में तो आप रिटर्न फाइल करोगे। फर्स्ट 2 मंथ्स में जस्ट डिपॉजिट इट इन ई कैश लेडजर, पेमेंट खाली ई कैश लेडजर में डिपॉजिट कर दो। सर बट कितना डिपॉजिट करना है वो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। यहाँ गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए इज आप सेल्फ असेस्ड डिपॉजिट करो। सेल्फ असेस्ड कितना होता है सर, सेल्फ असेस्ड होता है आउटपुट कंप्यूट करो, अपना ITC कंप्यूट करो और उतना डिपॉजिट कर दो बैलेंस। फिर ऑप्शन बी भी दिया कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़े काम करते रहूंगा मैं, तो यू कैन गो बाय फिक्स्ड सम। फिक्स्ड सम कितना है सर, फिक्स्ड सम इज 35% ऑफ टैक्स पेड इन प्रीवियस क्वार्टर। तो आपने जो प्रीवियस क्वार्टर में टैक्स पे किया था ना, उस क्वार्टर का 35%, क्योंकि देखो एक महीने का पे करना है, 35% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, 100 डिवाइडेड बाई 3 करो, 33.33 आ रहा है। अच्छा लगता है कि 33.33 लिखते, तो नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने राउंड अप कर दिया और टैक्सेस है इसलिए 35 कर दिया। तो फर्स्ट मंथ में भी 35%, सेकेंड मंथ में भी 35%, थर्ड मंथ में तो आप कंप्यूटेशन करोगे। सर अगर मैंने लास्ट क्वार्टर का मेरे पास डेटा ही नहीं है क्योंकि मैं तो मंथली फाइलर था, अगर आप मंथली फाइलर थे तो 100% ऑफ टैक्स पेड इन प्रीवियस मंथ। ऐसा ऑप्शन नहीं है, अगर क्वार्टरली डेटा अवेलेबल है तो क्वार्टर, अगर क्वार्टरली डेटा नहीं अवेलेबल है तो 100% ऑफ टैक्स पेड इन प्रीवियस मंथ। और सर ये दोनों का ड्यू डेट क्या है,
ये दोनों का ड्यू डेट है 25th। दैट मीन्स 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको पे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से ये पूरा समझाता हूँ। देखो, लेट्स टेक अप्रैल। अप्रैल में आउटपुट है 10, आईटीसी है 5। तो आप सेल्फ असेस्ड में है अगर, तो कितना पे करोगे? 5 पे करेंगे। एंड फिक्स सम में हो तो सर फिक्स सम के लिए प्रीवियस क्वार्टर का डेटा दो। ठीक है, तो जैन टू मार्च में मैंने 10 रुपीज पे किया था थ्रू ई कैश लेडजर। सो जैन टू मार्च में अगर 10 रुपीज पे किया है तो 10 रुपीज इंटू 35% विच कम्स टू 3.5। और इसका ड्यू डेट क्या होगा? अप्रैल का ड्यू डेट होगा 25 मई। समझ में आया? ओके, फिर मई का देखते हैं। मई में अगर 10 है यहाँ और 6 है तो यहाँ कितना पे करोगे? 4। 4 सेल्फ असेस्ड में। फिक्स सम में सर उतना ही पे करेंगे। फिक्स सम में कितना? 10 इंटू 35%, वो आता है 3.5। और मई का ड्यू डेट क्या होगा? 25 जून। ठीक है, अब जून का डेटा देखते हैं। अब जून में से सपोज 10/7 3 रुपीज, तो यहाँ कितना पे करोगे? सर 3 रुपीज, नहीं, इसको टोटल करो। इसका टोटल कितना आया? 12 रुपीज। 12 माइनस 7, 5 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर तो मैच करना है। और इसका ड्यू डेट क्या होगा? 22//24 जुलाई। ये एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में रखना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। सर अगर इतना पे नहीं किया तो? अगर इतना पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। और आपको पता ही है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वो से अंडर सेक्शन 50 ही कैलकुलेट होता है। हाँ, बट अगर आपने 35% पे कर दिया है, इफ 35% पेड, देन नो इंटरेस्ट even if there is a shortfall. Even if there is a shortfall compared to actual, compared to actual, compared to actual, एक्चुअल पेमेंट से शॉर्टफॉल भी होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे 5 रुपीज आ रहा था, मैंने 3.5 पे किया, तो क्या 1.5 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। पर सर अगर मैंने 35% पे ही नहीं किया तो? हाँ, तब तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लगेगा। बिकॉज पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम ड्यू डेट टिल डेट ऑफ पेमेंट। बराबर? ठीक है सर, ये तो क्लियर है। अब ये तो हो गया बात क्यूआरएमपी का। क्यूआरएमपी में आपको एक स्पेशल पॉइंट्स है। पहला, क्या आप शिफ्ट कर सकते हो जीएसटी आईएन वाइज? मतलब आ, आप मंथली फाइलिंग कर रहे थे, अब आपको क्वार्टरली फाइलिंग करना है, या आप क्वार्टरली फाइलिंग कर रहे थे, अब आपको मंथली फाइलिंग करना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इट इज कंप्लीटली परमिटेड। कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा इट इज टू बी डन क्वार्टर वाइज, एक क्वार्टर के लिए। क्योंकि देखो, क्यूआरएमपी स्कीम करंट ईयर में कितना टाइम तक के लिए मिलता है? अप टू 5 करोड़ इन करंट ईयर। मतलब जिस क्वार्टर में आपका 5 करोड़ टच होता है ना, नेक्स्ट क्वार्टर से आपको मंथली फाइलिंग करना ही पड़ेगा, आपको क्यूआरएमपी नहीं मिलेगा। क्वार्टर वाइज ही आप मंथली से क्वार्टरली, क्वार्टरली से मंथली शिफ्ट हो सकते हो। और किस डेट के बीच में सर? ये अच्छा पजल है। फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ of previous quarter to last day of first month of current quarter। देखो ध्यान से इसको समझो। करंट क्वार्टर, अभी अगर मेरे को अप्रैल से जून तक का शिफ्ट करना है, देखो अप्रैल से जून सोच के देखो, अप्रैल से जून में मेरे को मंथली से क्वार्टरली आना है या क्वार्टरली से मंथली आना है, तो फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर मतलब जैन टू मार्च, सेकेंड मंथ हो गया 1 फेब, एंड लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ करंट क्वार्टर, करंट क्वार्टर अप्रैल टू जून, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ 30th अप्रैल। सर ऐसा क्यों किया? बहुत सिंपल है। अभी अंडरस्टैंडिंग सिंपल है और एग्जाम में लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग का मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लैंग्वेज लिखने का मार्क्स मिलेगा। पर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है सर? अंडरस्टैंडिंग है अप्रैल टू जून के लिए आपको शिफ्ट करना है, तो यू हैव टू डिसाइड बाय एंड ऑफ अप्रैल। एंड ऑफ अप्रैल क्या होता है? 30th अप्रैल। अब 30th अप्रैल से 3 महीना पीछे जाओ, अप्रैल, मार्च, फेब, यहाँ आ गया 1 फेब।
बिकॉज ये एक क्वार्टर के लिए है। हर बार ऐसे ही कंप्यूटेशन कर सकते हो, जैसे जुलाई टू सितंबर, तो जुलाई टू सितंबर के लिए डिसाइड कब तक करना है, 31 जुलाई। 31 जुलाई, अब 3 महीना पीछे जाओ, 31 जुलाई के 3 महीना पीछे जाओगे तो जुलाई, जून, मई, 1 मई। क्योंकि देखो ये 30 अप्रैल को खत्म हुआ तो ये 1 मई से ही शुरू होगा। दैट्स हाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट। बट खाली लॉजिक याद रखने से नहीं होगा, यू विल हैव टू रिमेम्बर द लॉ एज वेल। जो लॉ में लिखा हुआ है वो लीगल वर्डिंग्स आपको एग्जाम में लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, पक्का? ओके, दिस वाज स्पेशल पॉइंट 1। देन कैन यू चूज इट जीएसटी IN वाइज, जैसे कि बैंगलोर ब्रांच मंथली फाइलिंग कर रहा है, मुंबई ब्रांच क्वार्टरली फाइलिंग कर रहा है, चलेगा? यस, इट इज अलाउड, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखो, अगर मैं QRMP में जाऊंगा ना तो मैं GSTR1 कैसे फाइल करूंगा? आई विल फाइल इट क्वार्टरली। इफ आई फाइल इट क्वार्टरली, माई रेसिपिएंट might get angry because he will not get timely ITC। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि यू कैन रिपोर्ट B2B invoices. B2B invoices can be reported. B2B invoices can be reported in invoice furnishing facility for first 2 months। एंड इसका ड्यू डेट क्या है? इसका ड्यू डेट है 13th of the next month। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको फाइल करना है तो कीजिए, नहीं करना है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी तो मत कीजिए। बट इसमें लिमिट है 50 लाख फॉर ईच मंथ। हर मंथ में इट कैन नॉट क्रॉस 50 लाख। दिस इज द लिमिट फॉर रिपोर्टिंग B2B इनवॉइसेस। B2C IFF में रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि B2C फर्क ही नहीं पड़ता है कि ITC मिलना है या नहीं मिलना है, दैट इज ऑफ नो रिलेवेंस। देन when if there is any balance in e-cash ledger, can we use it for any other purpose? Can be used for any other purpose? Oh, is it, sir? Yes, you can use it for any other purpose after filing GSTR 3B for the quarter। एक बार आपने GSTR 3B फाइल कर दिया, फिर आप वो ई कैश बैलेंस यूज कर लो। इनफैक्ट किसी किसी लोग के तो ई कैश बैलेंस अवेलेबल रहता है तो कोई टेंशन ही नहीं होता है। और याद रखना, अगर सफिशिएंट बैलेंस ई कैश में पड़ा है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा सर? नहीं लगेगा, क्योंकि ई कैश बैलेंस अगर पड़ा है मतलब वो पैसे आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है। अगर आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट? क्लियर विद दिस? सो QRMP एंड ये हो गया आपका रिटर्न्स का मेन डेटा। अब हम लोग सेक्शन में जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन विच वी आर गोइंग टू लर्न इज सेक्शन 37, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। देखो, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या आता है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में आता है GSTR1, GSTR1A और IFF, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर ये GSTR1A क्या है? मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, मैंने अप्रैल का GSTR1 फाइल किया। जैसे ही मैंने अप्रैल का GSTR1 फाइल किया ना, आई फाउंड अ एरर। नाउ व्हेन आई फाउंड एन एरर, अब ये एरर मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ क्या? हाँ, रेक्टिफाई कर सकता हूँ। कब रेक्टिफाई करूंगा? इन द मंथ्स रिटर्न, इन द मंथ्स रिटर्न इन विच द एरर इज फाउंड, द एरर इज फाउंड। तो इन द मंथ्स रिटर्न इन विच द एरर इज फाउंड। देखो, अप्रैल का मैंने फाइल कब किया? से सपोज मैंने फाइल किया ऑन 11th मई। 11th मई मतलब मेरे को मई के बाद ही पता चला होगा, 11th मई के बाद ही पता चला होगा एरर, तो मेरे को मई मंथ में पता चला। तो जब मई मंथ का रिटर्न मैं जून में फाइल करूंगा ना, तब मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ। सर, कैन यू रिवाइज अप्रैल रिटर्न? Can you revise April GSTR1? The answer is no, allowed नहीं है। बट सर एक दिक्कत है,
देखो 1 में अगर कोई एरर हो गया है, 1 में मेरे को एरर मिल गया है और ये एरर मेरे को रेक्टिफाई करना है सर, क्योंकि ये देखो 1 में एरर रहेगा तो मेरा 3B में भी एरर रहेगा, तो मेरे को रेक्टिफाई करना है। अभी मैं कैसे करूं सर, क्योंकि यहाँ रेक्टिफिकेशन तो खाली फ्यूचर में अलाउ किया है, कैसे करूं सर? तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये करंट पीरियड का रिटर्न आप GSTR 1A फाइल करके यू कैन रेक्टिफाई एरर इन दी करंट पीरियड। करंट पीरियड मतलब अप्रैल का रेक्टिफाई कर सकते हो, बट बिफोर फाइलिंग GSTR 3B फॉर दी टैक्स पीरियड। मतलब 3B 20th को 3B का ड्यू डेट होगा ना, उससे पहले आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके बाद सर, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो 3B रेक्टिफिकेशन बहुत ध्यान रखना कि 3B फाइल करने से पहले आपको ये रेक्टिफिकेशन 1A में करना है। 1A में कर सकते हैं सर, हाँ 1A ऑप्शनल है, 1A ओपन्स ओनली आफ्टर ड्यू डेट। तो 1A में जितना भी आप एडजस्टमेंट करते हो ना, वो सेम टैक्स पीरियड में आपके रेसिपिएंट को रिफ्लेक्ट नहीं होता है। देखो आपका 3B चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने सेल्स रिपोर्ट किया 100, ठीक है, और टैक्स इस पे था 18, और मैंने सेल्स रिटर्न मिस आउट कर दिया 40 रुपीज का। 40 रुपीज पे GST अराउंड 5.6। अब ये सेल्स रिटर्न जो मैंने मिस किया है ना, ये मैं GSTR 1A में रिपोर्ट करूंगा, और ये मैंने GSTR 1 में रिपोर्ट किया। तो बताओ ये मेरे 3B में क्या इम्पैक्ट आएगा? 3B में हमेशा नेट आएगा। 3B में नेट आएगा मतलब 100 माइनस 40 60 आ जाएगा। तो करेक्ट हो क्या आएगा? दैट मीन्स 3B विल बी द करेक्टेड डेटा, सेम मंथ में आ जाएगा। और GST कितना आएगा? 18 माइनस 5.6, एक मिनट, 40 40 इंटू 18%, 7.2 आता है, सॉरी 7.2। तो यहाँ आया 7.2 और यहाँ आएगा 10.8। तो अपने आप 3B में नेट फिगर आ जाएगा, बराबर, ठीक है। अभी 3B में तो नेट फिगर आ गया, अभी मेरे रेसिपिएंट को कब आएगा? देखो रेसिपिएंट को ना सेल्स तो आ जाएगा सेम टैक्स पीरियड में, क्योंकि मैंने सेल्स तो GSTR 1 में ही रिपोर्ट किया, तो सेम टैक्स पीरियड में उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर सेल्स रिटर्न जो है ना, वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड के नेक्स्ट 2B में आएगा, उसको नहीं पता चलेगा सर, अभी नहीं। देखो सप्लायर के लिए उसी टैक्स पीरियड में नेट अमाउंट हो जाता है, ये अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नेट पे ही पे करना पड़ता है। बट रेसिपिएंट को ना आपका सेल्स तो सेम टैक्स पीरियड में रिपोर्ट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न मतलब 1A, ऐसे मत देखना कि हर सेल्स रिटर्न मतलब 1A में जो मैंने चेंज किया, और ये है GSTR 1 का डेटा। तो GSTR 1 का डेटा तो उसी पीरियड में आ जाएगा, GSTR 1A का डेटा बाद में आएगा। उसको समझ में आया? Yes, be very careful. Institute can test you on this 1A in the first question itself. First question में ही वो 1A का इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो अगर आप सप्लायर के एंगल से कर रहे हो तो आप उसको नेट कर देना, और अगर आप रेसिपिएंट के एंगल से कर रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना। 1A का इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट का ITC इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेम टैक्स पीरियड में 2B में रिपोर्ट ही नहीं हुआ होगा। हाँ नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उसको 2B में रिपोर्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। अब GSTR 1 में क्या क्या रिपोर्ट करते हैं? हम सारा सेल्स रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो भी B2B ट्रांजैक्शन होता है ना, वो तो हम इनवॉइस वाइज रिपोर्ट करते हैं, चाहे इंटर हो या इंट्रा हो, इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग होता है। जो B2C होता है ना, उसमें जो भी इंटर स्टेट सप्लाई है एंड मोर देन 1 लाख का है, उसको हम लोग को इनवॉइस वाइज करना पड़ता है। याद रखना यहाँ 1 लाख है, जो हमने इनवॉइस का रिवीजन किया था ना, वहां 2.5 लाख आपने ऐसा ही देखा था, वो अभी भी 2.5 लाख है, उसको गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। ये 1 लाख
ये भी पहले 2.5 लाख था, अब इसको 1 लाख कर दिया है। अप टू 1 लाख होगा तो कंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड क्या होता है, स्टेट वाइज। स्टेट वाइज, रेट वाइज, आपको रेट वाइज मतलब हर रेट का अलग अलग डेटा देना पड़ता है, स्टेट वाइज डेटा देना पड़ता है। और इंट्रा होगा सर, इंट्रा होगा तो कंसोलिडेटेड, और इंट्रा है तो स्टेट वाइज तो नहीं दोगे, कंसोलिडेटेड है तो यू विल जस्ट गिव इट रेट वाइज। ऐसे रिपोर्टिंग होता है। फिर सर रेक्टिफिकेशन का लास्ट डेट है क्या? हाँ, रेक्टिफिकेशन का लास्ट डेट है 30th November after the financial year, or date of filing annual return, whichever is earlier. और अगर कोई नोटिस स्क्रूटिनी वगैरह का केस है विच इज फाउंड बाय द डिपार्टमेंट, देन इन दैट केस दैट रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी डन। नहीं कर सकते सर, नहीं। अगर कोई भी नोटिस वगैरह का केस है जिससे स्क्रूटिनी या इंस्पेक्शन चल रहा था डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट फाइंड करता है, तो अगर डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन फाइंड किया है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट rectify that particular information, that is not permitted. Be very careful of this. Can you file the return before the tax period, before the end of tax period? The answer is no, you cannot file before the end of tax period. But there are two exceptions. कौन से दो exception है? सीटीपी, सीटीपी पहले भी फाइल कर सकता है क्योंकि उसका अगर रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो वो GSTR1 फाइल कर सकता है, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर एनआरटीपी, एनआरटीपी 1 फाइल नहीं करता है। जो एनआरटीपी के पास 5 है वो एनआरटीपी 1 फाइल नहीं करता है। तो जिनके पास स्पेसिफिक रिटर्न है, कॉम्पोजिशन डीलर, एनआरटीपी, OIDAR, ISD, TDS, TCS, ये लोग सब अपना अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ये लोग GSTR1 फाइल नहीं करते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। और नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है सर, हाँ नील रिटर्न, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी आपको नील रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, वो SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। देन कमिंग टू सेक्शन 38, सेक्शन 38 इज कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ ITC, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ ITC। मतलब हम बात कर रहे हैं GSTR2B का। 2A भी है बट 2A ना प्रैक्टिकल में नहीं चल रहा है, बिकॉज 2A डायनामिक डॉक्यूमेंट था। जैसे ही आपके सप्लायर ने 1 चेंज किया ना, 2A अमेंड हो जाएगा। तो 2A नहीं चलता है, रियल लाइफ में 2B चलता है। क्वेश्चंस भी जनरली विल बी आस्क्ड ऑन 2B इटसेल्फ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। GSTR1, GSTR1 हम बात करते हैं अप्रैल का। अप्रैल का GSTR1 फाइल्ड बिफोर और ऑन ड्यू डेट। बिफोर और ऑन ड्यू डेट अगर आप फाइल करते हो ना GSTR1, तो देन इन दैट केस अप्रैल के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा रेसिपिएंट को। अगर सप्लायर ने टाइमली फाइल कर दिया तो अप्रैल के 2B में फाइल हो जाएगा। अब ये ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट मंथली वालों के लिए 11th है, क्वार्टरली वालों के लिए 13th है, क्योंकि क्वार्टरली वालों के पास IFF भी होता है। तो बिफोर और ऑन ड्यू डेट फाइल करोगे तो अप्रैल के 2B में ही आ जाएगा। अभी अगर GSTR1 ऑफ अप्रैल आफ्टर ड्यू डेट, जैसे ही उसने आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया, अगर 11 ड्यू डेट है तो 12th को फाइल किया, तो वो मई के GSTR2B में आएगा ऑफ द रेसिपिएंट, ना कि अप्रैल। और सर कोई भी चेंज जो GSTR1A में होता है, देखो 1A ओपन ही होता है पोर्टल पे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 1 इज ओवर। देखो लॉ में लिखा हुआ है कि इट कैन बी फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग GSTR1 बट बिफोर फाइलिंग GSTR2B, बट एक्चुअली में ये ओपन ही नहीं होता है। जब तक ड्यू डेट खत्म नहीं हुआ है तब तक वो ओपन ही नहीं होता है। तो जितना भी अप्रैल के 1A में भी चेंज करोगे ना, वो भी मई के 2B में ही रेसिपिएंट को रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बहुत ध्यान रखना, दिस विल हेल्प यू टू क्रैक। अभी 2B का ना 2 पार्ट होता है, ITC विच मे बी अवेलेबल, एंड दूसरा पार्ट होता है ITC विच
shall not be available. अभी जो भी shall not be available में आ रहा है ना, no ITC, because one of the conditions to avail ITC is it should not be restricted under section 38. से 38 ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38 आईटीसी नहीं मिलेगा. मे बी अवेलेबल में उसमें से आपको देखना है वेदर आईटीसी इज एलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट रहेगा तो आईटीसी मत लेना. देन शैल नॉट बी अवेलेबल में अभी एज ऑफ नाउ C+S ऑफ अदर स्टेट ही आता है जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है. जैसे कि कर्नाटका वाले ने गोवा में होटल बुक किया तो गोवा का होटल क्या चार्ज करेगा, C+S, तो कर्नाटका वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा. अभी इन सेक्शन 38 देर आर लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स जहां सब जगह लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जैसे कि अगर सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, देन इन दैट केस इट विल फॉल इन अंडर आईटीसी नॉट अवेलेबल. पर अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया कि कितने पीरियड के लिए उसने टैक्स पे नहीं किया, या सप्लायर का 1 and 3B का मिसमैच है, सॉरी सप्लायर का 2B और 3B का मिसमैच है. बट कितना का मिसमैच है वो अभी तक मेंशन नहीं है. सप्लायर के 1 और 3B का मिसमैच है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एंड फिर सप्लायर इज न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन, या सप्लायर ने रूल 86B फॉलो नहीं किया है. 86B क्या है सर, 1% थ्रू ई कैश लेडजर पे करना पड़ता है या और कोई मेथड. ये सब केस में इट विल कम इन आईटीसी नॉट अवेलेबल, बट दिस इज नथिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ नाउ. तो एज नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड, ये 2 साल हो गए अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो एज नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड इस पे जनरली इंस्टीट्यूट विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन बिकॉज legally nothing has been prescribed in this particular provision. तो सेक्शन 38 आप टेंशन मत लेना. सेक्शन 38 खाली टू बी अच्छे से याद रखना और कब कहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो अच्छे से याद रखना. देन बात करते हैं सेक्शन 39 का. 39 भी रेक्टिफिकेशन सेम है 30th नवंबर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. और याद रखना ये सारे रिटर्न after 3 years you cannot file it. After 3 years from due date no filing allowed of any return, चाहे वो GSTR 1 हो GSTR 3B हो, कोई रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हो. हाँ दी सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ सर्टन केसेस बट अभी तक कोई केस अलाउ नहीं किया है तो हम लोग को कोई केस ऐसा नोटिफाई नहीं हुआ है तो कुछ पढ़ना नहीं है. बट 3 years फ्रॉम ड्यू डेट याद रखना. सेक्शन 39 में क्या आता है 3B तो आपको पता है 20th होता है मंथली वालों के लिए, 22nd/24th होता है क्वार्टरली वालों के लिए. GSTR 4 30th June आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, GSTR 5 13th और 7 days फ्रॉम लास्ट डे ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन. 6 आपके सिलेबस में नहीं है, 5 है आपके सिलेबस में नहीं है. 7 TDS वाला रिटर्न 10th. 8 कम्स फ्रॉम सेक्शन 52, वो TCS का रिटर्न होता है एंड उसका भी ड्यू डेट होता है 10th. तो 39 में इतना ही है. 39 में ये याद रखना कि ड्यू डेट्स क्या है और अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो रेक्टिफिकेशन का सेम टाइम लिमिट सेम एज GSTR 1. एंड वो अगर ओमिशन है एरर है विच इज ड्यू टू स्क्रूटिनी ऑफ डिपार्टमेंट देन आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो. फिर आता है सेक्शन 40. सेक्शन 40 इज फर्स्ट रिटर्न. फर्स्ट रिटर्न क्या है सर, फर्स्ट रिटर्न इज द फर्स्ट GST रिटर्न विच इज फाइल्ड आफ्टर टेकिंग GST registration. After taking GST registration, first return which will contain details of outward supply. कहाँ से सर, आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम द डेट यू आर लायबल टू रजिस्टर टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो इस 2 डेट के बीच में जितने भी आउटवर्ड सप्लाई के ट्रांजैक्शन है सारे आपको फर्स्ट रिटर्न में रिपोर्ट करने हैं. मतलब अगर यू आर लायबल टू रजिस्टर इन 2017
and you got registered in 2021, so 2017 से 2021 तक जितना भी डेटा है ना सारा फर्स्ट रिटर्न में रिपोर्ट करना पड़ता है। और ये फर्स्ट रिटर्न क्या है, रेगुलर वाले के लिए GSTR 3B, जो पहला GSTR 3B फाइल करेगा उसमें सारा का सारा डिटेल उसको देना पड़ता है। फिर आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 इज अवेलमेंट ऑफ ITC, जो हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं ITC चैप्टर में। एक कंडीशन था सब्जेक्ट टू सेक्शन 41, सप्लायर हैज पेड द टैक्स टू गवर्नमेंट। वो सेक्शन 41 यही है कि अगर आपके सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं किया है बाय 30th सितंबर आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, तो नई फाइल किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स ITC बाय 30th नवंबर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तक कर देते हो तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लगेगा। फिर इफ सप्लायर फाइल्स 3B आफ्टर रिवर्सल, then recipient can री-अवेल ITC, और री-अवेलमेंट ऑफ ITC का कोई टाइम लिमिट नहीं है। दिस इज सेक्शन 47 रेड विथ रूल 37A। ये दोनों मिला के ये सब कुछ बोला हुआ है, बराबर। ओके, 42 43 नहीं है। फिर आता है सेक्शन 44। 44 क्या है सर? 44 है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो है GSTR 9 है, 9A है, 9B है, 9C है, इतने सारे है सर। हाँ, एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर ड्यू डेट है। जिसको भी GSTR 1 फाइल करना है उसको 9 फाइल करना है, एक्सेप्ट CTP 1 फाइल करता है बट 9 फाइल नहीं करता है। 9A 31 दिसंबर वापस, एंड दिस इज फॉर कॉम्पोजिशन डीलर। पर ये कभी फाइल हुआ ही नहीं है क्योंकि हमेशा ये ऑप्शनल रहा है, because these two up to 2 crore is optional, तो then in that case कभी ये फाइल हुआ ही नहीं है। 9B 31st दिसंबर, दिस इज एनुअल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स कलेक्टर। TCS जो करता है ना उसको ये फाइल करना पड़ता है, ये भी फॉर्म रियल लाइफ में नहीं है। 9C क्या है सर? reconciliation statement, reconciliation statement where you reconcile the annual return along with the audited financial statements। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न का रिको देते हो आप, वो GSTR 9C है। दिस इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द टर्नओवर इज मोर देन, एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 crore, तभी इसका फाइलिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अगर अदरवाइज देयर इज नो फाइलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। Okay, अब be careful that it is self-certified. That means there is no need of CA certification. And central government, state government, local authority whose books are audited by CAG or appointed auditor, then in that case, auditor, then in that case, they are not required to file no annual return. No need to file annual return. ये एक रिलीफ अवेलेबल है विच इज फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद को सेव कर चुका है इससे। सेक्शन 45, सेक्शन 45 क्या है सर? फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न जिसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, या जिसका रजिस्ट्रेशन वो खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। GSTR 10, एंड आपको याद है 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कैंसलेशन और 3 months फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच एवर इज लेटर। लेटर याद रखना अच्छे से। सेक्शन 46, सेक्शन 46 इज नोटिस टू डिफॉल्टर। नोटिस टू डिफॉल्टर, अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको एक नोटिस इशू होगा दैट प्लीज फाइल द रिटर्न विद इन 15 days, और इसका फॉर्म होता है GSTR 3A। और अगर उसने 15 days में फाइल नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, बट वो आप CA फाइनल में पढ़ते हैं। Then you have section 47 लेट फी। द गुड पार्ट इज लेट फी का बहुत सारा रैशनलाइजेशन हुआ है। देखो जनरली तो ये 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर है, और एनुअल रिटर्न के लिए इट इज 100 रुपीज पर डे
और 0.25% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट विच एवर इज लोअर, और ये सब सीजीएसटी का है, इसको डबल करना पड़ता है। ऑल दिस इज ऑफ सीजीएसटी, पर इंस्टीट्यूट हैज नॉट केप्ट इट बिकॉज इसमें बहुत सारे रैशनलाइजेशन दिए, बहुत कम किया है गवर्नमेंट ने, तो जितना भी कम किया है ना वो सब आपके सिलेबस के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा है। Then talking about section 48, GST practitioner. Now who can become a GST practitioner? See, he has to satisfy the conditions in A plus B. अब ये A plus B satisfy कर देगा तो he can become a GST practitioner. A में 4 कंडीशन है, चारों मैंडेटरी है। B में 3 है जहां और लिखा हुआ है। That means if you satisfy one of the conditions of B, then you can become a GST practitioner. पहला है a person should be of sound mind, he should be a Indian citizen, ये सब मैंडेटरी है, ये सब सेटिस्फाई करना पड़ता है। इंडियन सिटीजन, and he should not be a not convicted under any law and not insolvent। ये तो प्राइमरी कंडीशन है जो सबको सेटिस्फाई करना है। और बी में लिखा हुआ है इज बीन अ रिटायर्ड कमर्शियल टैक्स ऑफिसर विथ 2 years और मोर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड गेजेटेड ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर है विथ 2 years और मोर ऑफ एक्सपीरियंस, या he is a sales tax he was a sales tax practitioner or a tax return preparer with 5 years or more of experience, or he's a graduate or postgraduate under commerce, law, banking और फॉरेन यूनिवर्सिटी भी चलेगा, और has cleared CA, CS, CMA final exam. देन ऑल्सो ही कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। इसको क्या मिलता है, अलग से एक यूजर नेम पासवर्ड मिलता है और एक एग्जाम पास करना पड़ता है विच इज कंडक्टेड बाय नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, देन ओनली ही कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। एंड अलग से एक यूजर नेम पासवर्ड मिलता है बेस्ड ऑन विच ही कैन एक्सेस क्लाइंट रिकॉर्ड्स एंड डू almost everything which any other person can do or a client can do, like notices, reply, payment of taxes, filing GST returns on behalf of the client। ये सारे काम GST practitioner कर सकता है, बराबर? Yes, okay, the primary responsibility for anything will always be on the client। अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया in this entire रिटर्न्स चैप्टर, और बहुत डिस्कस कर लिया सर। देखो पहले तो हमने स्ट्रक्चर समझा, GSTR1, GSTR2B, 3B, 4, 5 NRTP जो फाइल करता है, 6 नहीं है आपके सिलेबस में, 7 TDS, 8 TCS, 9 एनुअल रिटर्न, 10 फाइनल रिटर्न, ये सारा समझा। उसके बाद देखा QRMP स्कीम होता है अप टू 5 करोड़ वाला, करंट ईयर में अप टू 5 करोड़ तक QRMP ले सकता है। 1 क्वार्टरली फाइल होगा, 3B क्वार्टरली फाइल होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी डन फॉर फर्स्ट 2 months। 2 ऑप्शन दिया है, सेल्फ असेस्ड और फिक्स सम। देन वी मूव्ड ऑन टू इंटरेस्ट, अगर शॉर्टफॉल हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा, प्लस अगर शॉर्टफॉल इज बिकॉज ऑफ 35% पेमेंट देन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर क्वार्टर वाइज आप शिफ्ट कर सकते हो, GST IN वाइज अलाउड, B2B इनवॉइसेस आप IFF में रिपोर्ट कर सकते हो, और अगर ई कैश लेडजर में कुछ बैलेंस है तो यू कैन यूज इट आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। फिर सेक्शन 37 देखा, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, 1A IFF, एंड 37 में 1A वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर देखो रेक्टिफिकेशन आप फ्यूचर टैक्स पीरियड में भी तो कर सकते हो, बट यहाँ द बेस्ट पार्ट इज you can rectify the information in the
करंट टैक्स पीरियड एज वेल बाय फाइलिंग GSTR 1, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड 3B में उसका नेट इफेक्ट आपको सेम मंथ में मिल जाता है, बट रेसिपिएंट को जितना भी 1A का इंफॉर्मेशन होगा वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में मिलेगा, सेम टैक्स पीरियड में नहीं मिलेगा। रिपोर्टिंग देखा, फाइलिंग देखा। देन सेक्शन 38 कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ ITC 2B में कब आता है, मे बी अवेलेबल, शैल नॉट बी अवेलेबल। कुछ चीजें 2B में शैल नॉट बी अवेलेबल में आएगा, उसका ITC आप नहीं ले सकते हो। सेक्शन 39 में सारे रिटर्न्स आते हैं, बाकी 40 फर्स्ट रिटर्न, 41 अवेलमेंट, 44 एनुअल रिटर्न देखा, 45 फाइनल रिटर्न देखा, 46 नोटिस था, 47 लेट फी आपके में नहीं है, और फाइनली हमने देखा GST प्रैक्टिशनर, विच कैन अगेन बी आस्क्ड एज अ 5 मार्क क्वेश्चन। यस, क्लियर? Okay. Now that we have completed revision of all the chapters, अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सर्क्यूलर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे सर्क्यूलर्स हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट हैं और मोस्टली जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, वो सब इस PDF में है। PDF वगैरह तो सारे नोट्स आपके पास लिंक में अवेलेबल होंगे। हम लोग फटाफट ये सारे सर्क्यूलर्स गो थ्रू करते हैं। सप्लाई अंडर GST में पहला सर्कुलर इंटर स्टेट मूवमेंट का। जब भी कोई इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, अगर वो फर्दर सेल के लिए नहीं हो रहा है, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं हो रहा है, तो उस पर GST नहीं लगता है। जैसे कोई व्हीकल मूव हो रहा है फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, तो उस व्हीकल पे GST लगेगा क्या? द आंसर इज नो, because interstate movement of conveyance is neither supply of goods nor supply of service। सेम चीज गवर्नमेंट ने कहा, रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जा रहे हैं, नॉट फॉर फर्दर सप्लाई, अगर फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे हैं तो GST लग जाएगा, अगर फर्दर सप्लाई के लिए नहीं जा रहे हैं तो उस पर GST नहीं लगेगा। फिर आर्ट वर्क जो गैलरी को भेजा जाता है, सिर्फ भेजा जा रहा है, इट इज नॉट बीइंग सोल्ड, देन इन दैट केस GST विल नॉट अप्लाई ऑन सेंडिंग द आर्ट वर्क फॉर डिस्प्ले। बट इफ द एग्जीबिशन जहां हो रहा है वो लोग अगर बेचने वाले हैं, देन इन दैट केस इफ देयर इज अ एक्चुअल सप्लाई, देन GST विल हैव टू बी चार्ज्ड। फिर प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, इसमें मेन चीज क्या होता है? इसमें मेन चीज है प्रिंटिंग एक्टिविटी, एंड इसीलिए इट विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। भाई अगर प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड्स, टिश्यू और नैपकिन्स ये सब सप्लाई किया जा रहा है, where physical inputs of the printer are used, still it is sale of these things, as it is sale of these products, it will be regarded as supply of goods, not a supply of service. Transfer of tenancy rights. If I have a tenancy right and I transfer that tenancy right, then in that case it would be regarded as a supply of service, वो goods नहीं होगा, because right to use transfer हो रहा है, ना कि title। रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स, द एक्टिविटी ऑफ रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स में गुड्स भी यूज होता है, सर्विस भी यूज होता है। CBIC ने क्लैरिफाई किया, इट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। बस बॉडी बिल्डिंग, बस बॉडी बिल्डिंग इट डिपेंड्स। अगर मैं चैसिस, मेन बस का जो चैसिस दे रहा हूँ उसके ऊपर बॉडी बिल्डिंग हो रहा है, मेन पार्ट अगर मैं दे रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग हो रहा है, तो इट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। हाउएवर द मेन एलिमेंट अगर गुड्स रहा तो इट विल बी क्लासिफाइड एज गुड्स। तो इसमें CBIC ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, बोला कि इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। नेम ऑफ द ओनर इफ इट इज डिस्प्लेड, अगर डिस्प्ले किया है ओनर का नाम, तो क्या उस पर GST लगेगा? अगर वो पब्लिसिटी के लिए है और टू एनहांस बिजनेस एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, देन उस पर GST लगेगा। नहीं तो सिर्फ नेम ऑफ डोनर रिटर्न बिकॉज ही हैज मेड अ डोनेशन विल नॉट बी लायबल टू GST। डेल क्रेड एजेंट, डेल क्रेड एजेंट अगर डेल क्रेड एजेंट कौन होता है? जो गारंटी देता है कि अगर कस्टमर ने नहीं पे किया तो मैं पे करूंगा। अगर डेल क्रेड एजेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है फ्रॉम द कस्टमर, तो अगर उसने मेन सप्लाई किया है तो इंटरेस्ट पे भी GST लग जाएगा। इफ ही हैज नॉट मेड द मेन सप्लाई, देन इंटरेस्ट विल नॉट बी लायबल टू GST। सो बेसिकली डिपेंड्स, अगर डेल क्रेडिटरी एजेंट शेड्यूल 1 एजेंट है, देन इन दैट केस इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी लायबल। अगर शेड्यूल 1 एजेंट नहीं है, देन इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। देन
सेल ऑफ लैंड इवन आफ्टर लेवलिंग और ड्रेनेज लाइंस डालने के बाद भी अगर सेल ऑफ लैंड कर रहे हैं तो सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं लगता है। बट जब हम सर्विस लेते हैं फॉर मेकिंग दोज ड्रेनेज लाइंस, लेइंग ऑफ दोज ड्रेनेज लाइंस, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तब उस पर जीएसटी लग जाता है। Agreeing to an obligation to refrain from an act, अगर there is a कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट टू टॉलरेट समथिंग, पॉजिटिव अग्रीमेंट है जहां हम लोग अग्री कर रहे हैं कि आप ये मत करना, आई विल गिव यू मनी, देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। बट इफ इट इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस, देन इन दैट केस मेरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे जीएसटी नहीं लग सकता है। दैट्स वाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। फिर परक्विजिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आता है एंड इसीलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फूड एंड बेवरेजेस सप्लाइड ऑन सिनेमा हॉल, बेसिकली व्हेन यू सप्लाई फूड एंड बेवरेजेस, इफ फूड एंड बेवरेजेस आर सप्लाइड along with the package of cinema hall ticket, cinema hall ticket is the principal supply, cinema hall ticket का रेट लगेगा। अगर अलग से फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई हो रहे हैं देन रेस्टोरेंट सर्विस, उस पे रेस्टोरेंट सर्विस का रेट लग जाएगा। देन मूविंग ऑन टू हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, टाइम ऑफ सप्लाई। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड नेशनल हाईवेज बेसिकली। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड व्हेन वी से इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि अगर ड्यू डेट से पहले इनवॉइस बना दिया है तो इनवॉइस और पेमेंट, अगर ड्यू डेट के बाद इनवॉइस बनाया है तब ड्यू डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दैट मीन्स बेसिकली किया क्या? इनवॉइस, पेमेंट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। देन मूविंग ऑन टू प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग सेक्टर। अगर आप कोई स्पेस रेंट पे लोगे, स्पेस आपने रेंट पे लिया, आप उस पे अपना एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो, तो अगर स्पेस रेंट पे लिया है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर स्पेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एडवर्टाइजिंग कंपनी का है, मैंने खाली बोला मुझे एडवर्टाइजमेंट करवा के दो, तो मैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहा हूँ। अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले रहा हूँ तो वो 12(2) होगा, ना कि 12(3). बहुत ध्यान रखना इसका। देन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां शिप टू हो रहा है, जहां भी शिप टू होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। Be careful, address of delivery will be regarded as place of supply whenever it is supplied to unregistered person. फिर सेल्स प्रमोशन स्कीम, अगर स्टैगर्ड डिस्काउंट हो रहा है, बाई मोर गेट मोर, देन इन दैट केस वो जैसे ही टारगेट मीट होगा उसको डिडक्शन मिलता है। दिस इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, ये प्री सप्लाई में आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा खरीदते हो तो वो डिस्काउंट आपको इनवॉइस पे ही मिल जाता है। इफ यू आर गेटिंग इट ऑन द इनवॉइस itself, then in that case it will be regarded as a pre-supply discount. और अगर पीरियोडिक डिस्काउंट मिल रहा है, पीरियोडिक डिस्काउंट मिल रहा है विच इज इन्फॉर्म्ड अर्लियर, देन इट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अभी आप फुल वैल्यू पे चार्ज करोगे, फिर वो डिस्काउंट का आप क्रेडिट नोट बना दोगे। सेकेंडरी डिस्काउंट बाद में मिलता है विच वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। नॉट नोन है तो ये खाली डिस्काउंट दे देते हैं, इसमें जीएसटी का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। देन नो क्लेम बोनस हम लोग डिस्कस किए थे। नो क्लेम बोनस डिडक्शन है, हाँ, इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, डिडक्शन इसका मिल जाएगा। एंड उसके बाद देर इज नो सप्लाई फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। देयर आफ्टर रुपे कार्ड्स के लिए जो इंसेंटिव मिल रहा है वो गवर्नमेंट सब्सिडी होगा, एंड गवर्नमेंट सब्सिडी इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, सो नो जीएसटी ऑन द इंसेंटिव। इंसेंटिव बोलेंगे तो भी वो गवर्नमेंट सब्सिडी होता है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन ग्रीन टी लीव्स क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं? हाँ। जैगरी क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है? नहीं। पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं? नहीं।
जनरल इंश्योरेंस जहां टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट वो एग्जेम्प्ट होता है, बिकॉज एनी इंश्योरेंस पॉलिसी में टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट. पैडी टू राइस टैक्सेबल होता है बिकॉज प्रोसेसिंग चेंजेस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेंस इट विल बी लायबल टू जीएसटी. सीनियर डॉक्टर्स जब हेल्थ केयर सर्विस देते हैं और बिल करते हैं हॉस्पिटल को तो वो एग्जेम्प्ट होगा. पेशेंट्स को जब फूड दिया जाता है अदर देन इन पेशेंट तो वो टैक्सेबल हो जाता है. अगर इन पेशेंट को फूड देंगे विच इज पार्ट ऑफ हेल्थ केयर देन इट इज नॉट टैक्सेबल. रेसिडेंशियल प्रोग्राम किया रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी योगा का और उसके साथ अकोमोडेशन भी दिया. मेन सप्लाई क्या है? रिलीजियस प्रोग्राम स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट बिकॉज मेन सप्लाई एग्जेम्प्ट है. बट खाली अकोमोडेशन दे रहे हैं तब उस पर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि मेन सप्लाई खाली अकोमोडेशन होता है. आईआईएम का शॉर्ट टर्म कोर्सेस टैक्सेबल होगा. लॉन्ग टर्म कोर्सेस में डिग्री मिलता है वो एग्जेम्प्ट होगा. अपफ्रंट अमाउंट, अगर अपफ्रंट अमाउंट लॉन्ग टर्म लीज का अपफ्रंट अमाउंट अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तब भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा बिकॉज नेचर अपफ्रंट अमाउंट का है. फिर पीनल इंटरेस्ट. पीनल इंटरेस्ट देखो अगर ईएमआई ऑप्शन दिया, मैंने ईएमआई ऑप्शन दिया, मैं ही इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, मैं ही पीनल इंटरेस्ट कमा रहा हूँ तो टैक्सेबल बिकॉज मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया. बट अगर बजाज फाइनेंस ने लोन दिया और मैंने फोन बेचा तो बजाज फाइनेंस जो इंटरेस्ट और पिनल इंटरेस्ट कमाएगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज बजाज फाइनेंस का लोन का बिजनेस है. दैट विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी. सो इफ द पर्सन सेलिंग द प्रोडक्ट गिव्स ईएमआई ऑप्शन देन इंटरेस्ट एंड पिनल इंटरेस्ट will be taxable. Agar someone else is giving, then interest and penal interest will be exempt from GST. ठीक है. Then talking about maritime courses. Maritime courses approved by Merchant Shipping Act. It qualifies to be education institute. As it is an education institute, it will not be liable to GST because education institute, any service provided to student, staff, faculty is exempt. रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है बिकॉज इस सर्क्यूलर में 20 लाख और लेस लिखा हुआ था. अगर 20 लाख और लेस है तो फिर कोई टेंशन नहीं है. प्लस अगर मोर देन 7,500 पर मंथ मेंटेनेंस है ना तो भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है बिकॉज अप टू 20 लाख रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है. मोर देन 20 लाख ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. देन अगर 2 से ज्यादा फ्लैट है जिसका 7,500 से कम है तो हम लोग को फ्लैट वाइज चेक करना है बिकॉज यू आर रिगार्डेड एज अ मेंबर फॉर ईच फ्लैट. और 7,500 से ऊपर रहेगा तो पूरे पे जीएसटी लग जाएगा. फिर बाकी जो चार्जेस होते हैं सिंकिंग फंड, मेंटेनेंस फंड, कार पार्किंग फंड, ये सब पे जीएसटी लगता है बिकॉज ये मंथली मेंटेनेंस नहीं होता है. देन food supplied in Anganwadis qualify to be preschool. Any food supplied to preschool enjoys a exemption. Central and state board are education institute तो वो लोग एडमिशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड जो सर्विस लेंगे वो एग्जेम्प्ट होगा. उसके बाद अगर किसी प्रोग्राम में 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट देन इन दैट केस इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन. ओवरलोडिंग चार्जेस, टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट होता है तो ओवरलोडिंग चार्जेस भी एग्जेम्प्ट होता है. जहां भी गिविंग ऑन हायर लिखा हुआ है वहां रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी इंक्लूड होगा. ठीक है. देन एप्लीकेशन फी जो लगता है फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दैट इज एडमिशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विस इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन. Very important point, sanitation and conservancy to army officers. Sanitation and conservancy to army officer, whether it will be exempt, the answer is no, it will be taxable. Any service to government is taxable. खाली 243G 243W का फंक्शन रहता तब exemption मिलता. आर्मी म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं करता है. देयर टास्क इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई टू गवर्नमेंट दिस विल बी टैक्सेबल. ध्यान रखना इसका. ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स from mining pit head, vehicle deployed by driver for specific duration of time. देखो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है ना बाय रोड इट इज एग्जेम्प्ट. पर अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रहेगा, रेंटिंग ऑफ गुड्स व्हीकल तो वो टैक्सेबल हो जाता है. तो
अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए लिया है, स्पेसिफिक टाइम के लिए लिया है, देन इन दैट केस इट इज रेंटिंग. अगर स्पेसिफिक जर्नी होता पॉइंट ए से पॉइंट बी, तब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होता तो एग्जाम्प्ट हो जाता. यहाँ तो व्हीकल आपने रेंट पे लिया है, व्हीकल रेंट पे लेने के लिए एग्जाम्पशन नहीं है, इट विल बी टैक्सेबल. व्हीकल रेंट पे खाली अगर जीटीए को देते तो एग्जाम्पशन है, बाकी कोई एग्जाम्पशन नहीं है. लोकेशन चार्जेस या प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस फॉर लॉन्ग टर्म लीज. लॉन्ग टर्म लीज अपफ्रंट पेमेंट एग्जाम्प्ट होता है, तो प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी एग्जाम्प्ट होगा, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लॉन्ग टर्म लीज. ऑनोरेरियम टू गेस्ट एंकर, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि इसका कोई एग्जाम्पशन नहीं है, प्लस दे डोंट क्वालिफाई टू बी एम्प्लॉय. Any additional toll charges for not having FASTag will be exempt because toll charges exempt है, तो additional toll charges double जो पे करते हैं वो भी exempt है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या आईवीएफ, ये आईवीएफ या एआरटी जो टेक्नोलॉजी होता है वो हेल्थ केयर सर्विस में फॉलो होता है. एज इट इज हेल्थ केयर सर्विस, इट एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. अगर आपने व्हीकल हायर पे लिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, देन इन दैट केस इट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, देन इट विल एंजॉय अ एग्जेम्पशन. अगर हायरिंग है, हायरिंग मतलब स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब मैं डिसाइड करूंगा कब वो व्हीकल जाएगा, कब, और मेरे कंट्रोल में रहता है, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल, बिकॉज एग्जाम्पशन नॉन एसी स्टेज कैरेज के लिए खाली ट्रांसपोर्टेशन का है, हायरिंग का नहीं है. तो ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट है या हायरिंग है. देन प्राइवेट फेरी को एग्जाम्पशन मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि यूज्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ओपन फॉर जनरल पब्लिक, पब्लिक या प्राइवेट ओनरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता है. देन ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है, अकोमोडेशन सर्विस बाय एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल. ये बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी है, बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी एंजॉयज अ एग्जेम्पशन, क्योंकि एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंजॉयज अ एग्जेम्पशन. फिर बात करते हैं एफिलिएशन सर्विस. एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी टू कॉलेजेस विल बी टैक्सेबल बिकॉज एग्जेम्पशन नहीं है. बट जो सीबीएसई स्कूल्स को देगा, स्कूल्स के लिए ना, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सब टैक्सेबल है. डीजीसीए अप्रूव फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेस एग्जेम्प्ट है बिकॉज वो भी रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग, सॉरी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉल करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल एंजॉय एग्जेम्पशन. इंसिडेंटल चार्जेस टू गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो जीटीए का ट्रीटमेंट रहेगा वही लोडिंग अनलोडिंग का रहेगा, क्योंकि जीटीए जब लोडिंग अनलोडिंग का सर्विस साथ में देता है तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का, लोडिंग अनलोडिंग इज इंसिडेंटल. फिर कोई भी प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस होगा उसका हमेशा कॉम्पोजिट सप्लाई, मेन सप्लाई का ही टैक्सेशन लगेगा, नॉट ऑफ प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस. फिर ये बेसिकली 2000 रुपीज तक अगर कोई स्वाइप करते हो आप कार्ड तो एग्जेम्प्ट है. अब ये एग्जेम्पशन पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी मिलेगा, पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी ये एग्जेम्पशन मिलेगा, बिकॉज पेमेंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप जब भी ऑनलाइन पे करते हो तो पहले पेमेंट एग्रीगेटर के पास पैसे जाते हैं, उसके बाद वो लोग मर्चेंट को ट्रांसफर करते हैं अपना कमीशन काट के, तो पेमेंट एग्रीगेटर को भी ये एग्जेम्पशन मिलेगा. दूसरे होते हैं पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे क्या होता है, वो खाली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, पैसे डायरेक्टली मर्चेंट के अकाउंट में चले जाते हैं जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. पेमेंट गेटवे के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, उसका तो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल ही रहेगा. बट पेमेंट एग्रीगेटर क्वालिफाइड टू बी अक्वायरिंग बैंक, तो जैसा बैंक में आप जाके स्वाइप करते हैं कहीं मर्चेंट पे, तो जो उसका ट्रीटमेंट होता है वैसे ही पेमेंट एग्रीगेटर का ट्रीटमेंट होगा. देन एमसीडी, एमसीडी हेडक्वार्टर्स का मेंटेनेंस, क्या इसका एग्जाम्पशन मिलेगा? नहीं, नहीं. 243G 243W एमसीडी क्या है सर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कुछ 243G 243W के लिए सर्विस लेता है, जैसे रिपेयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, मेंटेनेंस ऑफ रोड, तो वो एग्जाम्प्ट होता है. खुद के प्रीमाइस का फैसिलिटेशन मैनेजमेंट, वो 243G 243W का फंक्शन नहीं होता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा. देन आरसीएम, आरसीएम ये याद रखना कि 95 इको विल नॉट कलेक्ट टीसीएस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सो नोटिफाइड.
क्योंकि इट इज कवर्ड अंडर 9(5). जब भी कोई 9(5) का ट्रांजैक्शन होता है उस पर टीसीएस नहीं लगता है, आपको पता है? हाँ। और इको को कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है क्या 9(5) पे करने के लिए? नहीं, 9(5) भी वो अपना इको अपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन के साथ ही 9(5) का भी पेमेंट कर देता है। इको टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम। ऑब्वियसली 9(5) का केस है तो 9(5) में इको ही टैक्स भरता है। रेस्टोरेंट सर्विस जो होगा वो किसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा? इट विल बी एडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रेस्टोरेंट, बिकॉज किसका सेल है? इट इज सप्लाई ऑफ द रेस्टोरेंट। सो कभी वो इको के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होता है, वो रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में ही ऐड होता है। Then, restaurant service provided through ECO not to be considered as inward supply for ECO liable under RCM। कोई ECO को RCM में थोड़े भरना है, ECO को तो 9(5) में भरना है। Be strong with 9(5). Reversal of proportionate input and input services, ये बेसिकली आप डिलीट करेंगे क्योंकि दिस यू विल लर्न एट फाइनल। कॉमन क्रेडिट प्रोपोर्शनेट आईटीसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, वो लिखा हुआ है बट वो आप फाइनल में पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9(5) का जो भी लायबिलिटी होगा वो ई कैश से पे करना पड़ेगा इको को, नॉट यूजिंग इट्स ई क्रेडिट बैलेंस। जीएसटी टू बी पेड बाय सप्लायर ऑन सर्विसेज नॉट नोटिफाइड अंडर 9(5). जो 9(5) में नोटिफाइड नहीं है उसमें क्या लगेगा? 9(1) लगेगा। और 9(1) में टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है। सर क्या अलग अलग इनवॉइसेस बनाना पड़ेगा? देखो, जनरली तो इको रेज करेगा जब भी रेस्टोरेंट सर्विस है, बट अगर दोनों सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस भी है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस भी है, तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए इको बनाएगा, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस के लिए रेस्टोरेंट बनाएगा। दैट इज द बेसिक क्लैरिफिकेशन की इनवॉइसिंग कैसे होगा। देन कमिंग टू डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अगर सैलरी है, सैलरी पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता है, नो जीएसटी। बट अगर कुछ और है जैसे 194J सिटिंग फीस वगैरह पे हो रहा है तो दिस विल बी कवर्ड अंडर आरसीएम। देन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग दे रहा है तो क्या आरसीएम लगेगा? हाँ, रेंटिंग दे रहा है तो आरसीएम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर दे रहा है तो आरसीएम नहीं लगेगा। सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन या स्पेसिफिक जर्नी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक जर्नी। एंड दूसरे वाले को क्या बोलते हैं सर? दूसरे वाले को बोलते हैं फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है तो वो रेंटिंग हो जाता है, आरसीएम रेंटिंग पे लगता है। आपको याद होगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट इज कवर्ड बाय आरसीएम। देन डायरेक्टर सर्विसेज पे आरसीएम कब लगता है? ओनली व्हेन इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर। अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ दे रहा है तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा। देन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या इन पे आरसीएम लगेगा जब डीडीए कोई सर्विस दे रहा है? देखो, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जब बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या लोकल अथॉरिटी है? द आंसर इज नो। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिकॉज गवर्नमेंटल अथॉरिटी इज governmental authority is not covered under RCM entry. It covers only government or local authority. So Delhi Development Authority will qualify to be a गवर्नमेंटल अथॉरिटी, नॉट अ लोकल अथॉरिटी, बिकॉज लोकल अथॉरिटी वही है जहां लोकल फंड या म्युनिसिपल फंड यूज होता है। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, फ्री सैंपल या गिफ्ट दोगे, आईटीसी नहीं मिलता है। अगर आपका आईटीसी ले लिया है तो यू कैन ऑल्सो पे आउटपुट अंडर शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी वाज अवेल्ड। बाई वन गेट वन फ्री में जो कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई जैसा भी रहेगा उस हिसाब से रेट लगेगा। बाई वन गेट वन फ्री में आप अगर जब परचेस करते हो तब आपको पूरा आईटीसी मिलता है, बिकॉज बाई वन गेट वन फ्री में एसेंशियली नथिंग इज फ्री, वो दूसरे का प्राइस साथ में इंक्लूडेड है। देन लीजिंग और रेंटिंग ऑफ अदर असेट,
आईटीसी मिलेगा, हाँ, खाली मोटर व्हीकल के लीजिंग पे नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मोटर व्हीकल पे नहीं मिल रहा है तो रेंटिंग पे भी नहीं मिलेगा। बाकी कोई लैपटॉप रेंट पे लिया, कंप्यूटर रेंट पे लिया, तो इस सब पे आईटीसी मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। देन entitlement of ITC by insurance company on expenses incurred for motor vehicle repair। देखो, मोटर व्हीकल रिपेयर करवाया, जब आप मोटर व्हीकल रिपेयर करवाते हो, थोड़ा बिल इंश्योरेंस कंपनी ने भरा, थोड़ा बिल आपने भरा। जो आपने भरा आपको आईटीसी नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा क्या? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी विल गेट आईटीसी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर क्लेम। मतलब जितना वो लोग पे कर रहे हैं, देखो पूरा का पूरा इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बनेगा ना, तो भी उनको आईटीसी कितना मिलेगा? टू द एक्सटेंट दे आर पेइंग फॉर द इंश्योरेंस कॉस्ट, एंड इनवॉइस उनके नाम पे होना चाहिए, उनके टू बी में आना चाहिए। तो रिपेयर कंपनी जब इंश्योरेंस कंपनी को इनवॉइस बनाता है, देन इन दैट केस क्या इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा? हाँ, जितना टू द एक्सटेंट दे हैव मेड पेमेंट दे विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। एंड सेकंड, it should be in the name of the insurance company, bill should be in the name of insurance company, and it should be reflected in 2b of the insurance company। क्योंकि reimbursement mode में क्या होता है, पहले मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं पहले पे कर देता हूँ, फिर इंश्योरेंस मेरे को रीइंबर्समेंट देता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा क्या? डिपेंड्स कि रिपेयर कंपनी ने किसके नाम पे बिल बनाया। अगर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बनाया तो जितना इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स कर रहा है उतने का मिल जाएगा। जैसे अगर बिल 10,000 का है, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 पे किया, तो 8,000 तक का ही आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। वेरी लॉजिकल, एंड दैट्स व्हाट इज क्लैरिफाइड। डक्ट्स एंड मैनहोल का आईटीसी मिलेगा फॉर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हाँ, बिकॉज इट क्वालिफाइज टू बी प्लांट एंड मशीनरी, और वो एक्सक्लूजन में नहीं आता है। तीन ही एक्सक्लूजन है प्लांट एंड मशीनरी से: टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री, लैंड बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर। डक्ट्स एंड मैनहोल्स का आईटीसी मिल जाएगा बिना किसी डिफिकल्टी के। देन डेमो व्हीकल्स पे आईटीसी मिलेगा, हाँ, बिकॉज डेमो व्हीकल्स भी आगे बेचे जाते हैं, तो डेमो व्हीकल्स पे भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर डेमो व्हीकल सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज किया है, जो आगे आप बेचने वाले नहीं हो, देन इन दैट केस आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। Thereafter, the time limit for availing ITC, is it applicable under for reverse charge mechanism supplies? The answer is yes। RCM supplies के लिए ना टाइम लिमिट किस हिसाब से देखोगे? Will it be seen from the financial year in which it was received, या फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस इज इशूड बाय रेसिपिएंट? क्योंकि देखो, जब भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट हैज टू डू अ सेल्फ इनवॉइस। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में? जब गुड्स और सर्विस रिसीव हुए या जब इनवॉइस बना? सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट जब इनवॉइस बना उस फाइनेंशियल ईयर से आप 30th नवंबर कैलकुलेट करेंगे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? रेसिपिएंट को, ट्रांसपोर्टर को जब गुड्स डिलीवर होता है ना, इट इज एज गुड एज रेसिपिएंट हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस, देन इन दैट केस द रेसिपिएंट कैन टेक आईटीसी द मोमेंट सप्लायर गिव्स द गुड्स और सर्विस टू द ट्रांसपोर्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, बी वेरी केयरफुल ऑन दिस सर्कुलर। देन पेमेंट चैप्टर पे, whether any amount available in e-credit ledger can be used for payment of any tax under GST, can it be used? The answer is no। RCM has to be paid only through e-cash ledger। बाकी पे कर सकते हैं सर, हाँ, बाकी सेल्फ असेस्ड रहे या एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग पे कर सकते हैं। देखो, आउटपुट टैक्स दो तरह का हो सकता है, एक तो यू सेल्फ असेस, सेकंड ऑफिसर हैज इशूड अ नोटिस और वो आपको पे करना है। ऑफिसर ने नोटिस इशू किया और जो आप पे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो आउटपुट टैक्स। तो आप आउटपुट टैक्स आराम से पे कर सकते हो यूजिंग ई क्रेडिट लेडजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर
Can e-credit ledger be used to pay any liability other than tax? The answer is no. खाली आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हो, बाकी के लिए यूज नहीं कर सकते हो. हाँ, अगर एक इरोनियस रिफंड है, गलती से रिफंड किसी टैक्स पेयर को सैंक्शन हो गया है, उसको बैंक अकाउंट में मिला होगा तो उसको बैंक अकाउंट से ही वापस पे करना है. इरोनियस मतलब गलत रिफंड उसने ले लिया, वो एक्सपोर्ट किया नहीं था पर एक्सपोर्ट दिखा दिया और रिफंड ले लिया. तो अगर ऐसा रिफंड उसने लिया है तो अगर उसको बैंक अकाउंट में मिला है तो वो ई क्रेडिट से पे नहीं कर सकता है, उसको ई कैश से ही पे करना पड़ेगा. कैन एनी अमाउंट अवेलेबल इन ई कैश लेडजर बी यूज्ड फॉर पेइंग एनी लायबिलिटी? द आंसर इज यस. ई कैश में जो पैसा है वो किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो. फिर ये भी हमने डिस्कस किया था 50 सबसेक्शन 3. देखो, अगर इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल इन ई credit ledger, then interest will not apply, because interest applies on wrong availment of ITC only when it is wrongly availed and utilized. जब तक यूटिलाइज नहीं हुआ है तब तक उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. बराबर. अब ई क्रेडिट बैलेंस क्या देखते हो? ई क्रेडिट बैलेंस सी एस आई तीनों का साथ में देखोगे या आई का देखोगे? अगर आपने आई रॉन्ग अवेल किया है, से सपोज आई रॉन्ग अवेल किया है, तो तीनों का साथ में देखना है. क्या सीबीआई से क्लैरिफाइड, तीनों का साथ में देखना है, पर सेस को इंक्लूड मत करना क्योंकि सेस तो यूज नहीं होता है टैक्स के साथ. इसीलिए अगर आपने आई रॉन्गली अवेल किया है तो सी एस आई का साथ में देखना, सी रॉन्ग अवेल किया है तो भी सी एस आई का साथ में देखना, एस रॉन्गली अवेल किया है तो सी एस आई का साथ में देखना है. इट विल ऑलवेज बी सीन टुगेदर टू चेक whether balance in e-credit ledger is sufficient or whether you have utilized the balance in e-credit ledger. Then TCS liability e-commerce operator, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर सप्लायर साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर खुद सप्लायर नहीं है, देन इन दैट केस सप्लायर साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर विल डू दी TCS. अगर सप्लायर साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज हिमसेल्फ द सप्लायर, then buyer side e-commerce operator will do the TCS. तो यहाँ सप्लायर साइड ऑपरेटर TCS करेगा, यहाँ सप्लायर और सप्लायर साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर अगर सेम रहा और बायर साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर अलग है तो बायर साइड ई-कॉमर्स ऑपरेटर को TCS करना पड़ेगा. Then e-invoicing. E-invoicing, whether it is mandatory for the एंटायर एंटिटी, मतलब देखो जैसे बैंकिंग कंपनी को ई इनवॉइस नहीं करना है, बराबर. तो बैंकिंग कंपनी को जब ई इनवॉइस नहीं करना है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करना है या अदर ट्रांजैक्शंस के लिए भी नहीं करना है. सो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया दैट ई इनवॉइसिंग एग्जम्पशन अप्लाइज फॉर द एंटिटी एज अ होल. मतलब अगर बैंक्स को लिखा है एग्जम्पशन में, देन बैंक अगर गोल्ड कॉइन बेचे, सिल्वर कॉइन बेचे, फिर भी ई इनवॉइसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा. देन व्हाट अबाउट सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हु हैव टेकन टीडीएस रजिस्ट्रेशन. इसमें ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड होगा बिकॉज ये जो टीडीएस रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो टीडीएस रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जिसने टीडीएस रजिस्ट्रेशन लिया है, for TDS registration, this person is a registered person, or registered person to registered person becomes a B2B transaction, और B2B transaction में e-invoicing mandatory होता है. Then expired medicine. अगर expired medicine रिटर्न हो रहा है तो देखो, जब होलसेलर रिटर्न करता है ना तो दो ऑप्शन है उसके पास. या ही ट्रीट्स इट एज अ फ्रेश सप्लाई. फ्रेश सप्लाई मतलब रिटेलर या होलसेलर किसको बिल करेगा? मैन्युफैक्चरर को, और यहाँ जीएसटी चार्ज करेगा. क्या इस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा मैन्युफैक्चरर को? नो आईटीसी टू मैन्युफैक्चरर, बिकॉज ये कौन सा मेडिसिन है? एक्सपायर्ड मेडिसिन है. एक्सपायर्ड मेडिसिन को मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रॉय करना पड़ता है. डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, तो उसको इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा. क्यों आईटीसी नहीं मिलेगा? बिकॉज सर वो तो डिस्ट्रॉय करने वाला है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. ब्लॉक क्रेडिट, एनी गुड्स डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है कि क्रेडिट नोट इशू होगा. क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा?
देखो, क्रेडिट नोट मैन्युफैक्चरर इशू करेगा होलसेलर रिटेलर को, तो क्रेडिट नोट इशू करेगा से सपोज 118। जीएसटी के साथ भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, जीएसटी के बिना भी इशू कर सकते हो। अगर विद इन टाइम लिमिट है, दैट इज 30th नवंबर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो क्रेडिट नोट इशू करोगे विथ जीएसटी। बट क्रेडिट नोट विथ जीएसटी या विदाउट जीएसटी ना, इम्पैक्ट इज जीरो, क्योंकि एक जना आउटपुट कम करता है, एक जना आईटीसी कम करता है, नेट इम्पैक्ट इज जीरो। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जब आपने ये मेडिसिन बनाया होगा, तब जो आपने आईटीसी लिया था 8 रुपीज का, टू मेक सच एक्सपायर्ड मेडिसिन दिस हैज टू बी रिवर्स्ड। तो दो ऑप्शन है, या तो ये 8 रुपीज रिवर्स कर दो, या जो 18 रुपीज रिटेलर आपको चार्ज कर रहा है वो रिवर्स कर दो। कौन सा अच्छा है? सर 8 रुपीज रिवर्स करना अच्छा है। तो रियल लाइफ में यही फॉलो होता है। दी ओनली प्रॉब्लम इज ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन का कितना आईटीसी यूज हुआ होगा, पर हम लोग है ना, हम लोग हेल्प कर देते हैं फर्म्स को टू फाइंड आउट। एंड रियल लाइफ में मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू करता है, and that credit note can be with GST, without GST. Normally without GST होता है because medicine expire after a long period of time. तो ना 2 से 3 साल में एक्सपायर होते हैं, तब तक लास्ट डेट टू इशू क्रेडिट नोट ऑलरेडी खत्म हो जाता है। देन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे आप लेके जा सकते हो क्या? हाँ, लेके जा सकते हो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, दूसरे स्टेट में भी लेके जा सकते हो। जब सेल ऑन अप्रूवल के लिए लेके जाओगे तब डिलीवरी चालान लेके जाना, प्लस ई वे बिल लेके जाना, प्लस उसके बाद आप सेल ऑन अप्रूवल पे लेके गए दूसरे स्टेट में, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके वहां इनवॉइस बना देना। आप बिल बुक भी लेके जा सकते हो। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते हो और दुकान दुकान जाके बेचते हो, then in that case the invoice which you make will be a interstate supply, because you are not setting up a exhibition there, you are not a CTP etc. You are just going there to get it approved, and once it is approved you might leave the goods there, and जब आप वहां छोड़ दोगे goods तो आप invoice बना देना interstate supply and charge IGST. Fair enough. These were the circulars which will हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। और एक बार सारे अमेंडमेंट्स सितंबर 25 का फिर से देख के जाना, बहुत अच्छे से अमेंडमेंट्स देख के जाना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑफ द अमेंडमेंट्स। जैन 26 के लिए नया अमेंडमेंट्स नहीं है, बट पुराने अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से देख के जाना। विश यू ऑल द बेस्ट।